बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग जी? तो गाइज़, हम लोग पढ़ रहे हैं नावल कुछ इश्क में रंगे जुनूब भी था, रिटन बाय नाइला तारिक। तो इसकी हमने आज 5 एपिसोड स्टार्ट करनी है। वैसे तो मैंने जो प्लानिंग की हुई थी ना, बस वो कहते हैं ना, प्लानिंग आप जितनी मर्ज़ी कर लो तो वो पूरी नहीं होती। तो मेरा तो ये, मैंने तो काफ़ी ज़्यादा वो लिस्टें शिस्टें भी बना के रखी हुई थी कि मैंने सितंबर में लॉन्ग नावल नहीं पढ़ना, लेकिन ये हमारा एक्स्ट्रा ही लॉन्ग नावल हो गया। हालांकि मुझे था कि ये जल्दी मुक जाएगा, लेकिन वो पढ़ते वक्त पता नहीं चलता। तो इसीलिए फिर अभी पहले इसको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद सिर्फ छोटे छोटे नावल पढ़ेंगे। लॉन्ग नावल आपा कोई नहीं पढ़ना एस तो इलावा, ठीक है। और मेरी पूरी कोशिश है कि ये मज़ीद 4 एपिसोड में मुका देना है मैंने। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसकी 5वीं एपिसोड। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नावल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए 5th एपिसोड पढ़ना है। लाउंज पे आते हुए सिद्रा ने इसे देखा था, जो सोफे पर नीम दराज टीवी पर नज़र जमाए बैठी थी। सारा आइन की पुकार पर मुतवज्जा हुई। इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो? आज चांद रात है, अभी सब लड़कियाँ तुमसे मिलकर गई हैं, तुम्हें बाहर बुलाकर भी गई हैं। जाओ, जाकर इनके पास सबके साथ जाकर बैठो। इसके बालों में उंगलियां फेरते हुए नरम लहजे में बोली, अभी कुछ देर में चली जाऊंगी। वो कसलमंदी से बोली, मैं शम्स के साथ बड़े ताया की तरफ जा रही हूँ, मगर इस तरह तुम्हें यहाँ छोड़कर नहीं जाऊंगी। चलो अब उठो, बाहर निकलो और देखो कितनी रौनक है, तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा। इन्होंने समझाया था, जिस पर वह इस बात में सर हिलाते हुए उठ खड़ी हुई और थके थके अंदाज में चलती हुई दीवार की आईने की तरफ गई और अपना जायज़ा लिया। मर्जेंटा और स्याह कंट्रास्ट के प्रिंटेड जॉर्जेट के लिबास में इसका हुलिया इतना भी बुरा नहीं लग रहा था। पुष्ट पर गिरे खुले बालों में उंगलियां फेरकर इसने दुपट्टा सर पर डालकर बाहर का रुख किया। वाकई रौनक अरूज पर थी। आज ग्राउंड से लड़कों को बाहर निकालकर लड़कियों ने कब्जा कर रखा था और वहाँ ग्रुप की शक्ल में सब मेहंदी लगाने में मसरूफ़ थी। फिज़ा में कह के बातों का शोर और कार के खुले दरवाज़ों से निकलकर बिखरती म्यूज़िक की तेज़ आवाज़ सब मिलजुल कर मज़ीद रौनक को बढ़ा गई। दाएं जानिब इसने देखा, जहाँ वो कार के बोनट पर विंडो स्क्रीन से पुष्ट लगाए अपने कज़न के साथ बैठा बातें कर रहा था, मगर अब नज़रें इसकी सारा पर नहीं थी, जो धीरे धीरे कदम बढ़ाती लड़कियों की जानिब बढ़ रही थी। कहाँ थी तुम? 2 बार शान को भेजा था तुम्हें बुलाने के लिए। शम्स की तायज़ाद रुमैसा ने शिकायत करते हुए इसके लिए जगह बनाई थी। जबकि वह जवाबन हल्की सी मुस्कुराहट के साथ रमैसा के साथ बैठते हुए पता नहीं क्यों एक बार फिर इसकी तरफ मुतवज्जा हुई, जिसकी नज़रों की तपश दूर से इसे अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। कार से बुलंद होते स्टीरियो की लहरें हर सिमत फैल रही थी। लबों में मुस्कुराहट दबाए हुए मुकम्मल इन सब लड़कियों की तरफ मुतवज्जा रही थी, जो एक दूसरे के हाथों पर मेहंदी के नक्शा नगार बनाने के साथ हंसने खिलखिलाने में भी मगन थी। इसके लाख मना करने के बावजूद एक ने तो इसका हाथ पकड़ लिया कि हल्का सा डिज़ाइन बनवा लो। इसका बिल्कुल मूड नहीं था, मगर एक साथ सबके इसरार पर इसे बार बार इनकार करना अच्छा नहीं लगा, इसलिए सिर्फ एक हाथ पर मेहंदी लगाने की शर्त पर वो राज़ी हुई थी। ये और बात कि इसके रोकने के बावजूद रुमैसा कलाई तक इसके हाथ की पुष्ट को भी मेहंदी से रंगना शुरू कर चुकी थी। बुरी तरह वो सब चौंक कर इस जानिब मुतवज्जा हुई, जहाँ माइकल जैक्सन के थ्रिलर पर सब लड़के वाकई मूड में आ चुके थे। म्यूज़िक के साथ सीटियों के कान फाड़ देने वाली आवाज़ें, सारा के होश उड़ने लगे। कुछ देर वो सब लड़कियां बुलंद आवाज़ में वहीं से बैठे बैठे हुटिंग करती रहीं, मगर सब मिलाकर उठकर इसी जानिब बढ़ गई थी, जहाँ अब शाहरुख महफिल गर्म कर रहा था। सबके साथ सारा को भी इस जानिब जाना पड़ा। शाहरुख के मूजिका के स्टेप्स और लड़कियों की हुटिंग पर वो बेसाख्ता हंसते हुए इसकी तरफ मुतवज्जा हुई, जो कार के बोनट पर ही आराम से बैठा मुस्कुराती नज़रों से इसे ही देख रहा था। बुरी तरह झैम कर हंसी रोकते ही कदरे पीछे वो हटी थी, जब भी शाहरुख बेहंगम अंदाज में रक्स करता अपनी बाकी कज़न्स को उकसाने पर इन सब लड़कियों की तरफ बढ़ा था, जो हुटिंग करने से बाज नहीं आ रही थी, मगर अब अचानक शाहरुख के गुस्से चले आने पर चीखते हुए पीछे हटी थी। शाही खाली हाथ वापस मत आना। पागल होते शाहरुख को किसी लड़के ने मजीद उकसाया, जिस पर सभी लड़के चिल्लाती हुई भागी। वो जो दंग खड़ी धमा चौकड़ी देख रही थी, इस वक्त भी नहीं भाग सकी जब शाहरुख के इसके कदमों के पास बैठा था और इसके पैरों को बाजुओं में कैद कर लिया। एक चीख बस इसके हलक से बरामद हुई। अगले ही पल इसने अपना मेहंदी वाला हाथ शाहरुख की पुष्ट पर मारा था। कहकों का तूफान था जो इर्द गिर्द गूंज उठा था। इसके बाद ही मोमो किसी आंधी की तरह शाहरुख की गर्दन पकड़कर इसने सारा से दूर किया और इसके बाद शाहरुख आगे आगे और लड़कियों के जुलूस के साथ मोमो इसके पीछे पीछे थी। अपने हाथ की मेहंदी के बिगड़े नक्शों निगार देखने के बाद इसने खा जाने वाली नजरों से शहीद को देखा, जो अपनी मुस्कुराहट छुपाने के लिए चेहरा दूसरी जानिब मोड़ गया था। रात के चांद रात की चहकारें गूंजती रहीं, मगर फिर बड़ों की हदायत पर लड़कियों को अपनी महफिल बर्खास्त करनी पड़ी। अपने कमरे में दाखिल होते हुए बुरी तरह चौंकी बेड की तरफ आते हुए इसने हैरत से इन सब चीज़ों को देखा। तभी आहट पर इसने पलट कर अंदर आती सिद्रा को देखा। क्या है ये सब? इसने हैरत से सिद्रा के चेहरे पर मौजूद मुस्कुराहट को देखा। ईद का तोहफा इतना हैरान क्यों हो रही हो? बोलते हुए बेड के किनारे पर बैठ गई। आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं, मैं इस ईद को कभी दिल से नहीं मना सकती, वो संजीदगी से बोली। मैं जानती हूँ, मगर मैं शहीद को इनकार नहीं कर सकी थी। इनके कहने पर वह हैरान हुई। ये सब इसकी तरफ से है, अब क्या मैं इसे बतौर तोहफा देने से रोक देती? इसकी खामोशी पर वो पूछ रही थी। फिर भी आपको इसे समझाना तो चाहिए था। बेड के किनारे बैठते हुए वो बोली, मैं इसे क्या समझाती? ईद का मौका है, सारा सब अब मैं खुश देखना चाहते हैं, तो हम पर भी फ़र्ज़ है कि किसी को मायूस ना करे, सिद्रा ने कहा और फिर इसे करीब करते हुए अपने गले से लगा लिया। मैं भी कल ईद के दिन तुम्हारे चेहरे पर अफसुर्दगी और आंखों में आंसू नहीं देख सकूँगी।
इसकी पुश्त को धीरे धीरे से हिलाते हुए नम लहजे में बोली, अब तुम्हारे सुकून और खुश इत्मीनान के लिए मेरी ज़ात का होना काफ़ी है। हमें अपने गम को दिल में छुपाकर सबकी खुशियों में शामिल होना है। इसकी पेशानी को चूमते हुए बोली, जिस पर भीगी आंखों के साथ इसने इस बात में सर हिलाकर इन्हें यकीन दिलाया था। अच्छा, अब तुम ज़रा अपना ड्रेस देख लो, शईस ने मेरी पसंद को अहमियत दी थी, तुम्हें ज़रूर पसंद आएगा। फिटिंग वगैरह भी चेक कर लो। पैकेट खोलते हुए बोली थी, आप इसके साथ कब चलेंगी इस शॉपिंग के लिए? वह हैरत से पूछ रही थी। कल ही तो गई थी तुम्हारे सामने, इफ्तार के बाद शहरी का सूट का साइज़ बड़ा आ गया था, वही चेंज करवाने शईस के साथ गई थी और इसे मौका मिल गया। वो मुस्कुराते हुए बता रही थी, जबकि वो अपने सूट की तरफ मतवज्जा होगी। हल्के कासनी रंग के सूट की शर्ट और दुपट्टे पर बहुत नाजुक एम्ब्रॉयडरी मौजूद थी। जॉर्जेट का महीन नरम मुलायम कपड़ा नहायत नफीस था। सारा सा लिबास है, अच्छा लगा तुम्हें? सिद्रा ने पूछा। जी अच्छा लग रहा है, वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली। कल रात का खाना बड़े ताया की तरफ सब वहाँ होंगे, कुछ देर के लिए पहन लेना। तोहफा देने वाला भी मुतमिन हो जाएगा, वरना इसे डर है कि कहीं ये सब तुम देखकर नाराज़ ना हो जाओ। वह बता रही थी, अगर आपके शौहर को ये मालूम हो गया कि अच्छा बस रहने दो, इनका जिक्र कहाँ से आ गया यहाँ। सिद्रा ने दरमियान में इसे टोका था। अब बाकी चीज़ें भी तुम देख लो, मैं जा रही हूँ, कहीं शहरी ना जाग जाए। इसे ताकीद करके वो कमरे से निकल गई, जबकि वो बाकी चीज़ों की तरफ मतवज्जा हुई। लिबास के हमरंग चूड़ियाँ और खूबसूरत नाजुक से स्लीपर देखकर इसे यकीन आ गया कि ये सब भी सिद्रा की चॉइस होगी। वो जानती थी कि फैंसी टाइप के सैंडल्स इसने कभी पैरों में नहीं डालने थे। मुस्कुराते हुए सेल फ़ोन उठाकर शईस को इसी वक्त कॉल की। शुक्रिया अदा करके मेरे खुलूस को ठेस में पहुंचाना है। इसके कुछ कहने से पहले वो ताकीद कर गया, तुम्हें खुशफहमी क्यों कर हुई कि मैं शुक्रिया अदा करने वाली हूँ? वो मुस्कुराते हुए बोली, इखलाकन तो तुम्हें शुक्रिया अदा करना चाहिए। वो बोला था, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगी, और तुम्हें क्या ज़रूरत थी ये सब करने की? मुझे ज़रूरत थी, तुम नहीं समझोगी। और मैंने कहा ना, कहाँ कुछ किया, भाभी ने तो कुछ भी नहीं लेने दिया मुझे। मैं तो पछता रहा हूँ उनके साथ जाकर। वो कोफत के साथ बता रहा था। इनके जो समझ में आया इन्होंने लिया, इन्होंने ज्वेलरी के नाम पर एक रिंग तक नहीं लेने दी मुझे। शईस, खुदा का शुक्र है कि तुमने सहानत का सबूत दिया और आप ही को साथ ले गए। मैं वो सब कुछ मेरी पसंद के मुताबिक ही लाई है। तुम पछताओ मत। और रहेगी ज्वेलरी तो यकीन करो मुझे एलर्जी है ज्वेलरी के नाम से। मेरे कानों में जो बाली है, मैंने इनकी आदत भी बहुत मुश्किल से डाली है। वो बेजारी के साथ बता रही थी। वैसे तुम्हारा ये तोहफ़ा मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू, मगर कल तुम्हारी बारी है तोहफ़ा देने की। मुस्कुराने को दिल ना भी चाहे तो भी मेरे लिए मुस्कुराना। इसकी ताकीद पर वो धीरे से हंसी थी। हल्के आसमानी रंग के कॉटन के लिबास में वो नमाज की अदायगी के बाद बहुत फ्रेश मूड में कमरे से बाहर आई और सीधी सिद्रा के कमरे की जानिब बढ़ गई। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। बावाज़ बुलंद इसने सिद्रा को अपनी तरफ मतवज्जा किया, जिस पर वो भी जवाब देती ही हंसते हुए बड़े पुरतपाक अंदाज में से गले से लगा चुकी थी। पूरे घर में शीर खुरमे की खुशबू फैली हुई थी। मुझे जल्दी से वो खाना है, इतने अरसे बाद मैं आपके हाथ से बना शीर खुरमा खाऊंगी। वो बेताबी से बोली। तो फिर आ जाओ किचन में, तुम चख लो पहले, कहीं कोई कमी ना रह गई हो। गीले बालों में आखिरी बार ब्रश फेर कर सिद्रा बोली और एक बार फिर हनी को आवाज़ दी, जिसकी नींद ही नहीं टूट रही थी। हाय, मेरा शहजादा तो जाग भी गया। इसकी नज़र काउट में मुझे शहरी की तरफ गई, जो तेज़ी से इसकी जानिब गई थी। तुम्हारे शहजादे ने फजर में मुझे भी जगा दिया था। कमरे से बाहर जाते हुए सिद्रा ने इतला दी, जबकि वो शहरी को बाहों में भेंचे इनके पीछे गई थी। सारा, एक बात कहनी थी तुमसे। दही फेंटते हुए सिद्रा ने इसे देखा था, जो शहरी को गोद में बिठाए गरम गरम शीर कुरमा खाने में मगन थी, मगर अब सवाली नज़रों से इन्हें देख रही थी। मगर पहले तुम वादा करो कि मेरी बात मान लोगी। एक नज़र इस पर डालकर वो मजीद बोली, पहले मुझे बात तो मालूम हो, ऐसे कैसे वादा कर लूँ? हैरत से बोली, आज ईद का दिन है सारा, इनका इतना एहतराम तो तुम कर सकती हो कि आज इन्हें सलाम कर लो। सिद्रा ने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। जवाब में इसने गहरा सांस लेकर शहरी को देखा, जो गर्दन इसकी जानिब उठाए टुकर टुकर इसको ही देख रहा था। बेसाख्ता हंसते हुए इसने अपनी पेशानी इसके सर पर रख दी। मैं क्या कह रही हूँ तुमसे? सिद्रा ने कुछ खफकी से अपनी तरफ मतवज्जा की। इन्हें सलाम करने से तुम्हारी अना पर ज़रब नहीं लगेगी, मैं सोचूंगी। वो इत्मीनान से बोली। सलाम करना क्या बहुत कठिन काम है? जो तुम सोचोगी इस बारे में, वो आने वाले हैं, और मुझे तुमसे हरगिज़ ये उम्मीद नहीं है कि आज के दिन तुम मुझे मायूस करोगी। वो बोली थी। आप कहें तो आज सलाम के साथ 3 बार इनके गले भी लग जाऊँ ईद मिलने के लिए। वो तंजिया लहजे में बोली। कोई मज़ायका नहीं है इसमें। सिद्रा ने बेसाख्ता मुस्कुराते हुए कहा। तब भी डोरबेल की आवाज़ गूंजी। चलो अब सीधी तरह जाकर गेट खोलो। मुस्कुराहट छुपाकर सिद्रा ने इसे हुक्म दिया, जिस पर वो खामोशी से उठकर किचन से निकल गई। ग्लास डोर के दूसरी जानिब सबसे पहले से शम्स का ही चेहरा दिखाई दिया, जो इस वक्त शायद सारा को देखकर ही हद से ज़्यादा संजीदा हो गया था। ग्लास डोर खोलकर एक तरफ हटते हुए इसने बिलाखिर इन्हें सलाम कर ही दिया, जिसका जवाब देते हुए इसकी जानिब देखे बगैर आगे बढ़ गए, जबकि वो बेसाख्ता मुस्कुराते हुए शान की तरफ मतवज्जा हुई, जिसने इस्लाम और ईद मुबारक के साथ इसके सामने सर झुकाया था। धीरे से हंसते हुए इसे अपना हाथ इसके सर पर रखना पड़ा था। आगे बढ़ जाओ, हमारी बारी भी आने दो। शान को आगे धकेलते हुए शाहरुख बोला। ईद मुबारक शहरी। बुलंद आवाज़ के साथ वो बाजू फैलाया आगे आया, जब वो बिदक कर पीछे हुई थी, जबकि इसकी गोद में मौजूद शहरी ने बुरी तरह हरासा होकर शाहरुख को देखा, जो हंसी दबाए आगे बढ़ रहा था। शदीद नागवारी से इसकी पुश्त से नज़र हटाती वो बरामदे में आते शईस की तरफ मतवज्जा हुई। ऑफ वाइट शलवार सूट में इसका दराज कद बहुत नुमाया हो रहा था। सारा को देखते इसके रोशन चेहरे की मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हो गई। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक। सारा के सर पर हाथ रखकर इसने झुककर शहरी के सर को चूमा। वो एक पल को वो दंग हुई। क्लोन की महक ने इसकी धड़कन साखती, मगर फिर पता नहीं क्यों इसकी पुश्त को देखते हुए आंखें नम होने लगी। गेट खुला छोड़कर वो खुद को नॉर्मल करती इसके पीछे ही लाउंज की तरफ आई, जहाँ सिद्रा से सब ईद मिल रहे थे। कुछ हैरत के साथ ये मंजर देखते हुए इसके चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। शहीद से अलहदा होते हुए सिद्रा ने इसकी पेशानी पर बूसा दिया था।
सिद्रा के हमरा वो किचन की सिमत बढ़ते बढ़ते रुककर गेट की तरफ मतवज्जा हुई और सिद्रा की तरह ही दंग रह गई। एक जुलूस अंदर आ रहा था और इस सब में मोमो के साथ भाई के चेहरे इसे दिखाई दे रहे थे, जबकि दो भाइयों ने अपने हाथों की कुर्सी पर इसे बिठा रखा था, जो चेहरा हाथों में छुपाए चीखते हुए एहतजाज करी थी। कोई शक नहीं रह गया कि इसे ज़बरदस्ती उठाकर लाया जा रहा था। एकदम से लाउंज में शोरगुल फैल गया। मोमो को सोफे पर बिठाया जा रहा था। पागल कहीं के, उठाकर ले आए मुझे, इसने चीखते हुए अपने भाइयों को मारने के लिए हाथ उठाए थे। ख्वाम का शर्माने की एक्टिंग कर रही थी। मोमो के बड़े भाई ने सबको इतला दी। तो तुम्हें किस बात की आग लग रही है? वो तड़क कर बोली, जिस पर हंसने की आवाज़ें बुलंद हुई थी। ना सलाम ना दुआ, आते ही शुरू होगी। बड़ा भाई है वो तुम्हारा। शम्स ने से घिरका था। ईद के दिन कोई डांट टपट नहीं, मुझे इससे ईद तो मिलने दे, शम्स से कहते हुए सिद्रा ने इसका हाथ पकड़ कर उठाया था। कितनी प्यारी लग रही हो, वैसे तो सर झाड़ मुँह पहाड़ फिरती रहती हो। इसे गले से लगाते हुए सिद्रा ने इसके रुखसार चूमे। बंदरिया लग रही हो बिल्कुल, शान ने आवाज़ लगाई। जब भी तो तू तकरा है मुझे लंगूर। इसने शान पर आंखें निकाली। इन सब की छड़ियों से हटकर एक तरफ वो खड़ी थी। बैठने की जगह भी तो नहीं थी, मगर वो बगौर मोमो को ही देख रही थी। मोमो पहली बार इसे एक नॉर्मल लड़की नजर आई। खिलते हुए ऑरेंज कलर के दीदा जेब लिबास में वो इंतहाई दिलकश लग रही थी। तराशीदा सिल्की बाल शानों से नीचे तक लटक रहे थे। हाथों में भरी मेहंदी, चूड़ियों और मेकअप ने इसे बिल्कुल बदल कर रख दिया था। कानों में मौजूद झुमकियाँ सारी कसर पूरी कर रही थी, इसलिए सब जानबूझकर इसके हुलिये का मजाक उड़ा रहे थे और वो दरमियान में खड़ी सबको चुन चुन के जवाब दे रही थी। तुम यहाँ लड़ने झगड़ने आई हो? बिलाखिर शम्स बोल उठे थे। आप इन सबको चुप नहीं करवा रहे जो मेरा मजाक उड़ाए जा रहे हैं? वो हंसी होकर इनसे शिकायत करी थी। भैया तुम सब चुप हो जाओ, इसे हम सबसे ईद तो मिलने दो। सिद्रा ने इन सबको घिरका था। अब मिले ना ईद, वो खिफत ज़दा लहजे में बोली। बस ठीक है। शम्स के फ़ौरन ही कहने पर एक बार फिर मोमो पर हंसी उड़ाई गई। मैं बता रही हूँ, मैं चली जाऊँगी यहाँ से, मोमो ने बिगड़ कर धमकाने वाले अंदाज में कहा, जिस पर शम्स मुस्कुराहट छुपाए अपनी जगह से उठे थे। बुरी तरह जलकर सारा ने यह मंजर देखा जब शम्स ने इसे सीने से लगाया था। शो ऑफ। नागवारी के साथ इसने एक नज़र शाहरुख पर भी डाली, जो हर तीज से लाताल्लुक अपने करीब बैठे कज़न से बातें कर रहा था। मुझे ईद मिलने के लिए ना कहना, तुम्हारे इतने सारे भाइयों का मुकाबला कौन करेगा? शान ने पहले से खबरदार किया। छोटे भाई अब आ भी जाओ, इस तरह बैठे हो जैसे कभी ईद ही नहीं मिले मुझसे। मोमो की आवाज़ पर जहाँ शईस ने गड़बड़ाकर इसे देखा, वहीं सारा भग से उड़ी। जल्दी आ जाओ वरना आपकी गोद में आकर बैठ जाना मैंने, वो अब धमका रही थी, जिस पर नाचारी से उठना पड़ा कि इसका कोई भरोसा भी नहीं था। जलते तवे पर लौटते वो साख खड़ी से देख रही थी जो मोमो के अपने करीब कर रहा था। ईदी निकालो भी वरना छोड़ूंगी नहीं। इसकी पुष्ट के गिर्द बाहें लपेटे वो ब्लैकमेल कर रही थी। दूसरी जाने वो मजीद ताब ना ला सकी, इसलिए तेज़ कदमों के साथ लाउंज से निकल गई। किचन में आकर कुछ समझ न आया तो सिद्रा जो शामी कबाब फ्रीजर से निकाल रही थी, इन्हें फ्राई करना शुरू कर दिया। गर्दन मोड़कर इसने एक जलती नज़र इस पर डाली जो मौका मिलते इसके पीछे आया था। तुम्हें ईदी नहीं चाहिए? वो मुस्कुराहट छुपाए पूछ रहा था। इसको इधर जिसे सब जिसे लगा रखा था सीने से, वो बुरी तरह खोल कर बोली। इतनी वाहियात लड़की के अपने भाइयों के सामने भी बाज नहीं आई। इसे वाहियात मत कहो सारा, वो मेरे लिए मेरी सगी बहन से भी बढ़कर है। इसे हक है हज़ार बार मेरे सीने से लगने का। इसके संजीदा चेहरे लहजे पर सारा ने तेज़ नजरों से इसे देखा। तो जाओ लगा कर रखो अपने सीने से, बल्कि गोद में बिठा लो, वो तो तैयार भी है। तुम यहाँ क्यों खड़े हो? वो शिद्दत नागवारी से बोलती रुख मोड़ गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम मुझसे इस तरह भी बात कर सकती हो। उसके तासुब लहजे पर सारा ने पलट कर इसे नहीं देखा, जबकि वो भी मजीद कुछ कहे बगैर जाने के लिए पलट गया। तभी इसके कदम किचन में आते शाहरुख को देखकर रुके थे। सारा जी, मैंने कहा ईद मुबारक, क्या ख्याल है? रस्म दुनिया भी है, मौका भी, दस्तूर भी। फ्रिज की सिमत बढ़ते हुए सारा पर निसारी हो गया। शाही, क्या मसला तुम्हारे साथ? शहीस ने नागवार नज़रों से देखा। मसला यहाँ नहीं, बाहर है, जहाँ आपको याद किया जा रहा है। इत्मीनान से शहीस को बाहर जाने का इशारा इसने किया और पानी की बोतल निकाल हाथ में लिए सारा की जानिब बढ़ गया। मैंने कहा सारा जी ज़रा मुस्कुराकर देख लीजिए, आज ईदी क्या अपना दिल भी आप ही। हलक के पल चीखते हुए इसने सिद्रा को पुकारा। शाहरुख बुरी तरह गड़बड़ाकर शहीस के पीछे गया, तो सारा के चीखने पर सबसे पहले किचन से निकला था। क्या हुआ सारा? सिद्रा घबराए हुए अंदाज में बोली। कुछ नहीं, हाथ थोड़ा जल गया था, वो फूलते चेहरे के साथ बता रही थी। तुम क्यों फ्राई करने खड़ी होगी? मैं आ रही थी, दिखाओ ज़रा तो नहीं जल गया? सिद्रा परेशान हुई। नहीं ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, आप ये बताएं भाई टेबल पर सब कुछ लगा दूँ या सब वहीं लाउंज में बैठेंगे? टालने वाले अंदाज में इसने पूछा था। सब लाउंज में बैठना चाह रहे हैं, एक तरफ रखी ट्रॉली खींच कर आगे लाते हुए इन्होंने बताया। आप ये सब ले जाएं, मैं वहाँ नहीं आऊँगी। क्यों, क्या हुआ? सिद्रा ने चौंक कर इसे देखा। कुछ नहीं, बस ज़रा सर में दर्द हो रहा है, मैं कुछ देर कमरे में रहूँगी। वो बेजारी से बोली। अगर तबीयत ठीक महसूस नहीं हो रही तो कुछ देर सो जाओ। इस सब का आना जाना तो आज सारा दिन जारी रहेगा, मगर रात तक फ्रेश हो जाना, तायाबू की तरफ खाने पर जाना है। सिद्रा ने इसे याद दिलाया। हल्के नम बाल समेट कर दाएं शाने पर डालते वो बेड के किनारे बैठी थी और चूड़ियाँ हाथों में पहननी शुरू कर दी। तभी सिद्रा इसके कमरे में आई। तैयार हो गई तुम? वो मुस्कुराते हुए करीब आई। ये रंग बहुत अच्छा लग रहा है तुम पर, इस रंग के कुछ मजीद सूट बनवाने हैं तुमने? तारीफ़ी नज़रों से उसे देखते हुए बोली। जिसने ये रंग मेरे लिए मुंतखब किया, आप उसकी तारीफ़ नहीं करेंगी? हाथों में मौजूद चूड़ियों का जायज़ा लेते हुए मुस्कुराई थी। ज़्यादा मत बोलो, इसके सर पर चपत लगाते सिद्रा ने घूरा जो हंसी थी। अच्छा ये पकड़ो, मैं तुम्हें देना ही भूल गई। एक लिफाफा इसकी जानिब बढ़ाते हुए बोली। क्या है ये? इसने मशकूक नज़रों से ने देखा। ईदी है तुम्हारी, शम्स ने सुबह ही तुम्हारे लिए दी थी, वो बता रही थी। ले जाएं इसे वापस, मुझे नहीं चाहिए। इसकी पेशानी पर पल पड़ गए। ये क्या बात हुई? सब लड़कियों ने इनसे ईदी ली और तुम्हारे लिए तो सबसे पहले इन्होंने लिफाफा मुझे दिया। सिद्रा नाराज़ी से बोली। जो शख्स मेरे सलाम का जवाब सीधे मुँह नहीं दे सकता, मैं ईदी के नाम पर इसके
भीख हरगिज़ नहीं लूँगी। इसके लहजे में गुस्सा था। तुम हमेशा इनके बारे में गलत सोचती हो, गलत ही बात करती हो। मुझे समझ नहीं आता कौन सी ज़बान में तुम्हें समझाऊँ। सिद्रा को सीरियल अंदाज में बोली। जवाब में वो लम्हों तक इन्हें देखती रही, फिर एक झटके से इनके हाथ से लिफाफा लेकर दरवाजे की सिमट पड़ गई। सारा रुक जाओ, कहाँ जा रही हो तुम? सिद्रा घबराए अंदाज में इसके पीछे गई। तेज कदमों के साथ सीढ़ियाँ उतरती वो सीधी शम्स के कमरे की सिमट बढ़ गई। खुले दरवाजे पर दस्तक देती वो बस एक पल को रुकी थी। दूसरी जानिब ड्रेसिंग के सामने खड़े शम्स आस्तीन के बटन बंद करते हुए इसकी तरफ मतवजा हुए तने हुए चेहरे के साथ वो इनकी तरफ आई। लिफाफा ड्रेसिंग पर रखकर इन्हें देखा। बाहर ऐसे बहुत से लोग आपको मिल जाएंगे जिनको आपके ये सदके खैरात की ज़रूरत होगी। स्पार्ट लहजे में इसने ये कहा। घमंड आखिर किस बात का है तुम्हें? इनकी सख्त नागवार आवाज़ पर वो जाते जाते रुकी थी। जिस बात का भी घमंड है, मगर आपके तकब्बुर के सामने मेरा घमंड कुछ भी नहीं। सर्द लहजे में इसने कहा और तेज़ कदमों के साथ दरवाजे की सिमत बढ़ गई जहाँ सिद्रा उतरे हुए चेहरे के साथ खड़ी थी। कहा था मैंने तुमसे कि मेरे मुंह पर मारकर जाएगी, वो यही थी। बिगड़े तेवरों के साथ वो सिद्रा से मुखातिब हुए। जूती की नोक पर रखने के काबिल है ये लड़की, इसके अलावा इसे मैं अब और कोई मुकाम नहीं दे सकता। इनकी बुलंद धाड़ पर सिद्रा लरज़ उठी थी। नाजुक सिल्वर एम्ब्रॉयडरी से सजा महीन जॉर्जेट का दुपट्टा इसने बहुत सलीके से शानों पर दुरुस्त किया। मुकम्मल आज़ाद पुष्ट पर गिरे स्याह आबशार पर ब्रश फेरने के बाद इसने आईने में अपना आखिरी जायज़ा लिया और मुतमिन होकर कमरे से बाहर निकला। अपने नाम की उभरती पुकार पर रुककर पलटी और अपने कमरे के दरवाजे के पास रुका। वो मुंतज़िर नज़रों से देख रहा था। चेहरे पर नागवारी के तासुरात से जाए वो उसकी तरफ बढ़ आई। क्या कहना जल्दी को, मेरे पास वक्त नहीं है ना। खुद से गर्दन अकड़ाए वो बोली। तुम जानती हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। शहीद ने खशमगी नज़रों से देखा। भाभी मुझे आगाह कर चुकी है इस कारनामे से जो तुमने अभी सर अंजाम दिया। या तो अल्लाह तुम्हारी भाभी को हिदायत दे या फिर मुझे भी तुम सब जैसा बना दे। वो तिल मिलाकर बोली। मैंने जो किया ठीक किया, वो यही डिज़र्व करते। इनकी भीख लेने के लिए क्या मैं ही रह गई थी? सारा तुम कभी इनके किसी अमल पर मस्बत रद्द-ए-अमल का इजहार नहीं कर सकती हो? वो संजीदगी से पूछा था। वो मस्बत अमल तो करें पहले। आज ईद का दिन था। मेरे सलाम का जवाब जिस तरह उन्होंने दिया ये मैं ही जानती हूँ। मेरे सामने अपने खानदान भर की चहीतियों को सीने से लगा रहे थे। इनके हाथ पे ईदी रख रहे थे और मेरे लिए ईदी अपनी बीवी के ज़रिए पहुँचा रहे हैं। क्या मैं इतनी गिरी पड़ी नज़र आती हूँ या भूखी हूँ इनके रुपयों की? जो शख्स मुझे टेढ़ी नज़र से देखें तो मैं तो इसकी शक्ल तक देखना गवारा ना करूँ। वो हत्थे से उखड़ कर बोली। जैसा सलूक उन्होंने तुम्हारे साथ किया, बदले में तुमने भी वही सलूक रवा रखा। अब मुझे बताओ कि तुम दोनों में फ़र्क ही क्या रह गया जो तुम इस बात का शिकवा रखती हो कि इन्होंने तुम्हारे सलाम का जवाब भी ठीक तरह से नहीं दिया। वो बोला था इनमें और मुझ में कोई फ़र्क नहीं और मैं भी बराबरी की सतह रखना चाहती हूँ। जिस तरह वो मुझे ट्रीट करेंगे मैं भी उसी तरह करूँगी। इसके बाद जिसको जो एतराज़ उठाने रहे उठाता रहे, मुझे कोई परवाह नहीं है। वो समझे। बिगड़े तेवरों के साथ बोलती वो जाने के लिए पलट गई। सीढ़ियों की जानिब बढ़ते हुए इसका पारा मजीद हाई होने लगा जब शाहरुख सीढ़ियाँ फलांगता ऊपर आता दिखाई दिया। बहुत संजीदा चेहरे के साथ वो दाएं बाएं इसके सामने आकर रास्ता रोक रहा था। रास्ता छोड़ो मेरा। नागवारी के साथ एक हादसे से परे हटाती वो पहले स्टेप नीचे उतरी। अगले ही पल बिगड़े तवाज़न के साथ इसके हलक से चीख बरामद हुई। शाहरुख बर वक्त अगर इसका हाथ न थाम लेता तो फिसलती हुई मजीद नीचे चली जाती। तकलीफ चीखों पर शही सूरत से इन दोनों की सिमत आए। दूसरी जानिब सिद्रा भी सीढ़ियाँ चढ़ती इसकी तरफ आई जो अपना पैर हाथों में दबाए तकलीफ ज़ब्त करने की कोशिश में बेहाल हो रही थी। किस तरह गिर गई तुम? परेशान होकर बोलते हुए सिद्रा ने इसके पैर का जायज़ा लिया। दोबारा गिर के दिखाऊं क्या पैर फिसल गया था मेरा? वो हांसिल अंदाज में चीखी। सिद्रा इसे सहारा देकर उठाती इसके कमरे की सिमत बढ़ गई थी जबकि वो मुश्किल से ही कदम उठा पा रही थी। इनके जाने के बाद वो इंतहाई संजीदगी के साथ शाहरुख की तरफ मतवजा जो शर्मिंदा चेहरे के साथ खड़ा था। आप तो सब देख रहे थे, मैंने इसे नुकसान नहीं पहुँचाया। वो निदामत से बोला। मुझे कोई एक्सक्यूज़ मत दो। ना मुझे तुम्हारी कोई बात सुनी और ना तुम्हारा चेहरा देखना। इसके इंतहाई दुरुस्त लहजे पर शाहरुख का चेहरा सुर्ख हुआ। अगला ही पल वो वापस सीढ़ियाँ उतरता चला गया। दरवाजे पर इसने दस्तक दी जिस पर सिद्रा बाहर आई। अगर इसे तकलीफ ज़्यादा है तो मेरे साथ चेकअप के लिए ले चलें, कहीं कोई फ्रैक्चर ना हो गया हो। किसी को मेरी तकलीफ़ की परवाह करने की ज़रूरत नहीं, अपनी हमदर्दियाँ संभाल कर रखो। शहीद की बात अधूरी रह गई जब वो अंदर से चीख कर बोली, जिस पर सिद्रा के चेहरे पर उभरती मुस्कुराहट को देख कर रह गया। शुक्र है ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। पैर में झटका लगा, मसाज और आराम से दर्द खत्म हो जाएगा। कमरे का दरवाज़ा बंद करते हुए सिद्रा ने तसल्ली दी। पहले शम्स की तरफ से वो गुस्से में थी, अब इसे और बहाना मिल गया था अब्बू की तरफ से ना जाने का। सिद्रा की बात पर वह हैरान हुआ। क्या मतलब है आपका? आज पुप्पो इसे अपने साथ ले जाना चाह रही थी तो ये तो तैयार थी, मगर शम्स ने इन्हें कहकर मना कर दिया कि हम सब ताया की तरफ खाने पर इन्वाइटेड हैं। बस इसी बात का गुस्सा कि अपने घर की दावत के लिए इन्होंने पुप्पो को मना कर दिया। अब कोई इससे पूछे इसके ताया की तरफ न जाने से शम्स को क्या फ़र्क पड़ जाएगा? सिद्रा ने बताया। समझ से बाहर हैं दोनों, इनका कुछ नहीं हो सकता। खशमगी अंदाज में बोलता वो आगे बढ़ गया जबकि सिद्रा बेसाख्ता उमड़ती मुस्कुराहट रोकती वापस कमरे में आ गई। पैर को हरकत देती वो दर्द का अंदाज़ा लगा रही थी जब सेल फ़ोन ने अपनी तरफ मतवजा किया। सब यहाँ मौजूद है, तुम कमरे में बंद हो, कुछ अच्छा नहीं लग रहा मुझे यहाँ। उभरती आवाज़ पर वो मुस्कुराई। अच्छा हुआ ना, तुम तो चाहते ही नहीं थे कि मैं किसी की नज़र में आऊँ, वो याद दिला रही थी। अब ऐसा भी नहीं है, वो फ़ौरन ही बोला। दर्द अगर कम हुआ तो प्लीज़ आ जाओ, मैं भाभी को तुम्हारे पास भेजूँ। हरगिज़ नहीं, मैं कैसे आ जाऊँ? दर्द कम है मगर लेकिन मैं ठीक तरह चल नहीं पा रही। ख्वामखा सबके सामने शर्मिंदगी होगी। वो फ़ौरन इनकार करके। शर्मिंदगी किस में क्या बात? सबका मालूम है यहाँ तुम्हारी तकलीफ़ का, बस तुम आ जाओ। तुम इसके लहजे में इसरार था। ठीक है मैं इस हालत में आ जाती हूँ मगर शर्त यह है कि तुम मुझे लेने आओ। वो इत्मीनान से बोली। मैं कैसे आ सकता हूँ? वो दंग हुआ। क्यों? तुम क्यों नहीं आ सकते? दुनिया के सामने मेरे पास आते हुए तुम्हें शर्म आती है या फिर इतनी हिम्मत नहीं है कि मुझे यहाँ से उठाकर अपने ख़ानदान के दरमियान ले जाओ?
इसके इंतहाई तलख लहजे पर वो दूसरी जानिब चंद लम्हों के लिए खामोशी छा गई। तुम अच्छी तरह जानती हो कि अपने भाई के अलावा मुझे किसी की परवाह नहीं, मगर अब तुम तक आने के लिए मुझे इनका भी कोई खौफ नहीं। मुझे में इतनी हिम्मत है कि तुम्हें उठाकर इस महफिल में ले जाऊँ। अपने इस फेल पर मैं सर उठाकर सबका सामना कर सकता हूँ। उसके बाद हालात जो भी हों, इनकी भी मुझे परवाह नहीं। मैं भी अब मज़ीद खुद पर बंद नहीं बांध सकता। इसके लहजे में चट्टानों से जैसी सख्ती थी। मज़ीद कुछ कहे बगैर वो लाइन डिस्कनेक्ट कर गया। इस पल के लिए तो वो बिल्कुल ही साख्त हो गई, मगर अगले ही पल पैर की तकलीफ भुलाए कमरे से बाहर निकल आई। इसका दिल उछलकर हलक में आ गया जब इसने शईस को जारहाना और तेज़ कदमों के साथ चिड़ियों की समत आते देखा। बगैर ज़ाया किए बगैर वो अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा लॉक कर चुकी थी। धड़ धड़ करते दिल के साथ बंद दरवाजे से लगी लम्हा ब लम्हा करीब आते कदमों की धमक सुन रही थी। दरवाज़ा खोलो सारा, इस तरह छुप गई। मुझ में हिम्मत भी है और मेरे बाजुओं में इतनी ताकत भी कि तुम्हें उठाकर अपने ख़ानदान के दरमियान ले जा सकूँ। मुंह पर हाथ रखे वो सुन खड़ी उभरती आवाज़ को सुन रही थी, जिसके लहजे में ना कोई गुस्सा था और ना ही इसके लहजे में कोई सख्ती या नागवारी थी, मगर कुछ था जिसे महसूस करते हुए पसीने में शराबूर होने लगी। तुम मुझ पर भरोसा रखो सारा, मैं वाकई सब कुछ सबके सामने ले आना चाहता हूँ। इसके लहजे में इसरार था। आजी थी सांस रोके वो साख्त खड़ी थी। पता नहीं और कितनी देर तक वो इस दरवाजे पर दस्तक देता रहा। इसके बाद मुकम्मल खामोशी छा गई। तुम्हें सरेआम गोलियों से छलनी करना चाहिए सारा। किस तरह तुम इस इंसान को ज़हनी तौर पर टॉर्चर करती हो जिसे मोहब्बत का दावा तुम्हारा दिल करता है। नम आंखों के साथ खुद को बुरा भला कहती वो सर पकड़ कर रहेगी, तभी बाहर से उभरती आवाज़ों के साथ इसे दस्तक की आवाज़ आई। अरक आलूद पर शानी पर हाथ फेरती वो उठी। बाहर सब लड़कियां से आवाज़ें दे रही थी। एक गहरा सांस लेकर वो मुश्किल चेहरे पर मुस्कुराहट खींच कर लाते हुए इसने दरवाज़ा खोल दिया। सब लड़कियों के हमरा बाहर आते हुए इसने चोर निगाहों से ढूंढने की कोशिश की, जो फिल वक्त तो इसे कहीं दिखाई नहीं दिया। सारी फैमिलीज ही खाने पर मौजूद थी, लिहाजा ग्राउंड में ही सारा इंतजाम किया गया था। थोड़े थोड़े फासले पर टेबल्स कुर्सियां लगाई गई थी। छोटी सी तकरीब का गुमां हो रहा था। इसके वहाँ पहुँचती सारी खवातीन बारी बारी इसके पैर का हाल अहवाल पूछने लगी, जबकि वह शर्मिंदगी के साथ सबको मुतमिन कर रही थी। शहरी को इसके हवाले करके सिद्राने से बिल्कुल भी चलने फिरने से मना कर दिया, सो वो अपनी टेबल पर ही मौजूद लड़कियों से बातों में मशगूल रही। सेलफोन पर आने वाली कॉल रिसीव करने से पहले इसने एहतियातन सब लड़कियों को देखा जो किसी मौजू पर बहस में मगन थी। सॉरी, मुझे तुमसे फजूल बात नहीं करनी चाहिए थी। इसके कुछ कहने से पहले वो माजरत कर गई। तुम्हारी ये फजूल बातें मुझे चट्टानों से टकराने की हिम्मत देती हैं, सो ये बातें करती रहा करो, वो बोला था। मैं माफ़ी मांग रही हूँ तुमसे। क्या तुम्हें ये लग रहा है कि मैं तुम्हें चैलेंज कर रही थी? इसकी हिफ़्फ़त लहजे में वो पूछ भी रही थी। इसका जवाब तुम मुझसे बेहतर जानती हो। तुम्हें तो मालूम है मैं गुस्से में ऊटपटांग बोल दिया करती हूँ। जो हो गया सो हो गया, मट्टी डालो, वो गड़बड़ाए अंदाज में बोली। दरवाज़ा क्यों लॉक कर लिया था तुमने? तुम्हें क्या लग रहा था मैं वाकई तुम्हें उठाकर यहाँ से लाने वाला था? वो मुस्कुराते लहजे में पूछ रहा था। मुझे तुम्हारी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही, यहाँ बहुत शोर है। उजलत में बोलते हुए इसने लाइन मुनक़ता कर दी, फिर कुछ चौंकते हुए गर्दन मोड़कर देखा। अपने कज़न के हमरा वो इसी जानिब आ रहा था। बस एक निगाह इसने सारा की जानिब डाली तो फ़ौरन ही इसकी जानिब से चेहरा ही नहीं अपना रुख भी मोड़ गई। गायब दिमागी के साथ वो सबके दरमियान मौजूद होते हुए भी कहीं और गुम थी। बार बार सोचे भटक रही थी और क्या वो इसे ये बावर करवाना चाहता था कि वो खुद अपने अंदर इतना हौसला नहीं रखती कि दिल में पंपते ढके छुपे जज्बे सरेआम आया हो जाए, या ज़रा पहलू तही कर गई है इस ताल्लुक से कि कहीं इसके चर्चे मुश्तहिर ना हो जाए। रात के अपने पोर्शन की जानिब बढ़ते हुए इसने रुककर ग्राउंड की सिर्फ देखा, जहां शान खड़ा हुआ दिखाई दे रहा था, जबकि शाहरुख बाउंड्री पर लेटा हुआ था। आवाज़ लगाकर इसने इन दोनों को ही बुलाया। वहीं रुका वो शान को देख रहा था, जो तेज़ कदमों के साथ इसकी तरफ आ रहा था। इसे साथ क्यों नहीं लाया? इसने पूछा। मूड ख़राब है इसका। पूछ रहा हूँ तो कुछ बता नहीं रहा। अब आप ही देखें इसे, मैं तो जा रहा हूँ सोने। शान इतला देकर चला गया, जबकि शाहरुख की सिमत बढ़ गया। सेलफोन से नज़र हटाकर इसने करीब आते शईस को देखा और फिर उठकर बैठ गया, जबकि इसकी संजीदगी को देखते हुए वो जान चुका था कि नाराज़ी इससे ही है। यहाँ क्यों बैठे? चलो घर में, इतनी रात हो चुकी है, सोना नहीं तुम्हें? इसके साथ ही बाउंड्री पर बैठते हुए वो हल्के फुल्के अंदाज में बोला। आप चाहे, मैं कुछ देर बाद आ जाऊँगा। सेलफोन चेक करते हुए वो बोला, ठीक है फिर मैं भी तुम्हारे साथ ही कुछ देर बाद जाऊँगा। इसके कहने पर शाहरुख ने सेलफोन ने से नज़र हटाकर इसे देखा, जो मुस्कुराती नज़रों से उसके नाराज़ चेहरे को देख रहा था। जब आप मेरी शक्ल नहीं देखना चाहते, मेरी कोई बात नहीं सुनना चाहते, तो ज़रूरत क्या मेरे पास बैठने की? बेहतर तशरीफ़ ले जाए। इतने एहतराम से शाहरुख का मुखातिब होना नाम मुकम्मल यकीन का बायस था कि वो ठीक ठाक तरीके से नाराज़ था। तुम जानते हो मैंने क्यों गुस्से में तुमसे वो सब कहा था? वो संजीदा होते शाहरुख से मुखातिब था। वजह सिर्फ एक ही है, भाभी हम सब भाइयों पर अंधा एतमाद करती है। मैं नहीं चाहता कि ज़रा सी भूल चूक हमारा इमेज ख़राब कर दे या भाभी और भाई की नज़रों में गिरा दे। मैंने कोई ऐसी हरकतें नहीं की जो मुझे या मेरी वजह से आपको किसी की नज़रों में गिरा दे। वो शदीद नाराज़गी से बोला। मैं इसे सिर्फ तंग कर रहा था, मगर फिर मैं इसके रास्ते से हट भी गया। आप सब देख तो रहे थे, मैं वो अपनी गलती की वजह से गिरी थी। मैं जानता हूँ तुम इसे तंग कर रहे थे, मगर इसकी भी एक हद होती है। वो बरसों से हमारे घर में नहीं है, जो सबकी फितरत को जानती हो सकता है वो इसे मजाक वगैरह बर्दाश्त ना करे और भाभी से जाकर तुम्हारे बारे में कुछ कह दे। भाभी तुम्हें जानती हैं, वो कभी तुम्हारे बारे में गलत फहम नहीं सोचेंगे, मगर भाई अगर कोई बात पहुंची तो वो तुमसे वाकिफ़ होने के बावजूद कोई लिहाज नहीं करेंगे। तुम जानते हो वो तो ये भी बर्दाश्त नहीं करते कि हम तीनों में से कोई सरसरी अंदाज में भी सारा से मुखातिब हो। वह संजीदगी से इसे समझाना चाह रहा था, जो कुछ समझने के मूड में नहीं था। अगर मेरी बात से तुम्हें तकलीफ पहुंची तो मैं तुमसे माफ़ी मांग लेता हूँ, मगर अब तुम ये नाराज़गी ख़त्म कर दो। वो मसाले तमेज़ अंदाज में लहजे में बोला। आज नाराज़गी ख़त्म कर दूंगा तो मगर कल फिर आप किसी बात को लेकर दरमियान में आ जाएंगे। वो सर झटक कर बोला। यानी मेरे समझाने का कोई असर नहीं हुआ? तुम्हारा इरादा पक्का कि आगे भी इसे तंग करते रहोगे?
इसके खशमगी लहजे पर शाहरुख ने कुछ कहा था, ना ही इसकी जान ने देखा। ठीक है, अब भी अगर इसे तंग करना है तो करो, मैं दरमियान में नहीं आऊँगा, चाहे वो तुम्हारी शिकायत लेकर भाई तक ही क्यों ना पहुँच जाए। हारे हुए अंदाज में वो उसे खबरदार भी करा था। वादा करें आप दरमियान में नहीं आएंगे। शाहरुख ने तिरछी नज़रों से देखा। वादा तो नहीं, मगर मैं कोशिश ज़रूर करूँगा। बालों में उंगलियां फेरते हुए अपनी मुस्कुराहट नहीं छुपा सका। चलो अब उठ जाओ, मुझे अब शदीद नींद आ रही है। इसके शाना थपथपाते हुए उठ खड़ा हुआ था। मैं हर बार सोचता हूँ कि इसको तंग नहीं करूँगा, कहीं कोई हंगामा ना खड़ा ना हो जाए, मगर हर बार इसे देखते मैं सब भूल जाता हूँ। शेष के हमरा आगे बढ़ते हुए वो बता रहा था, मेरी शक्ल देखते जिस तरह इसके तेवर बिगड़ते हैं वो देखने वाले होते हैं। जब तक इसे तफरी न ले लूँ सुकून नहीं मिलता। वो अपनी धुन में बता रहा था, जिस पर शेष एक गहरी सांस लेकर रह गया। क्या बात है, तुम्हें इतने जोश में आने के लिए किसने कहा था? वो मुस्कुराते हुए पूछ रही थी। मौका ज़ाया कर दिया तुमने, वरना आज तो किस्सा तमाम हो जाना था। किसका, मेरा या तुम्हारा? इसकी बात काटते हुए बेसाख्ता हंसी। वैसे सच बताऊं, आज तुमने ठीक ठाक दिमाग ख़राब कर दिया था। इसके बाद तुम्हारा क्या होता है ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन अपने बारे में मुझे मुकम्मल यकीन है कि भाई ने मुझे 2 सेकंड में इस घर से किक आउट कर देना था। बोलते वो मुस्कुराती नज़रों से इसे देख रहा था, जो इसे घूर भी रही थी। तुम्हें देखकर वाकई लग रहा है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है। खबरदार जो दोबारा कभी इन तेवरों के साथ मेरी तरफ एक कदम भी बढ़ाए, जैसे आज तुम। इसे घिरकते हुए सारा ने एकदम ही रुककर इसका इशारा समझने की कोशिश की, जिसे खामोश रहने और ग्लास बंद करने का सिग्नल देता सूरज से पलटकर इस जानिब बढ़ गया, जहाँ मार्बल के स्टैंड पर फ़ोन सेट रखा था। दूसरी जानिब वो कोई भी आवाज़ किए बगैर ग्लास बंद करके पर्दा फैला चुकी थी। नाइट बल्ब की मध्यम रोशनी में चंद लम्हों के बाद तक दीवार के साथ लगी खड़ी रही और फिर नामहसूस अंदाज में जरा सा पर्दा हटाकर बाहर देखा था। इसकी सांस ही रुक गई इस वक्त जब इसकी नज़र शम्स पर पड़ी। वो फ़ोन स्टैंड के पास मौजूद शेष की सिमती जा रहे थे। फ़ौरन ही पर्दा छोड़कर वो दबे कदमों बेड पर आकर बैठ गई। कुछ लम्हे मज़ीद खामोशी से गुजर गए। इसके साथ वो शेष के लिए परेशान भी होती चली गई कि जाने शम्स ने इससे क्या कहा होगा या क्या पूछा होगा। अगर बरवक्ती शेष की छठी इस बेदार न होती तो इस वक्त कैसा हंगामा उठ चुका होता। खैर, खतरा तो अभी भी नहीं टला था। दोबारा विंडो की जानिब जाने का इसने इरादा किया था कि जब इसे अपने कमरे के बाहर कदमों की हल्की सी चाप सुनाई दी। एक पल को रुककर इसने कमरे से बाहर जाकर हालात का जायज़ा लेना चाहा, मगर इसी वक्त सेलफोन पर कॉल आ गई। शुक्र है तुम मेरा इशारा समझ गई, वरना इस वक्त मेरी हल्की सी आवाज़ ही शक में मुब्तला करने के लिए काफ़ी थी। वो बोला था, इन्होंने तुमसे कुछ पूछा नहीं? वो तजस्सुस के साथ बोली। ऐसा हो सकता है कि वो कोई सवाल ना करें? वो खशमगी लहजे में बोला। मैंने इनसे कहा कि क्रेडिट ख़त्म हो गए थे, इसलिए अपने एक दोस्त से ज़रूरी बात करने के लिए बाहर आ गया था। वो बता रहा था। वो इतनी रात में अचानक ऊपर क्यों आ गए? यकीनन छापा मारा इन्होंने। वो नागवारी से बोली। नहीं, दरअसल मेरे कमरे के टेरेस पर भाभी ने शहरी का ब्लैंकेट वॉश करके फैलाया था। अभी ज़रूरत हुई होगी इसकी, तो लेने आए के लिए आए थे। वो बता रहा था। शईस, मैं सोच रही हूँ कि अगर तुम्हें इनकी आमद का पता न चलता तो क्या होता? वो एक झुरझुरी लेकर बोली। होना क्या था, तुम्हारी वजह से जो कुछ घंटे कबल ना हो सका वो अब हो जाता। वो इत्मीनान से बोला। हाँ, मुझे मालूम है तुम अपने भाई के सामने कितने बहादुरी का मुजाहिरा कर सकते हो, इसलिए वो विंडो से शायद दूर भागे थे। वो जताने वाले अंदाज में बोली। क्या कह रही हो? तुम्हारी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही? वो यकीनन सेलफोन कान से दूर हटाए बोल रहा था। अब तो वाकई मेरी आवाज़ तुम्हें सुनाई नहीं देगी। तुम्हें खुदा हाफिज़, शब बखैर। हंसते हुए इसने राब्ता मुनक़ता कर दिया। सीढ़ियाँ उतरते हुए इसने कोफत भरी नज़रों के साथ सामने से आते शाहरुख को देखा, जो खुद पर ठहरी इसकी शरारत भरी नज़रों को और चेहरे की भरपूर मुस्कुराहट से फ़ौरन ही खबरदार कर दिया। मेरी ज़िंदगी के मालिक, मेरे दिल पर हाथ रख दे, तेरे आने की खुशी में मेरा दम निकल ना जाए। इसकी बुलंद आवाज़ में सुर लगाने पर वह नागवारी के साथ कतरा कर निकलना ही चाहती थी कि वो बर वक़्त ही सामने आ रुका। आप मुस्कुराती क्यों नहीं है? बड़ी मासूमियत से पूछा गया। अब तुम्हारी तरह अहमक तो हूँ नहीं कि हर वक्त दांतों की नुमाइश करती रहूँ। वो नागवारी से देखते हुए बोली। मैंने कभी आपको मुस्कुराते हुए नहीं देखा, मगर फिर भी आप मुस्कुराते हुए बहुत अच्छी लगती हैं। प्लीज़ मेरे लिए तो मुस्कुराया करें। वो इस मासूमियत के साथ बोल रहा था, जबकि अपनी नागवार नज़रें इस पर से हटाकर सारा ने शान को देखा, जो करीब आ रुका था और अब हैरत से कभी सारा को कभी शाहरुख को देख रहा था। आप नहीं जानती कि आप मुझे कितनी क्या कर रहे हो? मोमो ने अगर सुन लिया ना, तुम्हें एक ही झटके में जहन्नुम पहुंचा देगी। शान ने दहल कर खबरदार करते हुए इसे डायलॉग मुकम्मल करने से रोका। चुपचाप निकल जाओ यहाँ से, चल आगे बढ़। खशमगी अंदाज में शान को घिरकते हुए इसने सूरज से इसका रास्ता रोका, जो पचकर निकल गई रही थी। शान, इसे हटाओ वरना अभी जाकर आप इसे शिकायत कर दूंगी, इसने झल्लाकर शान से कहा। इससे मदद मांगने का क्या फ़ायदा? मुझे हटाकर ये खुद खड़ा हो जाएगा। वो ठठाई से बोला, जबकि सारा ने नागवार नज़रों से दूर हटकर हंसते हुए शान को देखा। आपसे एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानेंगी? वो दोबारा इसी टोन में आ गया, जबकि वो बस सबत के साथ इसे देख रही थी। आपने कभी मोहब्बत की है? इसके मासूम अंदाज पर सारा ने बमुश्किल खुद पर कंट्रोल रखते हुए इसे देखा, जो हैरान नज़रों से इन दोनों को ही देखता हुआ करीब आ रहा था। मैं आपको बिल्कुल खुली ऑफ़र दे रहा हूँ, मोहब्बत करने के लिए मैं एक आइडियल बंदा हूँ। मैंने पहली नज़र में ही आपको। वो अपनी हाँक रहा था। दूसरी जानिब सारा नागवार नज़रों से इसे देख रही थी, जो कान बंद किए अब करीब से गुजर रहा था। एक्सक्यूज़ मी। सारा ने बिराकर जलकर खुद ही से अपनी जानिब मुतवज्जा करने की कोशिश की, मगर मज़ीद खोल उठी, जब क्योंकि वह सर झुकाए रुके बिना ही आगे बढ़ गया। ये बंदा साउंड प्रूफ है, इसको ना लड़कियां दिखाई देती हैं ना सुनाई देती हैं। ये पीस बड़े भाई ने चाइना से मंगवाया था। वो बड़ी संजीदगी से सारा की मालूमात बढ़ा रहा था। हटो मेरे सामने से, वो आजिज़ आकर चीखी। ऊंची आवाज़ में मुझसे बात भी की ना? अपने हाथ की हथेली पर मुक्का बजाते हुए जिस तरह खूनखार अंदाज में बोला। सारा दंग ही रह गई। इतने दिन से मैं तो 10 लड़कियाँ सेट हो जाती, तुम किस मिट्टी से बनी हो? कब लाइन पर आओगी? इसके खा जाने वाले अंदाज पर सारा ने घबरा कर पीछे एक नज़र डाली, जहाँ रेलिंग पर बाजू टकाए शान इत्मीनान से खड़ा हंस रहा था, मगर अब इसकी जानिब मतवज्जा हो गया था, जो सीढ़ियाँ चढ़ते हुए इसके करीब रुक गया। ये नंबर मोमो का है ना? अपने शान के सामने करते हुए एक नंबर दिखा रहा था। जवाबन शान ने मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिलाए, जिस पर वो मुतमिन अंदाज में अब सीढ़ियाँ
तय करता ऊपर जा रहा था। जब मैं आपसे इजहार कर चुका हूँ तो आपको भी किसी से डरने की ज़रूरत नहीं। मुझसे जैसा मासूम बनता तो आपको शायद जन्नत में भी ना मिले, तो फिर आप दुनिया में जन्नत हासिल क्यों नहीं करना चाहती? आप प्लीज़ 2 गिलास ठंडे पानी के पीकर मेरे बारे में सोचें, और अभी सोचें। मज़लूमियत के साथ बोलते हुए इसने शान को देखा। अबे वो तमाशबीन, थिएटर में आया जो खड़ा एंजॉय कर रहा है, चल ठंडा पानी लेकर आ फ़ौरन। वो शान पर गुर्राया। दूसरी जानिब सारा ने अपना सर पकड़ लिया। देखो आखिरी बार समझा रही हूँ, अगर तुम इसी तरह मुझे परेशान कर दे तो मैंने तुम्हारी सारी ये घटिया बातें तुम्हारे बड़े भाई को सुना देनी है। इसके बाद या तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे या फिर मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगी, वो गुस्सीले अंदाज में बोली थी। मुझे छोड़े ना छोड़े, मगर मुझे इतना यकीन है कि आप इन्हें नहीं छोड़ेंगी। इसके फ़ौरन लह कर कहने पर वो खोलकर शान की तरफ पलटी, जो कहका लगाकर हंसा। तुम भी बस शक्ल से शरीफ नजर आते हो। वो शान पर गुर्राई, मगर अगले पल वापस पलटते हुए इसकी चीख ही निकल गई। बदतमीज़ घटिया इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बालों को छूने की? हाथ तोड़ दूंगी तुम्हारे, वो भड़क कर बोली। हाथ तो लगा कर दिखाओ, प्लास्टिक है नहीं है मेरे हाथ जो तोड़ दोगी, वो लड़ने वाले अंदाज में बोला। एक तो हमारे कमरे पर कब्जा कर दिया, ऊपर से हमारे शैम्पू भी इस्तेमाल कर रही हो, यहाँ तक मुझे अपने शैम्पू की खुशबू आ रही है। वो मजीद इस पर गुर्राया। वैसे एक बात बताइए, भाभी की तरह क्या आप भी अपने बालों में सोना पूरी यूरिया डालती हैं? इसके मशकूक अंदाज पर सारा ने खुद भी एक पल को मशकूक होकर अपने अधखिले नम बालों को छुआ। अगर मैं खामोशी से सब बर्दाश्त करूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हद से बढ़ जाओ। इससे पहले मैं वो कर दूँ तुम्हारा हशर ख़राब। बंद करो ये घटिया बातें और हरकतें, समझे? वो शदीद नागवारी के साथ बोली। मैं खुद कुछ नहीं करता, आप सामने आती तो खुद ब खुद सब हो जाता है। मैं अपने निक्के छोटे राज दुलारे भाई शान की कसम खाकर कहता हूँ, मुझे आपसे मोहब्बत जैसी कोई चीज़ होने लगी। और मासूमियत से बोलते इसने एकदम रुककर सारा के फ़क चेहरे को देखा और फिर शान को जो हड़बड़ाए अंदाज में सर पर चिड़िया चढ़ता ऊपर भागा था। इस पर से नज़र हटाकर वो रुकी हुई सांस के साथ गर्दन मोड़े से देख रहा था, जो इसके ही कंधे पर बाजू टकाए इत्मीनान से च्युइंगम चबाती से देख रही थी। मोहब्बतों के देवता हो गए इज़हार, किसी मदद की ज़रूरत है तो हम हाजिर हैं बेटा, कतई कोई शर्माने की ज़रूरत नहीं है। वो बड़े इत्मीनान से इससे मुखातिब थी। इसका बीपी लो हो चुका था। दूसरी जानिब वो अब सारा की तरफ मतवज्जा हुई। और तू भाभी की बहन? इससे पहले को मजीद कुछ कहती, शाहरुख ने बड़े एहतराम से इसका हाथ अपने कंधे से हटाया और फिर सारा को देखा। क्यों प्राइम मर्दों को वर्गलाती हो? क्यों मेरा रास्ता रोककर मेरे जन्नत में जाने के रास्ते रोकती हो? आखिर मैं तुम्हें किन लफ्ज़ों में समझाऊँ कि मैं किसी और का हूँ? इसके मजलूम अंदाज पर सारा की आंखें पूरी खुल गई। दूसरी जानिब मोमो ने खा जाने वाले अंदाज में शाहरुख के मासूम चेहरे को देखा और अगले ही पल इसका ज़ोरदार मुक्का शाहरुख के पेट पर लगा था, जो वह झुककर कराहते हुए पीछे हटता चला गया। और तू बारबी डॉल, तुझे मना किया ना मैंने, ये जुल्फ़े लहराती कैट वॉक करती नजर ना आना मुझे, अकल में ना आई तेरे? इसने झपट कर सारा के बाल अपने हाथ में जकड़े थे। ये सत्यानाश तो नकाब वालियों पर फिसल जाता है और तू घूम रही है इसकी आंखों के सामने बल खाती। इसके खूंखार अंदाज पर बालों को झटके देने पर सारा की चीखें निकल गई। ना बेटा, आज तेरी ये जुल्फ़े रहेंगी और ना मेरे सीने पर सांप बन के लौटेंगी। तो यही रुक, अभी वापस आती हूँ, अगर हिली भी यहाँ से तो उठाकर पटक दूंगी। एक झटके से इसके बाल छोड़कर धमकाते हुए भागती हुई किचन की सिमत गई। गुस्से में बुरी तरह खोलते हुए सारा ने इसे देखा, जो दोनों हाथ पेट पर रखे नीचे से नीम दराज किचन की सिमत मतवज्जा मोमो की वापसी का इंतजार कर रहा था। भुनाते हुए सारा ने अपने पैर से स्लीपर उतार कर इसकी सिमत फेंका, जो वह लगने पर वाली ज़रब पर तड़प कर इसकी तरफ मतवज्जा हुआ। मेरा दिमाग ख़राब कर रखा तुम और तुम्हारी कुछ लगती ने। वो इस पर गुर्राई, जो बड़े एहतराम से इसका स्लीपर हाथों में उठाए बैठा था। मिल गई प्यार की निशानी, मिल गई। स्लीपर इसके सामने लहराते वो जिस तरह गा रहा था, सारा का गुस्से में हशर ख़राब होने लगा। वापस तो वरना बहुत बुरा करूँगी, दो मेरा स्लीपर। इसकी तरफ भेड़ते हुए वो सीखी, नहीं दूंगा प्यार की निशानी। वो फ़ौरन ही पीछे खिसकते हुए गुनगुनाया, तुम्हें तो मैं खा जाने की नज़रों से घूरते हुए सारा ने रुक कर ऊपर देखा, जहाँ वो से रेलिंग पर झुका शान खूब इंजॉय कर रहा था। मगर अगले ही पल इसके सारे कह के दम तोड़ गए जब सारा ने भुनाते हुए अपना दूसरा स्लीपर उतार कर इसकी जानिब फेंका। अरे बाप रे! शाहरुख की आवाज़ पर पहले इसकी तरफ और फिर इसकी नज़रों के ताक़ुब में इस जानिब मतवज्जा हुई, जहाँ वो कैंची लहराती इसी जानिब आ रही थी। दंग नज़रों से देखते हुए एक पल को तो इसकी समझ में नहीं आया कि वो क्या करे, लेकिन अगले ही पल पलटकर सीनियों की सिमत भागी थी। जुत्ती ला के कहते भी मार दी मुँह पे। अरे क्या करे हो भाई, रुको! शाहरुख को भी हवाइयाँ उड़ी थी, जो इसने सूरत से मोमो को रोका था। घुन्ने घटिया आदमी, तुझे तो बेटा मैं बाद में देखती हूँ, पहले छुटकनी के पर उखाड़ूँ ज़रा। एक ही झक्के में इसने शाहरुख को पीछे लटकाया। रुक, वहीं भागी तो तिया पांचा कर डालूंगी। वैसे ललकार रही थी, जो इस उम्मीद पर इस दरमियान में रुक गई कि शाहरुख इसे रोक रहेगा, मगर इसे पीछे आते देखकर वो दोबारा इसी स्पीड में सीढ़ियाँ तय करती ऊपर भागी और सीधी इसकी तरफ गई, जो सामने से आ रहा था। दरमियान से हटते हुए शान ने हैरत से पहले सारा को फिर भागी आती मोमो को देखा था। आगे जाओ, मेरे पास मत रुकना, वरना यहीं से नीचे छलांग लगा दूंगा। रेलिंग से आधा लटकते हुए शान ने फ़ौरन इसे धमकाया था, जो यकदम इसके पास रुकी थी। शई से रोको, वो मेरे बाल काटने आ रही है। इसके पीछे छुपी वो रूहान से अंदाज में हल्की आवाज़ में चीखी, कुछ नहीं होगा, काम क्यों रही हो? इसकी तरफ पलटते हुए हैरत से बोला, तो क्या रक्स करूँ? इस आदमखोर बुला के सामने वो खा जाने वाले अंदाज में गुर्राई। दूसरी जानिब मुस्कुराहट छुपाए दोबारा इसकी तरफ मतवज्जा हुआ, जिसके कब्जे में शान आ चुका था। गधे, सुस्ती मारे, एक काम दिया था तुझे, वो भी ना हुआ। ये रखवाली करम मक्कार, मोहब्बतों के तबादले हो रहे हो और तू खड़ा मज़े ले रहा है। शान की गर्दन पकड़े रेलिंग से लटकाते हुए वो गुर्राई, क्या करियो मम्मो, गिर जाएगा। वो इसे रोकने के लिए शई से एक कदम भी बढ़ा था, जब सारा ने फ़ौरन ही पीछे से इसकी शर्ट पकड़कर अपनी सिमत वापस खींच लिया। हटो पीछे, जब तक वो मारती रहती हो। बहुत अच्छा करता शाही तुम्हारे साथ।
इसके शिकंजे से निकलते हुए शान दहाड़ा था। बेटा बेटा, आज तेरी ज़ुबान कुतरने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। कैंची उठाए वो शान की तरफ बढ़ी ही थी, जो इसे पीछे धकेलकर सीढ़ियों की जानिब बढ़ गया था। जबकि इसे पीछे छुप जाने के बजाय वो वापस पलटी थी और अगले ही पल चौंक कर पहले शेष को फिर इसके कब से झांकती सारा के फक चेहरे को देखा। ओ अनारकली, आज तो मुझे बता ही दे, आखिर कौन कौन से शोर पागल रखे हैं तूने? छिपने के लिए भी छांट की जगह ढूंढी है तूने। फ़ौरन बाहर निकल। कैंची के इशारे से इसे सामने बुला रही थी, मगर वो शेष के पीछे से निकलने को तैयार नहीं थी। तुम भी वहीं जम के खड़े हो, 2 मिनट में भूल जाऊंगी हमारी मक्खन मलाई के बड़े भाई हो तुम पहले कैंची मेरे हवाले करो, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं। शेष ने इसकी बात काटी। ना, बड़ी हमदर्दियाँ उबल पड़ी है। 4 दिन में घर की औरतों को कभी घास ना डाली और बाहर से आने वालों पर इतना भरोसा हो गया कि बस नहीं चल रहा, कलेजे से ही लगा डालो। वो खा जाने वाले अंदाज में बोली। सोच समझ कर बोला करो ज़रा, जाओ अब यहाँ से। कुछ नागवारी के साथ शेष ने से घिरका था। मेरे सामने से मत हटना, ये मेरे बाल काट देगी। इसके पीछे छुपी सारा खौफ से चीखी। अरे नहीं, कुछ नहीं कर रही। तू बाहर निकलती कि मैं आ जाऊँ? जो 6 फुट की दीवार के पीछे खड़ी है ना, फिर ये भी नहीं रोक सकेगी मुझे। सब्र ना आजमा मेरा बिल्कुल, बाहर निकल। इसके कड़क अंदाज पर वो खौफजदा अंदाज में शेष से दूर हटकर सामने आई। दुपट्टा डाल सर पर, बाल छुपा फ़ौरन। इसके कैंची के इशारे के साथ गुराने पर वो तेज़ से दुपट्टा सर पर डालती सूरत के साथ हवास पाकता वहाँ से निकलती चली गई। ना भाई, ये चक्कर क्या चल रहे हैं? आज सारी हिस्ट्री बताए बगैर तुम हिलना मत यहाँ से। वो जो कतरा कर निकल जाना चाहता था, मोमो ने फ़ौरन इसका रास्ता रोका। अब क्या हुआ? इसके खश्मगी लहजे में पूछा था। अब ये भी हम बताएं, अंधे तो नहीं है, देखते हैं सब। इसके तिरछी नज़रों से घूरने पर वो बस इसे देख कर रह गया। ना और कोई से नहीं मिलता, सिर्फ तुम ही नज़र आते हो। अब्रू चढ़ाए वो मशकूक नज़रों से देखते बोली। जब मैं यहाँ आती हूँ तो इस नदीदे की वजह से वो हीरोइन मुझे खतरे में नज़र आती है, और तो और मदद के लिए किसी और तरफ नहीं, तुम्हारी तरफ ही दौड़ी आती है। ना तुमसे बड़ा मददगार इस घर में इसे और कोई नज़र क्यों नहीं आता? बोलते वो मशकूक नज़रों से इसका जायज़ा भी ले रही थी। तुम ज़रा सी बात को फैलाया मत करो। अब कैंची लेकर इसके पीछे भागोगी तो वो और क्या करती? मेरी जगह कोई और भी सामने आता तो वो इसके पीछे छुप जाती। वो कुछ चिल्लाहट के साथ बोला। ना, बड़ा दिल फट रहा है इसके लिए। तुमसे पहले शान मौजूद था यहाँ। मेरी गुनाहगार आंखों ने बहुत अच्छी तरह देखा जब शान को दरमियान से धक्का देकर तुम पीछे हटाते हुए वो तुम्हारी तरफ भागी थी। वो अब्रू चढ़ाए बता रही थी। अब ये मुझे नहीं पता, इसलिए मेरा दिमाग मत खाओ। खबरदार जो तुमने इसे इस तरह दोबारा परेशानी हरासा किया तो मैं कुर्बान जाऊँ छोटे। ना, क्या बात है? ये कौन से दरिया उबल पड़े दिल में अचानक? मानी खेज मुस्कुराहट के साथ वो अब्रू चुकाते हुए से पूछ रही थी। कतई को शर्माने की जरूरत नहीं, हम तुम्हारे राजदार बनने को तैयार हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बस तुम्हारा ही दिमाग ख़राब है। वो इसे झिड़कते हुए जाना चाहता था, मगर मोमो ने फ़ौरन इसका बाजू पकड़ के रोका। बेटा, तुम हमारे होने वाले जेठ ना होते तो एक ही मुक्के में सारा सच उगलवा लेते। चलो, अब मैं इस चुटकनी से भी सब जाकर पूछती हूँ। कोई ज़रूरत नहीं तुम्हें कहीं जाने की। शेष ने फ़ौरन से रोका था। तो फिर तुम मुझे बताओ, वह हटीले अंदाज में बोली। तभी नीचे से शाहरुख की आवाज़ आई। जल्दी आ जाएं भाभी, कब से बुला रहा हूँ, मगर सीन खत्म हो जाते हैं तब एंट्री मारती हैं। शाहरुख इस पर झल्ला रहा था, जो फिर कहीं रुक गई थी। तुम मेरी शक्ल देखते रहोगे, कुछ बोलोगे भी? मोमो फिर इसकी तरफ मतवज्जा हुई। मेरा वक्त न बर्बाद ना करो, जाओ नीचे। वो खड़ा, लग जाओ काम पर। जान छुड़ाने के लिए इसने शाहरुख की तरफ इसकी तवज्जो दिलाई। छोटे भाई, तुम्हें तो देख लूँगा मैं अच्छी तरह से। शेष की आवाज़ में इसके कानों तक भी पहुँची तो वो नीचे ही से बोला। बेटा, पहले हमको तो अच्छी तरह से देख लो, बाद में किसी और को देखना। दाएं आंख दबाते हुए मोमो ने इसे मुखातिब किया। माफ़ कीजिएगा, आप इंतहाई फजूल खतून हैं। शाहरुख ने जलकर ऊपर देखा। क्या बोलो, थप्पड़ लगाऊंगी तुम्हें। सिद्रा ने नाराज़ी से शाहरुख को देखा था। आपको नहीं पता ये आपकी बहन साहबा का क्या हशर करने जा रही थी? पूछे ज़रा इनसे। शाहरुख ने मजीद जलकर कहा। मोमो, मैंने तुम्हें समझाया भी था, मगर तुम सुधरोगी नहीं। खबरदार जो मेरी बहन को हाथ भी लगाया। वो मोमो पर नाराज़ हो रही थी। अरे माफ़ कर दो भाभी, वो बोली थी। हमें तो पता ही नहीं तुम्हारी बहन की बैक कितनी मजबूत है। हल्की मगर मानी खेज आवाज़ में इसने मुस्कुराते हुए शेष के शाने को थपथपाया। ऐसे मत घूरो बेटा, हम उड़ती चिड़िया के पर गिन ले चुके हैं। इसके खशमगी नज़रों से देखने पर वो हंसते हुए बोली, जबकि वो इसे परे हटाते हुए अपने कमरे की सिमट पड़ गया। खुले दरवाजे से इन्होंने एक नागवार नज़र इस पर डाली। सामने लाउंज में वो शहरी को गोद में उठाए शान से कोई बात कर रही थी, जो वहीं सोफे पर नीम दराज था। अपनी बहन से कहो मेरी औलाद को मेरे लिए भी छोड़ दिया करे, हर वक्त इसे अपने साथ लगाए रखती है। कुछ दिन बाद तो मुझे पहचानेगी भी नहीं। इनके अचानक भड़कने पर सिद्रा ने हैरत से इन्हें देखा, जो आस्तीन के बटन बंद करते हुए बाहर की सिमत देख रहे थे। सुबह सुबह वो कोई ऐसी बात नहीं करना चाहती थी कि शौहर का मजाज मजीद गर्म हो जाए, इसलिए ज़ब्त करके। और ज़रा ये भी समझा देना मेरे भाइयों से दूर ही रहा करे, वरना इसने तो ज़रा सी बात में वाबेला मचाकर तमाशा लगवा देना है। नागवारी के साथ मजीद कहते हुए वो ड्रेसिंग की सिमत बढ़ गए। दूध गर्म होने के लिए रखकर सिद्रा किसी काम से किचन से बाहर गई। इसने शहरी को गोद में ही उठाए वो वहीं रुकी इनकी वापसी का इंतजार करी थी। आज इतनी सुबह कैसे जाग गई तुम? खैरियत तो है? किचन में आते हुए वो हैरत से पूछ रहा था। और शर्मिंदा कर लो मुझे, सारा ने राजी से देखा जो फ्रिज खोले खड़ा था। वैसे इतनी सुबह मेरी शक्ल देखकर तुम्हारे भाई का मजाज तो बिगड़ चुका है। शान से अभी बात कर रही थी तो ऐसे देख रहे थे मुझे जैसे कच्चा ही चबा डालेंगे। कुछ न खुद भरे अंदाज में वो बता रही थी। ये तुम्हारा वहम भी तो हो सकता है, इसलिए भी तो तुम्हें देख सकते हैं कि शायद तुम इन्हें सुबह ही सुबह अपनी इकलौती साली बहुत खूबसूरत लग रही हो। जो उसका ग्लास हाथ में लिए वो मुस्कुराती नज़रों से देखता हुआ करीब है। हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है, और इस वक्त तुम्हें यहाँ मेरे पास देखकर इन्हें मैं और भी खूबसूरत लगूंगी, अगर इतनी कि वो मेरी गर्दन दबाने में 1 मिनट की भी देर नहीं करेंगे। इसके मुस्कुराते चेहरे को घूरते हुए बोली। और ये चेहरे को क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? वो एकदम ही इसके सते हुए चेहरे को देखकर चौंकी। कहाँ ठीक है तबीयत, रात से इतना टेम्परेचर है, मुझे वैसे तो बात हो नहीं सकती, मगर तुमसे इतना भी ना हुआ कि कॉल ही कर लेती। इसे बताते हुए शिकायत कर रहा था। सॉरी, मुझे तो बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। कोई टैबलेट लेनी थी ना? ज़्यादा तेज़ तो नहीं हुआ हो रहा बुखार?
कुछ परेशानी से बोलते हुए सारा ने इसकी पेशानी को छुआ, तभी किचन के दरवाजे पर वो बस एक पल को अपनी जगह साख्त हुए थे, मगर अगले ही पल इसके चेहरे के तासुरात बिगड़े। अपना हाथ पीछे हटाते हुए वो बिल्कुल नॉर्मल थी, जबकि शहीद के चेहरे का रंग हंसपे तौका उड़ चुका था। शदीद नागवार नज़रों से वो इसे देख रहे थे, जो इनसे नज़र मिलाए बगैर बाहर जाने के लिए इसकी सिमत ही आ रहा था। इसे बाहर जाने का रास्ता देते हुए वो इसकी सिमत मतवजा हुए, जो शहरी को संभाले उबलते दूध के बर्तन की आंच कम कर रही थी। कौन सी ज़बान समझती तुम, दूर रहो, इसे आखिरी बार समझा रहा हूँ, वरना दिल तो चाह रहा है तुम्हारा वो हाथ ही तोड़ दूँ जिसे तुमने इसे छुआ। शदीद गुस्सीले अंदाज में बोलते वो इसकी तरफ आए थे। जिस पर मेरा हक है, आपके इसके करीब जाने से मुझे नहीं रोक सकते। वह नहूद के साथ बोल रही थी। ज़ुबान काट दूंगा तुम्हारी, समझी। शहारत की उंगली उठाए वह सुर्ख चेहरे के साथ गुराए। हाथ भी तोड़ दे, ज़ुबान भी काट दे, सारे अरमान पूरे कर ले, मगर बेफिक्र है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो मुझे हर हालत में कबूल कर लेगा। वो इत्मीनान के साथ बोली। ऐसा मैं होने नहीं दूंगा, इस बात का भी यकीन रखो। मेरे घर में रहकर मेरे घर में नकब मत लगाओ तुम। वो भड़क कर बोले। अगर आप इसे नकब लगाना कहते हो तो इत्तला के लिए अर्ज़ है कि ये नकब मैंने इस वक्त लगा ली थी जब मैंने आपके घर में कदम भी नहीं रखा था। वो इसी इत्मीनान के साथ बोली। बकवास बंद करो अपनी, जो गाली तुम मेरे भाई को दे चुकी है, इसके बाद तुम मजीद किसी चीज़ की उम्मीद मत रखना। वो शदीद तैश में बोले। इधर दो मेरे बच्चे को। अपने इश्तियाल में उन्होंने शायरी को इसकी गोद से छीना था। नहीं दूंगी, क्या कर लेंगे आप। इस पर बुरी तरह खोलकर वो पीछे हुई, मगर इन्होंने भी ज़रा परवाह किए बगैर एक झटके से बच्चे को इससे ले लिया। मेरी बहन को मुझसे छीनने के बाद सुकून नहीं मिला, जो इसे भी छीन रहे हैं। वापस करें मुझे। बुलंद आवाज़ में एहतजाज करते इसने शायरी को इनसे वापस लेने की कोशिश की, जिन्होंने एक झटके से इसका हाथ पीछे हटाया। बुरी तरह लड़खड़ाते हुए इसका हाथ उबलते दूध के बर्तन से टकराया तो अगले ही पल इसकी हलक से चीखें बुलंद होने लगी। दूसरी जानिब वो जो किचन के बाहर ही रुका था, सब सुन रहा था। सूरत से वापस किचन में आया और अपनी जगह साख खड़ा रह गया। शदीद अजियत के साथ चीखते हुए वो सिद्रा को आवाज़ें दे रही थी, जो बुरी तरह घबराती भागती हुई किचन में आई। इनके पीछे शान भी दौड़ता हुआ। सपाट नज़रों से इसने शम्स को देखा, जो चेहरे के बदलते तासुरात के साथ साख्त खड़े थे। बस एक पल को इनकी नज़र शहीद से टकराई, मगर अगले ही पल नज़र चुरा गई, जबकि वो बुलंद आवाज़ रोने कराने की आवाज़ों पर कान बंद किया पलट कर इसी खामोशी से बाहर निकल गया था। चंद लम्हों तक वो इसी तरह साख खड़े से देखते रहे, जिसके जल जाने वाले हाथ और पैर पर सिद्रा बदहवासी में अंडे की सफ़ेदी लगा रही थी। शान, मेरे कमरे से गाड़ी की चाबी लेकर आओ। उजरत में शान को मुखातिब करते हुए वो करीब आए, जबकि वो इनकी हदायत पर तेज़ी से रोती चीखती सारा के पास से उठकर बाहर भागा। सारा की करबनाक आवाज़ों पर घबरा कर रोते हुए शहरी को सिद्रा के हवाले करते हुए इन्होंने पलक झपकते ही झुककर इसे हाथों में उठाया था, और अगले ही पल इसकी मजीद बुलंद होती एहतजाजी चीखों की परवाह किए बगैर तेज़ कदमों के साथ किचन से बाहर निकल गए। बुलंद सिसकियों की आवाज़ों पर एक बार फिर शान ने पिछली सीट पर नज़र डाली थी, जहाँ वो बैंडेज वाले हाथ में चेहरा छुपाए सूखड़ी लेटी थी। शदीद तासुब के साथ इसे देखने के बाद वो शम्स की तरफ मतवज्जा हुआ, जो तने हुए चेहरे के साथ लड़ाई में मसरूफ़ थे, मगर बैक व्यू मिरर में इसे भी देख रहे थे, जिसके रोने की आवाज़ें बुलंद होती जा रही थी। बस करो, घर जाकर ये सलाब बहा देना। यहाँ सड़क पर ववेला मत मचाओगी तो सब यही समझेंगे कि तुम्हें अगवा करके ले जा रहा हूँ। वह सख्त लहजे में घिरकते हुए बोले थे। बचाऊँगी ववेला, और यहीं सड़क पर मचाऊँगी। पुलिस अरेस्ट करके ड्राइंग रूम की सैर करवाएगी न, तब पता चलेगा आपको। एक झटके से उठकर वो चीखी थी और अगले ही पल खिड़की से बंद शीशे पर हाथ मारना शुरू कर दिया। बकने तो इसे इंजेक्शन का असर दिमाग पर हो रहा है। शान की तरफ देखकर वो इत्मीनान से बोले। वो हैरानी के साथ खामोशी रहा। दूसरी जानिब वो भी सीट पर सर गिराए रोने में मसरूफ़ हो गई थी। इसे टैबलेट वगैरह खिलाकर आराम से लेटे रहने की तलकीन करने के बाद वो नीचे आई थी। सीढ़ियाँ उतरते हुए इन्होंने सवालिया नज़रों से शान को देखा, जो नफ़ी में सर हिलाता इसकी तरफ ही आ रहा था। इस वक्त भी सैल ऑफ जा रहा है इनका, वो बोला था। अब क्या करूं मैं, कहाँ चला गया आखिर। जाग रहे हैं वो भी इसके इंतज़ार में, बेतरह परेशान होकर बड़बड़ाई थी। लाउंज में दाखिल होते शाहरुख से नज़र हटाकर इन्होंने इसे देखा, जो इसके पीछे ही अंदर आ रहा था। तीर की तरह वो इसकी जानिब बढ़ रही थी, जबकि शान ने शुक्र की सांस लेते हुए इन्हें देखा, जो अपने कमरे की दहलीज पर रुके ख़तरनाक संजीदगी के साथ इसकी सिमत मतवज्जा हुए थे, जो किसी भी जानिब देखे बगैर सीढ़ियों की सिमत बढ़ गया था। शहीद, कहाँ थे तुम सुबह से अब तक। वसीले अंदाज में बोलते हुए रुक गई थी। उड़ी हुई रंगत के साथ वो शौहर की तरफ बड़ी, जो इसी जानिब आ रहे थे। आप कहाँ जा रहे हैं। वो फ़ौरन ही दरमियान में आकर इन्हें रोकते हुए बोली। पूछने जा रहा हूँ इससे कहाँ गायब थे हज़रत, हमें जहन्नुम में भेजकर। वो भड़क कर बुलंद आवाज़ में बोले। आप इस वक्त मत जाएँ, इसके पास मैं जाकर पूछती हूँ उससे। वो मुल्तजी अंदाज में इन्हें रोकते हुए बोली। तो पूछो जाकर इससे, मैं यहाँ परेशान बैठा हूँ। और वो मुश्किल ज़ब्त करते हुए वो रुक कर शाहरुख की तरफ मतवज्जा हुए। कहाँ से आ रहा है ये पूछा तो तुमने। वो बोले थे। मैंने पूछा था, मगर इन्होंने बताया नहीं कुछ। वो मुश्किल ही जवाब दे सका। बड़े भाई के गुस्से से हमेशा इसकी जान निकलती थी। बताया होगा भी कुछ तो तुम कौन सा तुम मुझे बता दोगे। एक ही थाली के हो तुम सब के सब। शदीद इश्तियाल में वो इस पर बरसे अगले ही पल अपने कमरे की सिमत चले गए। सुबह ही से इनकी कोई खबर नहीं थी, तो तब भी मुझे ही बातें सुनने को मिली थी, और अब वो आगे तो भी मुझ पर ही गुस्सा निकाला जा रहा है। एक मैं ही मिलता हूँ यहाँ भड़ास निकालने के लिए। शदीद नाराज़गी के साथ बोलते हुए शाहरुख वहाँ से वॉकआउट कर गया। इसका दिमाग तो मैं ठिकाने लगाती हूँ जाकर, और तुम ज़रा ख्याल रखना वो ऊपर ना आए। शान से कहते हुए वो सीढ़ियों की जानिब बढ़ गई। क्या हरकत की है तुमने। सुबह से कहाँ थे तुम, बताओ मुझे। वो सख्त लहजे में इससे पूछ रही थी, जो तने हुए चेहरे के साथ
कमरे के वस्त में खड़ा इनकी तरफ ही मतवज्जा था। जहन्नुम में गया था, जाकर इन्हें भी बता दें, वो मुश्किल ज़ब्त करते हुए बोला। होश में हो तुम या नहीं? सुबह से परेशान करके रखती है। ऐसी भी कौन सी क़यामत आ गई जो तुम इस तरह घर से निकल कर अब वापस आ रहे हो? तुम जानते हो अपने भाई को कितनी मुश्किलों से मैंने ठंडा रखने की कोशिश करती रही हूँ। बातें तो मुझे ही सुननी पड़ती है ना, वो गिरकने वाले अंदाज में बोली। पहले ही वो सारा से बदजन है और आज तुम्हारे इस तरह गायब हो जाने पर वो और इससे मुतनफ़र हो गए होंगे। अब तो एक ही रास्ता रह गया, मैं इसे इस घर से ही निकाल कर कहीं और भेज दूँ। वो बोली थी वो यहाँ से अब कहीं और नहीं जाएगी, और अगर वो यहाँ से गई तो इससे पहले मैं इस घर से निकल जाऊँगा। वो फ़ौरन ही बिगड़े अंदाज में बोला। ये बात जाकर तुम अपने भाई से कहो, सारा का इस घर में एक दिन भी रहना दुश्वार हो जाएगा। कम से कम मैं तो इसे इस तरह यहाँ रहने नहीं दूँगी। मेरे माँ बाप ऐसे गए गुजरे नहीं थे, अल्लाह का शुक्र है इतना कुछ पीछे छोड़ कर गए कि वो इज़्ज़त के साथ किसी और छत के नीचे रह सकती है। वो बोली थी। आप बताएं मैं क्या कर रहा हूँ? बात तक तो करता नहीं हूँ इनके सामने, पहचानता तक नहीं हूँ इसे कि कहीं इन्हें नागवार ना गुजरे, मगर आज जो हुआ वो आप बर्दाश्त कर सकती है, मैं नहीं कर सकता। क्या हुआ है आज? मुझे बताओ, मुझे हुआ क्या है? इसकी बात काट कर वो बोली। जवाब में वो सर छटक गया। जो भी हुआ वो एक हादसा था, इन्होंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, सारा मुझे सब बता चुकी है। इसने आपको क्या बताया क्या नहीं, ये आप मुझे मत बताएं। जो कुछ मैं सुन चुका हूँ, जो देख चुका हूँ, इसके बाद मुझे कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। वो इनकी बात काट कर बोला था। जब मैं कह रही हूँ कि इन्होंने जानबूझकर वो सब नहीं किया तो तुम क्यों समझते क्यों नहीं हो? वो सख्त लहजे में बोली। ये आप भी अच्छी तरह जानती है कि बात अगर सारा की हो तो वो सब कुछ कर सकते हैं, इनसे कुछ वईद नहीं। वो शदीद नागवार अंदाज में बोला। अगर तुम समझते हो कि ऐसा है तो ठीक है, इसके बाद क्या ये बेहतर नहीं कि तुम दूर रहो इससे? मत परवाह करो इसकी, मत हल्कान करो खुद को इसके लिए। जो तुम्हारा भाई चाहता तुम इसी पर अमल करो, मगर खुदा के लिए सिर्फ कुछ अरसे के लिए सुकून के साथ मेरी बहन को मेरे साथ रहने दो। वो आज से आने जाने वाले अंदाज में बोली। भाभी ये आप कह रही हैं मुझसे? सब कुछ जानते हुए भी आप मुझसे कैसे ये सब? शदीद बेयकीनी से बातें दूरी छोड़ते हुए इसने सिद्रा को देखा जो नज़र चुरा गई थी। आपके शौहर के अहकामात, इनकी पाबंदियाँ कम है क्या जो अब आप भी? वो शदीद तासुब के साथ वो फिर बात मुकम्मल नहीं कर सका, बस शिकायती नज़रों से इन्हें देखता सामने से हट गया। दूसरी जानिब वो भी मज़ीद कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर सकी, दरवाजे की नींद पड़ गई। शदीद तकलीफ़ और बेचैनी के साथ इसे नींद भी नहीं आ रही थी। हाथ और पैर पर पड़ने वाले आबलों में आग सी लगी हुई थी। नाकाबिले बर्दाश्त होती जलन पर इसने हाथ से बैंडेज उतारनी शुरू कर दी। एक नज़र खिड़की की जानिब डालकर इसने करीब सोई हुई हनी को देखा और फिर धीरे से बेड से उतर गई। हाथ पर दुपट्टे का पल्लू डालते हुए इसने खिड़की का पर्दा सरकाया। दूसरी जानिब इसके बेहद संजीदा चेहरे के तसव्वुरात देखते हुए हैरान नहीं हुई, जबकि वो बस संजीदा नज़रों से इसे देख रहा था जो आप खिड़की का ग्लास एक तरफ हटा रही थी। इस तकलीफ़ के आसार इसके चेहरे के एक एक नक्शे नुमाया हो रहे थे। अब इस तरह चेहरा सुजाए क्यों खड़े हो? हसरत ही रह गई। कभी तो ये चांद मुस्कुराता हुआ मेरी खिड़की में तुलू हो। हल्की सी मुस्कुराहट के साथ वो बोली। क्या वाकई मुझे मुस्कुराना चाहिए? वो इसी संजीदा लहजे में पूछ रहा था। शईस हर चीज़ को मनफी पहलू से मत देखा करो, बंदे को इतना भी पॉजेसिव नहीं होना चाहिए। वो गहरा सांस लेकर बोली। मैं अगर तुम्हारे लिए पॉजेसिव हूँ तो उसकी बहुत सी सारी वजूहत है। भाभी की तरह अब तुम भी कहते हो कि तुम्हारे परवाह करना भी छोड़ दूँ? वो बोला था। आप ने तुमसे ऐसा कुछ कहा? वो हैरत से बोली थी। जवाब में वो बस नागवारी से सर झटक कर रह गया। गुस्से में इन्होंने ऐसा कह दिया होगा। तुम जानते हो वो कितनी परेशान थी, तुम्हें ज़रूरत क्या थी इस तरह चले जाने की? वो बोली। ज़रूरत इसलिए थी कि ना तो मैं तुम्हारी तकलीफ देख सकता था और ना ही अपनी बेबसी का सामना करना चाहता था। वो बिगड़े अंदाज में बोला। शईस इन्होंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, मैं तो खुद ही तुम भाभी की आंखों पर पर्दा डाल सकती हो मगर मेरी आंखों पर नहीं, इसलिए मुझे ये सब ना बताओ। वो तेज़ी से इसकी बात काटते हुए बोला। जवाबन वो बस इसे देख कर रह गई। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है? चंद लम्हों की खामोशी के बाद वो पूछ रहा था। नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं। वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली। अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारी ये मुस्कुराहट तुम्हारी तकलीफ़ को मुझसे छुपाकर मुझे मुतमिन कर देगी तो बहुत बड़ी गलतफहमी है तुम्हारी। वो बगौर इसके उतरे हुए चेहरे को देखते हुए बोला। जवाबन वो खामोश रही। अपना हाथ दिखाओ मुझे। इसके दुपट्टे में छुपे हाथ को मज़ीद देखते हुए बोला था। नहीं, मैं नहीं दिखाऊंगी, वरना ये तुम्हारा चेहरा ना मज़ीद लटक जाएगा। वो फ़ौरन ही बोली। सारा मुझे अपना हाथ दिखाओ। इसकी बातें सुनी करते हुए संजीदगी से दोबारा बोला। तौबा है। कुछ खफकी से इसे घूरते हुए सारा ने दुपट्टा हाथ से हटाकर इसे देखा था, जिसके चेहरे के तासुरात मज़ीद तन गए। लब भेंचे वो अगले ही पल इसके हाथ से नज़र हटा गया। लो, मैंने तो इस उम्मीद पर हाथ आगे किया कि तुम मेरा हाथ पकड़ के जायज़ा लोगे। मुस्कुराहट छुपाते हुए मायूसी के साथ शिकायत करी थी। ऐसा करने से तुम्हारी तकलीफ़ कम हो जाएगी? इसकी जानिब देखते हुए वो पूछ रहा था। हाँ बिल्कुल ऐसी वैसी। इसके फ़ौरन ही कहने पर अपनी इस तमाम अरसे में पहली बार वो बस एक पल के लिए हल्का सा मुस्कुराया। लाओ फिर दो अपना हाथ मुझे। वो बोला था। रहने तो बोल बोल कर रोमांस करवाया तो क्या फ़ायदा? हाथ दुपट्टे में छुपाए वो मसनूई नाराज़ी से बोली। डॉक्टर के पास गई थी? वो पूछ रहा था। हाँ वहीं लेके गए थे, ज़बरदस्ती उठाकर यूनानी देवता। बोलते वो धीरे से हंसी। अब क्या सोचने लगे हो? इसकी खामोशी पर वो बोली। एक ही बात के अलावा और क्या सोच सकता हूँ? बार बार एक ही मंजर सामने आ रहा है तुम्हारे लिए। इनका दिल किस हद तक सख्त है आज मुझे अंदाज़ा हो गया। फिर वही बात। आजिज़ होकर सारा ने इसकी बात काटी। गलती मेरी भी तो है, इन्होंने सिर्फ गुस्से में मेरा हाथ झटका था। मुझे भी तो इनसे ख्वामखा की बहस नहीं करनी चाहिए थी। वो बोल रही थी। मगर मैं भी क्या करती, वो बात ही इस तरह करते हैं कि और फिर इनसे मुँहमारी किए बगैर मैं भी नहीं रह सकती। वैसे तो मुझे से वो बात करना भी गवारा नहीं करते, तो अब इसी तरह से इन्हें जला भुनाकर अपनी तरफ मतवज्जा कर सकती हूँ। इसके कहने पर शईस ने हैरत से देखा। मेरा ख्याल है तुम जाकर सो जाओ, तुम्हें आराम की ज़रूरत है। हैरानी से देख कर तलकीन करते हुए शईस ने खुद ही खिड़की का ग्लास सरकाते हुए बंद कर दिया, जिस पर धीरे से हंसते हुए सारा ने पर्दा भी फैला दिया। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद सा मुखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में
टीवी से नज़र हटाए वो कश्मीरी नज़रों से शान के मुस्कुराते चेहरे को देख रही थी, जो अब अखबार उठाए गुनगुनाते हुए सामने वाले सोफे पर बैठ रहा था। मुझे नहीं पता था कि इस घर में जासूस भी रहते हैं, शान को घूरते हुए इसने कहा था। जवाबन इसने हंसते हुए अखबार चेहरे के सामने फैला दिया। विस्लिंग करते हुए वो लाउंज में आई। एक नज़र इसने शान पर डाली, जो अखबार की वर्ग गिरदानी में मगन था। नीचे कारपेट पर ड्राइंग बुक पर झुकी हनी की पोनी इसने खींची, जिसके एहतजाजी आवाज़ों पर सारा टीवी से नज़र हटाकर इसके सिम मतवज्जा हुई। बिल्कुल अपने बाप पर गई। इसकी पोनी छोड़ते हुए शाहरुख ने इसे घूरा था और फिर शान की सिम पलटा। इधर दो अखबार, ख्वाम खा कि शो न मार। शान से अखबार छपट कर वो सारा की सिम ताया, जबकि वो बस नागवारी से देख कर आएगी। वो कुछ फासले पर चेहरे पर शरारत सजाए बैठ गया था। सुनिए, आप हंसते हुए कैसी लगती हैं? अखबार एक तरफ हटाए वो अब मासूमियत के साथ पूछ रहा था, जबकि वो बस नागवारी से देख रही थी। वैसे आपने मेरी ऑफ़र पर गौर तो किया होगा, फिर मैं रिश्ता पक्का समझूं? इसके शर्माए अंदाज पर सारा ने कोफ्त के साथ मदद तरफ नज़रों से शान के मुस्कुराते चेहरे को देखा। आप यकीन करें, मेरी तो नींदें उड़ चुकी हैं। सारी रात जाग कर बस आपके बारे में ही सोचता हूँ। वो बहुत संजीदगी के साथ एतराफ़ कर रहा था, जबकि सारा की आंखें फटने लगी। ये सच कह रहा सारा? आज भी ये 12 बजे सोकर उठा था। शान ने इतला दी। अबे तू चुप करना यार, शाहरुख ने किलस कर इसे टोका। ओके, कैरी ऑन। मुस्कुराहट छुपाकर बोलते हुए शान ने नामहसूस अंदाज में सामने के कमरे में मौजूद सिद्रा को हल्का सा इशारा किया, तो वो चौंकते हुए कमरे से बाहर निकली थी। यकीन करें, ये घाटे का सौदा नहीं। कितनी अच्छी बात होगी कि एक ही घर में आपका मैका होगा और एक ही घर में ससुराल। एक टिकट में 2 फ़ायदे पहुंचेंगे आपको। अपनी धुन में बोलते हुए वो रुका, जब सिद्रा का करारा हाथ इसके सर पर पड़ा। कोई शर्म नहीं, कोई हया नहीं, बस लगे हो हाँकने में। चिड़े तेवरों के साथ सिद्रा ने फिर इसके शाने पर हाथ मारते हुए इसे सारा के पास से हटाया। क्या हो गया, भड़क क्यों रही है? मैं तो यादत कर रहा था इनकी। देखें, इन बेचारी का हाथ जल के कितना खूबसूरत हो गया। आप तो पूछती नहीं इसे, क्या हम भी ना पूछें? अब ऐसे भी इंसानियत से नहीं गिरे। वो लड़ने वाले अंदाज में बोला। हाँ, मैं सुन रही थी किस तरह यादत कर रहे थे तुम। वो मजीद से घूरते हुए बोली थी। रहने दे बस, आपका बस चले तो हमारा साया भी अपनी बहन पर ना पड़ने दे। और ख़ुद तो मेरे भाई पर सालों से कब्जे करके बैठी हैं। 2 मिनट में मेरे भाई का कमरा खाली करें आप। और तुम क्या देख रहे हो? मुझे कितनी बार समझाया मेरी नज़रों के सामने रहा करो। तुम दिल नहीं लगता तुम्हारे बगैर मेरा? सिद्रा से लड़ते हुए इसने सारा को हिदायत दी, मगर अगले ही पल करंट खाकर वहाँ से भागा, क्योंकि सिद्रा चप्पल उठाए इसके पीछे ही भागी थी। इनके पीछे ही शान हंसता हुआ गया, जबकि वह दंग बैठी रह गई। ज़िंदगी में पहली बार इसने इस तरह अपनी बहन को भागते हुए देखा था। शाहरुख के पीछे बाहर निकलते हुए बुरी तरह इनसे टकराई थी, जो शाहरुख को रास्ता देते हुए हक तक खड़े थे। ओहो, व्हाट अ रोमांटिक सीन। अरे कोई कैमरा लाओ, तस्वीर बनाओ। सिद्रा का सर मजीद इनके सीने से लगाते हुए मोमो ने आवाज़ लगाई। भाभी को पकड़ के रखो, मैं तस्वीर ले रहा हूँ। शाहरुख ने फ़ौरन ही अपना सेल निकाला। क्या करे तुम? बताऊँ भी तुम्हें? वो शाहरुख पर धाड़े थे। मोमो ने फ़ौरन ही सिद्रा को पकड़ के पीछे हटाया। किसी ने मुझसे मार खाकर तुम यहाँ से जाओगी, हटो। इसे घिरक कर पीछे हटाते हुए वो अंदर की जानिब बढ़ गए। तुम्हारी कमर की लचक अभी भी न गई? इसने सिद्रा को पकड़कर अपनी तरफ खींचा। दफ़ा हो जाओ तुम। मुस्कुराहट छुपाए हुए इसका हाथ झटकती आगे बढ़ गई। अरे तो कहाँ जा रहा है मेरी मक्खन मलाई? लपक कर इसने बाहर जाते शाहरुख की शर्ट दबोच ली। अरे छोड़िए, हमें सबके सामने हमारी इज्जत ख़राब कर रख देती हैं। खुद को वो छुड़ाते हुए चिल्लाया था। ला हौला वला कुव्वत। एक झटके से खुद को छुड़ाते हुए बाहर निकला था, जबकि वो हंसते हुए अंदर की सिमत आई। टीवी से नज़र हटाकर वो इसकी तरफ मतवज्जा हुई और अगले ही पल अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। मलका, जज्बात ड्रामे ना कर, वापस बैठ जा। इसके लड़ताड़ने वाले अंदाज पर वो हिफ़्फ़त ज़रा नज़रों से देखती वापस बैठ गई। ना भाई, तुझे अब मुझसे भागने की कतई कोई ज़रूरत नहीं। ओके, तुझसे अपनी सारी दुश्मनी ख़त्म। वो बोलते हुए इसके करीब जा बैठी, जो सारा के ने हैरान नज़रों से इसे देखा था। अरे ऐसे क्या देख रही दीदे फाड़ के? ना बेटा, हमसे ना कुछ छुपा है ना छुपा रह सकता है। अरे दिल खुश कर दिया तूने बेटा। तू सूरजमुखी की छाँव में बैठकर अपने हमारे बच्चों को कहानियाँ सुनाएगी। दंग बैठी सारा की गर्दन में हाथ डालकर मोमो ने इसे करीब किया। ना, ये ड्रामे क्या करी है भाई तू? बड़े से जन्म की दुश्मनियाँ चल रही हैं तेरी, और छोटे पर मोहब्बतें निछावर हो रही हैं। ये हो क्या रहा है? मुझे नहीं पता। इसका हाथ गर्दन से निकालते वो अपनी मुस्कुराहट नहीं रोक सकी थी। हाथ कैसा है अब तुम्हारा? ये तो अच्छा खासा जल गया। इसका हाथ पकड़े मोमो ने पूछा। हाँ, मगर अब तो बेहतर है, वो बोली थी। फिक्र मत करना, एक भी निशान बाकी नहीं रहेगा, और अगर रह भी गया तो भी हमारे सूरजमुखी ने ये हाथ नहीं छोड़ना। इसकी तसल्ली देने पर सारा ने मुस्कुराते हुए इसे देखा। लीजिए गरम गरम गुलाब जामुन। डिश टेबल पर रखते हुए सिद्रा ने मुस्कुराते हुए कहा। सारा ने बनाए हैं। एक मुस्कुराती नज़र शौहर पर डालकर दूसरी जानिब मुतवज्जा होगी। और इन सब पर मेरा हक है। शाही, तुम तो इसकी तरफ नज़र उठाकर भी मत देखना। और छोटे भाई, एक आध आप ले लीजिए। मजबूरन मुझे कहना पड़ रहा है, वरना। एक मानी की नज़र सामने बैठी सारा पर डालते हुए शान ने मुस्कुराते हुए शेष को देखा था। तुम्हें किसने कहा मजबूर होने के लिए? शेष को मीठा पसंद नहीं? अभी दुनिया में आए हो जो कुछ नहीं पता नहीं है। शम्स हद दर्जा खुश्क लहजे में बोले, जिस पर शान ने हैरत से शेष के संजीदा होते चेहरे को देखा, जैसे पूछ रहा हो कि वाकई ये कब हुआ। दूसरी जानिब सारा ने एक चुभती नज़र बहन पर डाली, जो नज़र चुरा गई। अगले ही पल अपनी जगह से उठते हुए इसने गुलाब जामुनों की डिश एक झटके से उठा ली। मैंने इसमें जहर मिला रखा है, इसलिए अब किसी को भी खाने की ज़रूरत नहीं है। सुलग कर बोलते हुए जो डिश उठाया किचन की सिम चली गई। शदीद नागवार नज़रों से उसे देख रहे थे, जो किचन से निकलते हुए एक तेज़ नज़र ही इन पर डालती वहाँ से चली गई थी।
शदीद भुनाहट के साथ इसने सेलफोन उठाया। क्या है? फाड़ खाने वाले लहजे में पूछा गया। मुझे अभी और इसी वक्त गुलाब जामुन खाने हैं। बहुत संजीदगी से कहा गया। अभी अपने भाई के सामने ही क्यों नहीं कहा? ज़ुबान बंद हो गई थी क्या तुम्हारी? वो बुरी तरह जल कर इसे लताड़ रही थी। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे अभी और इसी वक्त गुलाब जामुन खाने लेकर आओ। इस पर कोई असर नहीं हो रहा था जो दोबारा बोला। बात सुनो, इस वक्त मेरा दिमाग मजीद ख़राब किया तो मैंने सीधे तुम्हारे कमरे में घुस से तुम्हें पंखे से लटका देना। वो भड़क कर बोली। सारा मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, मजीद कहा गया। अरे तुम्हें क्या? मैं चिल्लाकर वो कुछ कहने लगी मगर वो लाइन डिस्कनेक्ट कर चुका था। दरवाजे पर दस्तक हुई तो वो सूरत से उठकर दरवाजे तक किया। दंग नज़र से वो इन दोनों को देख रहा था जो आगे पीछे झूमते झामते कमरे में दाखिल हो रहे थे। तुम लोग क्यों आ गए हो? वो पूछ रहा था। क्योंकि ठंडी मशीन सिर्फ इस कमरे में चलती है छोटे भाई जान। नींद में डूबी आवाज़ में इतला देते हुए शाहरुख बेड पर दराज हो गया। छोटे भाई भी ये नाइट बल्ब भी ऑफ कर दे वरना मेरी नींद डिस्टर्ब होगी, से हिदायत देते हुए शान भी लंबी तान कर लेट गया। शदीद कोफ्त के साथ नाइट बल्ब ऑफ करने के बाद वो बेड की सिमत आकर बची हुई जगह खुद दराज हो गया। कुछ देर तक वो सब्र के साथ बर्दाश्त करता रहा मगर एक बार फिर इसने चिल्लाए हुए अंदाज में शाहरुख का हाथ और फिर पैर खुद पर से हटाया। सर के नीचे हाथों का तकिया बनाए हुए आंखें बंद करते करते रुककर शान की तरफ मतवजा हुआ जो नींद में गर्दन पर हाथ फेरते हुए उठ बैठा था। यह मंजर इसके लिए नया नहीं था। शान अपनी आधी नींद उठ बैठकर और आधी नींद लेटकर पूरी किया करता था। तरीकी में आंखें खोले वो शान की सारी कार्रवाइयों को बासानी देख सकता था जो अब शाहरुख पर लुढ़कता हुआ इसकी सिमती आ रहा था। नाचार एक तकिया खींच कर निकालते हुए इसने नीचे कारपेट पर रखा और एक बार फिर सोने की कोशिश की। दरवाजे में उभरती मध्यम दस्तक पर वो जो नीम गनूदगी में था चौंक कर दरवाजे की सिमत में तवज्जो और एक बार फिर दस्तक हुई जिस पर इसके होश उड़े। सूरत से उठकर वो दरवाजे की सिमत बढ़ा था जब वो खुद ही दरवाज़ा खोलते हुए अंदर दाखिल होगी। दंग खड़ा वो इसे देख रहा था जो बिना रुके किसी भी जानिब देखे बगैर सीधी स्टडी टेबल तक गई। लो ठूंस लो गुलाब जामुन। प्लेट टेबल पर रखते हुए इसकी सिमत पलटी थी मगर अगले ही पर इसका ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे ही रह गया। इसके हाथ मुंह पर सख्ती से अपना हाथ जमाए दूसरा बाजू इसके पुश्त के गिर्द बांधे खींचता वो एक जानिब बिल्कुल दीवार के करीब पहुंच गया था। अलबत्ता नजरें दाएं जानिब बेड की सिमत ही थी जहां औंधा लेटा शान नींद में कसमसा रहा था। दूसरी जानिब फटी फटी आंखों से बेयकीन नज़रों से देख रही थी जिसके इंतहाई करीब होने पर इसकी रूह फना होने लगी। अगले ही पल पूरी जान लगाकर सारा ने इसका हाथ अपने मुंह से हटाया था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतने गिरे हुए हो सकते हो। अगर तुमने मेरे साथ कोई गलत हरकत की तो सदमे के साथ वो भिंची हुई आवाज़ में गुर्रा रही थी जब शहीद ने दहल कर दोबारा इसके मुंह पर हाथ जमाते हुए इसकी आवाज़ बंद कर दी। मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करा बेवकूफ़ लड़की। वो मध्यम मगर झलाई हुई आवाज़ में बोला मगर दूसरी जानिब सारा ने कुछ भी सुने बगैर दोनों हाथों से इसे परे धकेल दिया। लड़खड़ाते हुए भी वो इसे रोकने की कोशिश करता रह गया मगर वो मछली की तरह फिसल कर इसकी गिरफ्त से निकल कर भागी भी तो बेड की सिमती भागी थी। अंधेरे में वो धुम से पैर शान की पुष्ट पर जमा कर बेड पर चढ़ी थी जिस पर वो कराते हुए एकदम ही उठ बैठा था। जबकि इसके उठने पर सारा का तवाज़ुन बिगड़ा तो वो सर के बल गिरी और अगले ही पर शाहरुख छलक के बल चीखता हुआ उठा था कि सारा का सर इसके पेट से जाकर टकराया था। दूसरी जानिब शान ने सूरत से उठकर लाइट ऑन की। आंखें फाड़े शाहरुख इसे देख रहा था जिसका सर इसके उठने पर लुढ़क कर घुटनों पर चला गया। इससे पहले कि सारा के हलक से चीखें निकलती साख्त खड़े शहीद ने एक ही जज्बे जाकर इसके मुंह पर हाथ रखे। क्या कर रहे छोटे भाई? मेरे टांगे टूट जाएंगी, पूरा वजन डाल दिए। शाहरुख तकलीफ से चीखा। बड़े भाई की आवाज़ आ रही है, शायद वो ऊपर ही आ रहे हैं। हकदक खड़े शान की तला पर इन सबके ही चक्के छू। तुम मुझे ज़िंदा देखना चाहती हो तो ज़रा सी भी आवाज़ मत निकालना। शहीद ने इल्तिजाई लहजे में इसे हिदायत की जो सफ़ेद पड़ते चेहरे के साथ इसी तरह शाहरुख के घुटने पर सर रखे साख थी। दूसरी जानिब एक सेकंड का भी वक्त जाए के बगैर शहीद ने सूरत से शाहरुख के कंधे से लटकती चादर खींच के सारा पर डाली और अगले ही पल इस बड़ी सी चादर में इसे किसी रोल की तरह लपेटता हुआ बेड की पाइंती तक ले गया था। पलक झपकते वो तैयार रोल उठाकर बेड की दूसरी जानिब से नीचे धकेलने में इसे देर बिल्कुल नहीं लगी। किसी ने भी अगर ज़ुबान खोली तो तनबीही नज़रों से इन दोनों को देखते हुए इसने बात अधूरी छोड़ी थी जिनके मुँह और आंखें एक साथ ही खुले हुए थे इस कार्रवाई पर। कमरे में दाखिल होते ही इन्होंने हैरत से कमरे के वस्त में खड़े शान और बेड पर गुमसुम बैठे शाहरुख को देखा जबकि वो बेड के दूसरी जानिब घुटनों के बल बैठा इस वक्त पसीना पसीना हो चुका था। क्या हुआ? कौन चीखा था यहाँ? हैरत से पूछते हुए वो मजीद अंदर आए जबकि इनके सवाल पर इन दोनों की नज़र सीधी शहीद की सिमत गई थी जो कुछ बोलने के काबिल ही नहीं था। बड़े भाई, कमरे में छिपकली आ गई थी। शान ने फ़ौरन ही पोजीशन संभाली। और तुम लोग छिपकली से डर गए? बेवकूफ़ अहमक हो तुम लोग। मैं परेशान होकर आया हूँ यहाँ के न जाने क्या हो गया। वो बुरी तरह डांटते बोले। तुम वहाँ क्यों बैठे हो? इन्होंने शहीद को देखा था। बड़े भाई, छिपकली बेड के नीचे है। शहीद को घूरते हुए शाहरुख ने इतला दी। हटो, मैं देखता हूँ। शम्स बोलते हुए आगे बढ़े जो हड़बड़ाकर अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। मैं देख चुका हूँ, कुछ नहीं है यहाँ। मुझे भी बस वहम हो गया था कि कमरे में छिपकली है। वो मुश्किल ही खुद को नॉर्मल करते हुए इत्मीनान दिला रहा था। ठीक है तो फिर अब मुँह बंद करके सो जाओ, दोबारा कोई भयानक आवाज़ मुझ तक न पहुँचे। ताकीद करते वो जाने के लिए पलट गए जो शहीद की जान में जाना ही मगर अगले ही पल इसका सांस रुका जब शम्स रुक कर दोबारा पलटे। ये दोनों तुम्हारे कमरे में क्या कर रहे हैं? वो शहीद से पूछ रहे थे। चलो तुम दोनों नीचे अपने कमरे में, यहाँ रहे तो ऐसी उधम मचाए रखोगे। वो इन दोनों को बाहर निकलने का इशारा कर रहे थे। जी अच्छा। शान फरमाबरदारी से सर हिलाता इनके पीछे जा रहा था जब शाहरुख ने सूरत से इसका बाजू पकड़ के रोका। बड़े भाई, नीचे वाले कमरे में बहुत गर्मी लग रही है, बस आज रात और यहाँ सोने दे। शान का बाजू तो बचे वो इनसे इल्तिजा कर रहा था। इसकी बातों में मत आए भाई, ले जाएं इन दोनों को, मुझे भी सोने नहीं दे रहे, तंग कर रहे हैं। वो फ़ौरन ही बोलता हुआ करीब आया।
छोटे ज़ुबान खुले ना खुले मगर चादर खुलने में 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे। शाहरुख ने इसके कान के करीब मन बनाया था तो वो इसने नागवारी से इसके चेहरे को देखा। अच्छा रहने दे, ये दोनों आज यहीं से हो जाएंगे। बिलाखिर इसे ब्लैकमेल होकर शम्स से कहना ही पड़ा। इसका रुका हुआ सांस बहाल हुआ जब शम्स सारा के कमरे के बंद दरवाजे के सामने से गुजरते हुए सीढ़ियाँ उतर गए थे। दरवाज़ा बंद करने के बाद वो इन दोनों की सिर्फ पट्टा जो सीने पर हाथ लपेटे से ऊपर से नीचे तक घूरने में मसरूफ थे। क्या कह रहे थे तुम? क्या है बेड के नीचे? नागवारी के साथ बोलते हुए शाहरुख की सिर पड़ा। छोटे भाई मुझे हाथ भी लगाया तो कसम से बड़े को आवाज़ दे के बुला लूंगा। पीछे हटते शाहरुख ने इसे धमकाया। छोटे भाई आज आप मेरी नज़रों से गिर गए, शान ने बड़े दिलगीर अंदाज में कहा। बकवास ना कर। नागवारी से छेड़ते हुए 2 इस कदमों के साथ बेड की सिमत गया था। वो चले गए। चादर से सर निकालते हुए पूरी हुई रंगत के साथ हाँपती हुई उठ खड़ी हुई। दम घुट रहा था मेरा, अगर 2 मिनट भी और यहाँ रुकते तो दुनिया जाए भाड़ में। मैंने तो उठकर खड़े हो जाना था। चादर से निकलने की कोशिश करते हुए भुनाते अंदाज में बोले, अरे कहाँ फंस गई तोबा। अपने गिट बुरी तरह लिपटी चादर में फंसी वो मजीद झलाई थी। जो शहीद फ़ौरन ही आगे बढ़कर इसे चादर से आज़ाद होने में मदद देने लगा। और आफरीन है तुम्हारी क्विक सर्विस पर, जिसका निशाना मुझे बनाकर कूड़े क्रिकेट की तरह फेंका था तुमने मुझे इस शाम में आने में। चादर इसके हाथों में पटकते हुए मजीद जलकर बोली, आई एम सॉरी, कहीं तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? वो बेहद शर्मिंदगी के साथ बोला, मेरे दिमाग पर चोट लगी है जो दौड़ी चली है तुम्हारी फरमाइशें पूरी करने। इसके खा जाने वाले अंदाज पर शेष ने गड़बड़ाकर सामने इन दोनों को देखा जो मर जाने की हद तक दंग खड़े थे। अभी मेरा दिल बोल रहा है कि ज़मीन फटे और मैं इसमें समा जाऊँ। खूनख्वार नज़रों से इन दोनों को देखते हुए शाहरुख किलस कर बोला, क्यों तुम्हारा मुंह किसने काला कर दिया जो ज़मीन में समाओगे? और माफ़ करना, वहाँ भी तुम जैसा कोई जगह नहीं मिलेगी। सारे ने नागवारी से देखते हुए कहा। और क्या कह रहे थे तुम? ये तुम्हारी नज़रों से गिर गया? आंखें सुकेड़े हुए अब शान को घूर रही थी जो होंग पड़ा बनाया चेहरा बनाए फ़ौरन ही नफ़ी में सर हिला रहा था। ज़्यादा मासूम बनने की ज़रूरत नहीं, तुम सबकी करतूत पता है मुझे, ज़ुबान न खुलवाना मेरी। वो खूनख्वार नज़रों से इन दोनों को देखते हुए बोली, किसी ने भी मेरे भाई को धमकाया ना? शाहरुख ने अपनी हथेली पर मुक्का मारते हुए सारा को घूरा। तो कसम है मुझे इसकी 15 गर्लफ्रेंड्स की, बाहर निकल कर भी शौक मचा दूंगा। शान का सर अपने शाने से लगा हुआ धमका रहा था। हाँ शौक से जाओ, मगर ये सोच लेना मुझ पर उंगलियाँ उठी तो मेरी उंगली तुम्हारी तरफ उठ जाएगी। वो इत्मीनान से बोली, क्या कह रही हो? मुश्किल मुस्कुराहट रोकते हुए शहीद ने से टोका। ठीक कह रही हूँ, आऊँगी ना खुलकर इसके सामने तो होश ठिकाने आएंगे। वो झटक कर बोली, आज तो वाकई मेरे होश ठिकाने आ गए। अरे तुम लड़कियाँ तो होती बेवफा, मोहब्बतों के साथ मुझसे करती और फिर मेरे भाई के कमरे को लगाती हो। वो किलस कर बोला, इसे तो मैं आज आस्तीने चढ़ाती वो आगे बढ़ी थी कि शहीद ने फ़ौरन से रोका। बोलने से पहले कुछ सोच लिया करो शाही, क्या बोले जा रहे हो? शहीद ने नागवारी के साथ इसे खिड़का था। तो फिर मुझे बताओ ये इस वक्त तुम्हारे कमरे में क्यों आई? जलकर बोलते हुए शाहरुख ने रुक कर शान को देखा जो सीने पर हाथ लपेटे खड़ा था। तू भी कुछ भाप निकाल ले मुझसे, सांप सूंघ गया क्या? वो शान पर गुर्राया था। मैं क्या बोलूँ, मुझे तो अभी तक शौक लगा हुआ है। शान ने कहा, मैं थप्पड़ लगा कर चेहरा बिगाड़ दूंगी। वो शान पर गुर्राई थी। लो देखो अभी कुछ बोल नहीं रहा तो भड़क रही है, बोलूँगा तो क्या करेंगी? वो हंसते हुए शहीद से बोला, अब इनके सामने भी मुंह बंद रखो, बुरी तो मैं बनूंगी ना, मुझ पर ही शक किया जाएगा। सारा का चेहरा बिल्कुल रोने वाला हो गया तो वो होश में आया। ख्वाम का राय के पढ़ाड़ मत बना लिया करो, ये मेरे लिए गुलाब जामुन लेकर आई थी क्योंकि मैंने कहा था। बस इतनी सी बात है। हाँ बस इतनी सी बात है, अगर हम खुद समझदार यही कहना चाह रहे थे ना। शाहरुख ने जलकर दरमियान में कहा, छोटे भाई सच कह रहे हैं, गुलाब जामुन तो हैं यहाँ, मगर छोटे ये तो आप मुझसे भी मंगवा सकते थे। प्लेट हाथ में लिए गुलाब जामुन खाते हुए शान ने मुस्कुराती नज़रों से सारा के शर्मिंदा चेहरे को देखा। खबरदार जब किसी ने मुझे कुछ कहा। वो एकदम ही सारी शर्मिंदगी भूलकर भड़की। और तुम मुझे बता नहीं सकते थे ये दोनों घुसे में तुम्हारे कमरे में? वो अब शहीद से बिगड़ रही थी। तुमने मौका ही कब दिया कुछ बताने का? उल्टा मुझ पर शक करके शर्मिंदा कर दिया मुझे। वो नाराज़ी से देखता दूर हट गया। माफ़ कर दो, गलती होगी मुझे और कुछ समझ में नहीं आया था। वो कुछ नादम होकर बोली, रहने दो बस, मुझे पता चल गया कितना एतबार है तुम्हें मुझ पर। वो खफकी से सर झटक कर बोला, तुम्हारे भाई कम है कि तुम्हारे लाड भी ख़त्म नहीं होते? सारा ने दामद भूलकर फिर इस पर बिगड़ी जो शान के हंसने की आवाज़ बुलंद हुई थी। छोटे भाई इससे पहले कि मैं गिरेबान फाड़ के बाहर निकल भागूँ, सच सच बता दो ये कौन से सीन पार्ट चल रहे हैं और कब से चल रहे हैं? शाहरुख बुरी तरह झल्लाए हुए बोला। दूसरी जानिब शहीद शर्मिंदगी के साथ कुछ बोल नहीं सका। बात सुनो, ज़रा मत बोलो तुम, समझे? सारा ने नागवारी से घूरा। क्यों ना बोलूँ, मैं सब समझ में आ रहा मुझे, आंखें खुल गई हैं मेरी आज। और मिस सारा तुम मुझे ये बताओ, जो तुम्हें आई लव यू मैं कह चुका था इसका क्या होगा? वो पैर पटकता हुआ सारा की तरफ है। इसकी पतंग बनाकर उड़ा दी मैंने, शक्ल देखी है मैंने, मैं छिछोरा कहीं का। नागवारी से झिड़कते हुए वो आगे बढ़ी थी जबकि इसने खा जाने वाली नज़रों से कहका लगाकर हंसते शान को और शहीद के मुस्कुराते चेहरे को देखा। बात सुनो, इनकी शक्ल पर फिदा हुई हूँ ना तुम तो जाते जाते मेरी बात सुनती जाओ। शहीद की सिमत इशारा करते हुए इसने ललकारा था। वो रुक कर पलटी। मुस्तकबिल में हमारे छोटे भाई के 10 बच्चे होंगे और सबके सब सूरजमुखी होंगे। इसके इंकशाफ पर शान ने एक बार फिर बेसाख्ता हंसते हुए दंग खड़े शहीद के चेहरे को देखा। और अगर तुम्हारी ये पेशेंट कोई गलत साबित हुई ना तो तुम्हारी 10 नस्लों को मैं निगल जाऊँगी, समझे? खा जाने वाली नज़रों से शाहरुख को देखते हुए दरवाज़ा खोलती बाहर निकल के जबकि इसके निकलते शाहरुख ने एक नज़र दंग खड़े शहीद को देखा और अगले ही पल वो उबलते कहकों के साथ बेड पर गिर गया। वो तो संजीदा भी होगी मगर छोटे, इमेजिन करो 10 बच्चे बेड पर लोटपोट होता। वो कहकों के दरमियान मजीद बोला, बहुत ही वाहियात इंसान हो तुझे। झेंपे हुए अंदाज में इसने नागवारी से शाहरुख को खिड़का था। वो तो ऐसे बकरा छोटे भाई, आपके पसीने की छूट रहे हैं। शान की संजीदगी से कहने पर इसने गायब दिमागी से अपनी पेशानी और चेहरे पर हाथ फेरा।
मगर अगले ही पल रुककर नागवारी से शान के हंसते चेहरे को घूरते हुए से गुलाब जामुन की प्लेट छीनी थी। बाहर निकलो दोनों, फ़ौरन से पेशतर बाहर निकल जाओ। शान का हाथ पकड़कर दरवाजे की सिमत खेलते हुए शाहरुख की तरफ भागा, जो पहले बेड से जंप लगाकर दूर हट गया। ठीक है छोटे, आज तो धक्के देकर अपने कमरे से निकाल लो, मगर याद रखना कल तुम्हारे छोटे छोटे 10 बच्चों को हमने ही संभालना है। ताना देने वाले अंदाज में शाहरुख ने इसे जताया और अगले ही पल भयानक अंदाज में हंसता शान के पीछे ही कमरे से बाहर भागा था। गुलाब जामुन किधर हाथ था ये? मैं इनके घर में रहूं तो इन्हें कांटे की तरह चुपती हूँ, घर से चली जाऊं तो आग पर लौटते रखते हैं। मेरी जान के दुश्मन बन चुके हैं। तेज़ बाइक के शोर में वो मुस्तकिल भुना रही थी। आज के बजाय अगर मैं कल जाती तो कौन सी आफत हो जाती। और तुम भी इतने फर्मा बरदार बल्कि ढीठ हो, मुझे पुप्पो के घर से लेकर ही उठे हो तुम। वो अब भी इस पर बरस रही थी जिसने कान मुकम्मल बंद कर रखे थे। किसी दिन ऐसा भागूंगी तुम्हारे घर से कि बड़े छोटे सभी सर पटकते रह जाएंगे। हद होती है इस तरह दोस्त जमाते कि जैसे मैं जर खरीद गुलाम हूँ इनकी। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? कितनी देर से मैं बोले जा रही हूँ, तुम्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा? एकदम ही इसे एहसास हुआ जो रुककर शान के कंधे को टोका दिया, मगर इस बार भी जवाब न दारित। कमाल है, सारे भाइयों के दिमाग ही अर्श मौला पर पहुंचे हुए। नागवारी से घूरते हुए वो हड़बड़ा कर रह गई। तुम यहाँ क्यों रुक गए? एक नज़र सामने रेस्टोरेंट की इमारत पर डालकर वो हैरानी से पूछ रही थी। तुम जुबान कहाँ रख कर भूल गए हो? तुम जुबान कहाँ रख कर भूल गए हो? मेरी किसी बात का जवाब तक नहीं दे रहे। वो हैरानी से खामोश बैठ शान को देखते हुए पूछ रही थी। मुझे छोटे भाई ने खास हिदायत की थी कि कान बंद करके सब सुनते रहना, मगर जुबान ना खोलना। इस बार वो इत्मीनान से बोला। क्या मतलब है तुम्हारा? इसके फाड़ खाने वाले अंदाज पर शान ने फ़ौरन ही कान पर हाथ रखा। तुम मुझे आखिर यहाँ लाए क्यों हो? ये तो इस रेस्टोरेंट के अंदर जाकर पता चलेगा, शान ने फ़ौरन ही कहा। माफ़ करना, मुझे बच्चों के साथ रेस्टोरेंट में घुसने का शौक़ हरगिज़ नहीं है, वो नागवारी से बोली। हैं, मैं तुम्हें बच्चा नजर आता हूँ? शान दंग हुआ था। अभी अगर तुम्हारा हाथ पकड़ के ज़बरदस्ती यहाँ से ले जाओ तो तुम भी मुझे नहीं रोक सकोगी। किन हवाओं में हो? शान ने मुश्किल मुस्कुराहट रोकी। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, क्या बोल रहे हो तुम? ज़रा सी शर्म नहीं आई तुम्हें जो मुझे यहाँ लेकर आए? मुझे तो बहुत शरीफ लगते थे तुम, मगर यहाँ तो तुम्हें भी हवा लगी है। सब्र करो ज़रा। गुस्सीली नज़रों से घूरते हुए सारा ने अपने बैग से सेलफोन निकाला, जबकि शान पर मुश्किल मुस्कुराहट छुपा इसके करीब में देख रहा था जहाँ वो करीब आता दिखाई दे रहा था। वो कौन से कमीने मर्द होते हैं जो अपनी महबूबा की खातिर इसके भाइयों के हाथों जलीलो ख्वार होकर अस्पतालों में पहुँच जाते हैं? और एक यहाँ मैं हूँ जो तुम्हारे भाइयों के तफैल किसी दिन पागलखाने पहुँच जाओगी और तुम एकदम ही रुक कर वो इसकी जानिब में तवज्जो हुई जो सेलफोन कान से लगा इसके बराबर ही आ रुका और अब मुस्कुराती नज़रों से इसके बखरे हुए सुरख चेहरे को देख रहा था। बोलो बोलो, रुक क्यों गई? इसके सामने भी तुम मेरे हमारे कसीबतें पढ़ सकती हो। शान हंसते हुए बोला। वैसे छोटे भाई, सारा के साथ चंद मिनट भी गुजारने के लिए बंदे को तबीयत से ढीठ होना चाहिए। शान ने मजीद कहा। बगो मत और चलो अब 9-11 हो जाओ, बस यहीं तक के रुपए दिए थे मैंने तुम्हें। मुस्कुराहट रोकते हुए इसने शान को हिदायत दी। वो तो इन मोहतरमा को यहाँ तक लाने के थे, अब मुंह बंद रखने के लिए भी तो कुछ ने। शरारती लहजे में बोला। मैं जहर न दे दूँ तुम्हें? वो भड़की थी, जबकि शान ने फ़ौरन ही बाइक स्टार्ट कर दी। और तुम्हारे सर पर कोई भूत सवार है जो मुझे यहाँ बुलाया? तुम सब ने आकर मुझे समझ के रखा है मैं कोई कठपुतली हूँ जो सब मुझे अपने इशारों पर? बस चुप। इसके एकदम ही दरमियान पर टोकने पर वो दंग हुई थी। अब चले, खशमगी नज़रों से इसे देखते हुए आगे बढ़ने का इशारा कर रहा था। टेबल की दूसरी जानिब इसके सामने बैठते हुए बकौर इसके तने हुए चेहरे को देख रहा था। मैं तुम्हारी हर बात सुनने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, लेकिन पहले ये बताओ क्या खाना है? मैंने कार्ड इसके सामने रखते हुए वो बोला था। इस वक्त तो तुम्हें खाने को दिल चाह रहा है, वो भी चबा चबा कर। वो गुर्रा कर बोली। सारम निकल जाओ, ये चबा चबा कर, मुझे कोई एतराज़ नहीं। बिस्मिल्लाह करो। वो बेसाख्ता मुस्कुराहट के साथ बोला। तुम्हारा ये गुस्सा किसी दिन मेरी जान ही ले जाएगा। वो इसके बिगड़े तासुरात देखते हुए इस मजीद बोला। इससे पहले तो तुम कभी मुझे इस तरह होटलिंग के लिए नहीं लाए, आज कौन सी मुसीबत आ पड़ी थी? वो चुपते हुए लहजे में पूछ रही थी। आज मुझे मजबूरन ऐसा करना पड़ा, वरना तुम जानती हो मैं इस चीज़ को पसंद नहीं करता। वो संजीदगी से बोला। दूसरी जानिब वो नागवारी से सर झटक कर रह गई। सारा, मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ ज्यादती कर जाते हैं, वो तुम्हारे साथ ज्यादती कर जाते हैं, मगर की बात रहने दो। शेष तुम्हारे भाई ने किस चीज़ की गुंजाइश ही नहीं छोड़ी है। सारा ने फ़ौरन इसकी बात काटी तो वो चंद लम्हों के लिए खामोश सा हो गया। क्या तुम बाद में भी इस तरह मुझे छोड़कर अपने पप्पो के घर चली जाया करोगी? इसके कहने पर सारा ने नागवार नज़रों से देखा। कोई कसर बाकी नज़र आ रही है तुम्हें जो बात की बात कर रहे हो? मेरा दिमाग नहीं पलट गया जो मुँह उठाकर तुम्हारे घर से चली गई थी? वो बिगड़ कर बोली। ज़रा सी बात का तमाशा बना रखा था उन्होंने। मैं इनके बच्चों से मोहब्बत करूँ तो ये इनसे बर्दाश्त नहीं होता। बेनियाज हो जाओ तो भी इन्हें चैन नहीं पड़ता। कल किचन में हनी के लिए मैं नूडल्स बना रही थी, पता नहीं कहाँ से इसके हाथ में छुरी आ गई। इसे कोई नुकसान ना पहुँच जाए इसलिए मैंने ज़बरदस्ती से छुरी ले ली, मगर वो बजीद रही कि छुरी चाहिए। मैंने इसे डांट कर किचन से बाहर निकल जाने का कह दिया और बस गज़ब ही हो गया, नाजिल हो गए। वो इतनी बुरी तरह मेरे सामने इन्होंने हनी को डांटा कि मैं खुद शर्मिंदा हो गई। मैंने रोका तो झिड़क कर रख दिया मुझे। वो कोई लिहाज नहीं रखते तो मैं क्यों खामोशी से सब कुछ सुनती हूँ? मगर फिर भी कुछ कहने से पहले मुझे तुम्हारा ख्याल आ गया, बस आप ही को इतला देकर शान के साथ पप्पो के घर चली गई, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं वहीं रुकी रही तो कोई ना कोई ऐसी बात दोबारा होगी जो मुझे इनके मुँह लगना पड़ेगा। इन्हें ये तो कभी नजर न आया कि मैं इनकी औलाद पर जान देती हूँ, मगर मेरी डांट टपट ज़रूर नजर आ जाती है। सूरज चेहरे के सामने जैसे फटी पड़ी थी। अगर पप्पो को इन सब बातों को पता चल गया तो वो कभी मुझे तुम्हारे घर रहने नहीं देंगी। हमारे घर के मामले में तुम्हारी पप्पो को दरमियान में आने की ज़रूरत नहीं है। वो जो इतनी देर से सब कुछ खामोशी से सुन रहा था, इसके आखिरी जुमले पर खामोश नहीं रह सका। यहाँ बात मेरे मामले की और इन्हें पूरा हक है दरमियान में आने का। वो मोहब्बत करती है मुझसे। इतने फ़ख्र से तुमने कभी किसी और की मोहब्बत का इतराफ़ नहीं किया। इसके फ़ौरन कहने पर सारा ने एक नज़र इसके संजीदा चेहरे पर डाली। कोई फ़ख्र करने वाली मोहब्बत भी तो करे। वो नागवार लहजे में बोली। तुमने ठीक कर, कसूर शायद मेरा ही है।
कि मैंने कभी अपने भाई के सामने सर उठाने की कोशिश नहीं की, मगर ये भी मैं कभी नहीं चाहता कि मुझ पर से तुम्हारा भरोसा ही खत्म हो जाए। टेबल के सर पर नजर जमाए वो संजीदा और मध्यम लहजे में बोला, तुम्हें ये कहा किसने है कि तुम इसके सामने सर उठाओ? बस तुम बैठ के तमाशा देखो। इसके तलख लहजे पर शेष के चेहरे का रंग बदला। शान को बुलाओ यहाँ फ़ौरन, मुझे नहीं बैठना तुम्हारे सामने मूरत बनकर। वो बिगड़े अंदाज में बोली, चलो। वो एकदम ही अपनी जगह से उठा, मुझे तुम्हारे साथ इस शान के साथ जाना है। वो इसी नागवारी से बोली। दूसरी जानिब वो इसी के चेहरे पर से नजर हटाता तेज़ कदमों के साथ आगे बढ़ गया, जबकि वो बुरी तरह तिल मिलाकर इसकी पुश्त को देखती रहेगी जो अब जा चुका था। इसकी आंखें नम होने लगी कि इसे उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह से यहाँ छोड़ के चला जाएगा। तब भी वो कुछ चौंक कर इसी टेबल की जानिब मतवजा हुई जहाँ कुछ लड़के से अपनी तरफ ही मतवजा नजर आए। मगर चौंकने की वजह यह थी कि इनमें से 2 लड़के उठकर इस टेबल की तरफ आ रहे थे जो बिल्कुल इसके सामने कुछ फासले पर मौजूद थी। कुर्सियों का रुख सारा की जानिब करते हुए दोनों बैठ चुके थे। दूसरी जानिब वो सुन होने लगी। इसे तन्हा बैठे देखकर वो सब क्या समझ रहे थे इसे समझ नहीं आया, मगर इनकी मुस्तकिल खुद पर जमी आर पार होती नज़रों पर वो ठंडी पड़ गई, वरना वो इतनी जल्दी घबरा जाने वालों में से नहीं थी। सूरत से मेन्यू कार्ड उठाकर चेहरे के सामने करते हुए इसने बैग से सेलफोन निकाला और मध्यम आवाज़ में चंद लफ्ज़ों की अदायगी करने के बाद रेस्टोरेंट के ग्लास डोर की जानिब देखा। इसके साथ ही इसका रुका हुआ सांस बहाल होने लगा। हैरान नज़रों से सारा के फ़क चेहरे को देखता वो करीब आया और फिर एक निगाह गलत इन दोनों पर डाली जो अपनी जगह से उठकर वापस इस टेबल की समीप बढ़ गए जहाँ इसके साथी लड़के मौजूद थे। तुम्हें ये लग रहा था कि मैं तुम्हें यहाँ तनहा छोड़ के चला गया हूँ? इसके संजीदा चेहरे पर वो लहजे पे वो कुछ बोल नहीं सकी। मैंने सिर्फ कहा था और तुमने यकीन भी दे दिया कि तुम्हें ज़रा सा भी मुझ पर भरोसा नहीं हूँ। मुझे खुद पर भरोसा नहीं है। इसकी जानिब देखे बगैर वो बोली, यहाँ सिग्नल ही मिले थे इसलिए शान को कॉल करने बाहर चला गया था, वो अभी कुछ देर में आ जाएगा। मुझे माफ़ कर दो गुजरे में, पता नहीं मैंने शर्मिंदगी के साथ वो बात भी मुकम्मल नहीं कर पाई सकी। कोई एक्सक्यूज़ मत दो, अगर तुम अपने दिल की बात मुझसे नहीं कहोगी तो किससे कहोगी? अभी भी कहीं कुछ गुबार अंदर है तो वो भी निकाल दो। इसका लहजा मसाले आना था मगर वो फिर भी नज़र नहीं उठा सकी। कोई पेन वगैरह है तुम्हारे पास? कुछ लम्हों बाद इसकी आवाज़ पर सारा ने नज़र उठाकर इसे देखा। वो फिर खामोशी से अपना बैग खोला। पेन तो इसके पास भी मौजूद नहीं था, मगर जो था वो कुछ तजब्जब के साथ इसने शेष के सामने रख दिया और कुछ हैरत से देखा जो टेबल पर खूबसूरती से सजे टिश्यू पेपर्स में से एक टिश्यू निकाल के सामने रख रहा था। ये क्या है? पेंसिल का कैप उतारते हुए इसने सारा से पूछा। पेंसिल है, इसने जाने देखे बगैर वो बोली। ये कैसी पेंसिल है? इसने मज़ीद पूछा। लिप पेंसिल है, वो इसी संजीदगी से बोली। कभी इस्तेमाल भी करती हो? पेपर पर कुछ लिखते हुए इसने मुस्कुराती नज़रों से सारा के चेहरे को देखा। कभी कभी करती हूँ, जवाब देते हुए इस पर सारा ने नज़र उठाकर इसके लबों पर दबी मुस्कुराहट को देखा। अच्छा फिर इस वक्त कहाँ, मैं कहाँ हूँ? तो बोलते हुए इसने टिश्यू पेपर सारा की सिमत बढ़ाया तो इसने बेसाख्ता झैंपी हुई मुस्कुराहट के साथ टिश्यू ले लिया। ब्यूटीफुल पिक्चर और पिक्चर्स ऑर्डर यू Beautiful pictures are developed from negatives in a dark room. So if you see darkness in your life, be sure that God is making a beautiful picture for you. टिश्यू पेपर पर लिखी कलरफुल तहरीर पर से नज़र हटाकर सारा ने इसके चेहरे को देखा। कुछ समझ आया माय प्रिंसेस ऑफ हेवन? वो मुस्कुराते लहजे में बोला। जवाबन इस बात में सर हिलाते वो खुलकर मुस्कुराई। मुझे तो तुम अच्छी तरह गर्दन तक फुल कर चुकी हो, मगर तुम्हारी एनर्जी जो ज़ाया हुई इसके लिए तुम्हें कुछ खिलाना ही पड़ेगा। मैं खुद ही कुछ मंगवाता हूँ। बोलते वो मेन्यू कार्ड उठा चुका था, मगर शान आने वाला सारा को याद है। ना वो इतना अहमक है और ना मैं इतना बेवकूफ़ हूँ। मैं बाहर इसलिए से कॉल करने गया था कि इसे ये बता दूँ कि वो तुम्हें एक की बजाय 2 घंटे बाद लेने आए, क्योंकि मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि 1 घंटा तो तुम्हारा मूड ठीक होने में लगेगा ही। अब बाकी जो 1 घंटा बचा इसमें सिर्फ मैं बोलूँगा और तुम सुनोगी। अच्छा? इसके जताने पर वो बस मुस्कुराती नज़रों से देख रही थी जो बेटर को अपनी तरफ आने का इशारा कर रहा था। लाउंज में आते हुए इन्होंने एक नज़र इस पर डाली जो चादर में छुपी सोफे पर दुबकी हुई थी। क्या हुआ इसे? इन्होंने सिद्रा से पूछा। तबीयत कुछ ठीक नहीं? कब से? दोबारा एक नज़र इस पर डालकर मज़ीद पूछा। शाम से ही कुछ टेम्परेचर था मगर अब ठीक है, मैंने टैबलेट दे दी। और आप सब ने कितना वक्त लगा दिया वापस आने में? बोलते वो रुककर मोमो की तरफ मतवज्जा हुई जो बिगड़े चेहरे के साथ आ रही थी। अपनी तो इतनी खूबसूरत गाय ले आए और हमारी इतनी काली खौफनाक गाय लाए हैं, वो जलकर बोली थी। तुम्हारे भाइयों की आंखों में समा गई थी वो इनका सर खाओ जाके। शम्स ने घिरका था। मुझे नहीं पता, गाय एक्सचेंज करें। वो बजीद हुई। ख्वाम का रोक दिया मैंने आतिफ को, वरना मारता तुम्हें सबके सामने। तब शांत होकर बैठती तुम। आप मुझे अपने वाली गायें दे रहे हैं या नहीं? वो दरमियान में बिगड़ी। जाओ बाहर खड़ी है, लेट जाओ। नागवारी से घूरते हुए आगे बढ़ गए। और जो वो गाय के बॉडीगार्ड खड़े कर रखे हैं आपने, इनसे कौन निपटेगा? वो पीछे चीखी थी। बहुत ही अहमक हो तुम। ये हमारी आपकी कब से शुरू होगी इस घर में? खबरदार जो कुर्बानी के जानवर मीन मेख निकाले तुमने। शुक्रदानी करी कि अल्लाह ने इस काबिल तो किया हमें। सिद्रा ने से ठीक ठाक लताड़ा था। मैं शही से कह रही हूँ वो इधर वाली गाय भी तुम्हारे हवाले कर दें। रहने दे, बाहर सब इस काली गाय का मजाक बना रहे हैं। वो भड़क कर बोली। तुम ही मौका दे रही हो सब इस तरह जल भुन के। सिद्रा ने मजीद खिरका जबकि वह सर छटकती इसकी तरफ बढ़ गई जो आवाज़ों पर उठ बैठी थी। चलो तुम पहले हमारी गायें देखो, इसने बोलते हुए सारा का हाथ पकड़ के उठाया। बाहर आते वो दंग हुई थी। गाय बकरों की रौनक देखकर मोमो के हमरा इसके पोर्शन की जानिब बढ़ी थी जब अकब से आती पुकार पर रुक कर पलटी। मत जाओ ब्लैक ब्यूटी के पास, डर जाओगी। वो यकीनन सारा को खबरदार कर रहा था। लो, गाँव के पुराने पीपल के दरख्त के नीचे उगा हुआ 70%
टिंड मिंड सूरजमुखी भी बोल उठा, खा जाने वाले अंदाज में इस पर मोमो बरसी, जो सारा बेसाख्ता हंसते हुए इसका हाथ पकड़ के आगे बढ़ गई। इस वक्त वो अपने चंद कजन्स के हमरा महव गुफ्तगू था जब एकदम ही चौंक कर शाहरुख को देखा, जिसने सफ़ेद गाय की रस्सी छोड़कर इसे इस जानिब बढ़ा दिया था जहाँ वो दोनों ब्लैक गाय के पास मौजूद डिस्कशन में मगन थी। एक साथ ही दोनों की पुछ से कुछ टकराया, वो चौंक कर पलटी, गाय मलती आँख गाय के गले मिलती गाय की मोटी मोटी आंखों से इनकी फटी हुई आंखें मिली और अगले ही पल दोनों की चीखें, बुलंद चीखें फिजा में गूंजी थी। इसे कमरे से बाहर आते देखकर सारा ने खिड़की का ग्लास एक तरफ सरकाया। सॉरी, अगर तुम सो रहे थे तो मुझे बता देते, मैंने तुम्हारी नींद खराब कर दी। इसकी नींद से बोझल आंखें देखते हुए शर्मिंदा होकर बोली, नहीं मैं सो तो नहीं रहा था, हाँ नींद ज़रूर आ रही थी मुझे, इसलिए कुछ देर पहले सोने के लिए लेटा था। वो इसकी शर्मिंदगी दूर करते हुए बोला, और आज खैरियत तो है, वरना तो मैं ही आता हूँ, तुम मुझे इस तरह याद नहीं करती। हाँ मुझे आज याद आया कि 3-4 दिन से तुम्हारा चेहरा मेरी खिड़की में रोशन नहीं हुआ, तो ज़रा आज खुद ही बुलाकर दीदार कर लूँ। वो खश्मगी नज़रों से देखते हुए बोली, अब तुम्हारे इस सच ने तो मुझे आसमान पर पहुँच जाकर सारी नींदें ही उड़ा दी। वो बोला जबकि वो मुश्किल ही अपनी हंसी रोक सकी। आज तुमने खिड़की का पूरा शीशा हटा दिया, अगर मैं अंदर आ गया तो? मुस्कुराती नज़रों से देखते हुए बोला, हाँ आ जाओ, खिड़की से अंदर आओगे और दरवाजे से निकलकर बाहर भागोगे। वो हंसते हुए बोली, अच्छा सुनो, मुझे तुमसे काम था इसलिए इस वक्त बुलाना पड़ा, कल मुझे बैंक जाना और तुम्हारे अलावा मुझे कोई वहाँ लेकर नहीं जा सकता। आप ही को अगर भनक भी लगी तो मेरे बैंक जाने की तो बहुत नाराज़ होंगी। वो बता रही थी। मगर क्यों बैंक क्यों जाना? वो पूछ रहा था। सब्ज़ी खरीदने जाऊँगी वहाँ, वो खश्मगी लहजे में बोली। मेरा मतलब है कि रकम की ज़रूरत है तो तुम भाभी से भी ले सकती हो। क्यों? इनसे क्यों ले लूँ? इनके शोहर के रुपयों को तो मैं कभी हाथ भी ना लगाऊँ। इसकी बात काट कर वो नागवारी से बोली, अब ऐसा तो मत कहो। मैं खफकी से बोला, ऐसा ही कहूँगी मैं, अगर तुम मुझे बैंक ले जा सकते हो तो बताओ, बट फजूल में मशवरे ना दो। वो इसी लहजे में बोली, कोई ज़रूरत नहीं है बैंक जाने की, कितनी रकम चाहिए मुझे बताओ, अभी तुम्हें दे देता हूँ। शईस, अगर मैंने मजबूरन तुमसे मदद मांग ली तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम मुझे शर्मिंदा ही कर दो। इसलिए नागवारी से कहने पर वो हैरान हुआ, इसमें शर्मिंदा होने की बात कहाँ से आ गई सारा? मैंने शर्मिंदा करने के लिए तुमसे ये नहीं पूछा, क्या मैं कोई गैर शख्स हूँ जो तुम इस तरह कह रही हो? देखो, जिस दिन मुझे तुम्हारे रुपयों पर हक हासिल हो गया, इसके बाद तुम्हें ये पूछने की ज़रूरत नहीं होगी, मैं खुद तुमसे मांग लूँगी, मगर अभी ये बात मत करो। वो संजीदगी से बोली थी, अब तुम्हारी ये बात सुनकर मेरा दिल चाह रहा है कि कल ही तुम्हें ये हक दे डालूँ, क्या ख्याल है? हल्की सी मुस्कुराहट के साथ पूछ रहा था। अच्छा, ये और ये कल ये मुआवजा कैसे रोनमा हो सकता है, बताना पसंद फरमाओगे? वो भी मुस्कुराते हुए बोली, मेरा ख्याल है कि इसके लिए मुझे कल ही तुमसे कोर्ट मैरिज करनी पड़ेगी। वो जिस तरह सोचकर संजीदगी से बोला, सारा बहुत मुश्किल अपनी हंसी रोक सकी। वैसे जिस तरह के हालात चल रहे हैं ना, लगता है कोर्ट की शक्ल अंदर से देखनी पड़ेगी। इसके मुस्कुराते चेहरे को देखते हुए बोला, अपने भाई के सामने मेरी तरफ देखते हुए भी तुम्हारी जान निकलती है, चले कोर्ट मैरिज करने। वो मुस्कुराते हुए बोली, सुनो, अगर तुम मुझे चैलेंज करोगे तो मैं कल वाकई ऐसा कुछ कर भी लूँगा। इसके बेहद संजीदगी से कहने पर वो इसे देख कर रह गई। तुम्हारे और भाई के तेवरों ने मुझे बहुत पहले से ये इस काम के लिए ज़हनी तौर पर तैयार कर रखा है, मुझे तो बस अब कोई बहाना मिल ही जाए, 2 सेकंड में तुम्हारा हाथ पकड़कर सिटी कोर्ट पर जा पहुंचूंगा। हाय तौबा, कितनी जल्दी हो रही तुम्हें शादी की, जो बहाना ढूंढ रहे हो? हैरत से बोलते हुए हंसी, तुम दोनों ने मुझे इतने अरसे से हिला कर जो रखा है, कोई ना कोई रास्ता तो मुझे निकालना ही है, और क्या करूँ मैं? वो हफ्की से बोला, मैं बात क्या कर रही थी और तुम कहाँ से कहाँ ले जा रहे हो? मुझसे घूरते हुए बोली, ठीक है मैं कल तुम्हें बैंक ले जाऊँगा, अगर इजाज़त हो तो पूछ सकता हूँ कि ऐसी भी एक ज़रूरत है जो कल से बैंक जाना है? वो बोला, दरअसल मैं कल पुप्पो के घर जा रही हूँ, क्योंकि वो सब जा रहे हैं शहर से बाहर फार्म हाउस पिकनिक के लिए, और माँ बदौलत को पहले ही हिदायत मिल चुकी है कि जाना ज़रूरी है, क्योंकि मेरे बगैर तो सब कुछ अधूरा ही रहता है। वो मुस्कुराते हुए फ़खरी अंदाज में बोली। दूसरी जानिब शईस के चेहरे के तासुरात बदलने लगे। सारा, तुम कल इनके साथ नहीं जा रही हो? वो एक पल को रुक कर बोला, क्या? मगर क्यों? वो दंग हुई थी। शईस ने कभी इस तरह से रोका टोका नहीं था। बस मैं कह रहा हूँ तुम मत जाओ, वो कतीत लहजे में बोला। पहले तो बड़े भैया ने 10,000 इतराज़ात उठा दिए कि जैसे मैं 3 दिन के लिए नहीं बल्कि 3 सालों के लिए जा रही हूँ। इन्हें तो वैसे प्रकाश है मेरी फुप्पो और उनकी औलाद से, और अब तुम भी। सारा ने नाराज़ी से देखा। अगर तुम अपने भाई की वजह से ऐसे कह रहे हो तो फिक्र मत करो, आप इन्हें नाराज़ी कर लिया, वो कुछ नहीं कहेंगे। मैं भाई की वजह से नहीं कह रहा, बस तुम मत जाओ। हल्की सी झंझलाहट के साथ बोला, अभी पिछले हफ्ते ही तो तुम इनके घर गई थी, और अब फिर? तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है शईस, वो तो बस इनसे मिलने गई थी, मगर कल तो मैं इन सबके साथ पिकनिक पर जा रही हूँ। पहले मेरी पुप्पो की तरफ से यहाँ कोई नहीं आता, तुम्हारे भाई के तेवर वो सब भी अच्छी तरह पहचान गया। मैं नागवारी से बोली, सारा मेरी हर बात में तुम मेरे भाई को दरमियान में क्यों ले आती हो? मैं तुमसे जो कह रहा हूँ बस इस पर बात करो। इसके एकदम ही खुश्क लहजे पर सारा के चेहरे पर एक रंग आकर गुजर गया। इसकी बात से ज़्यादा वो इसके लहजे पर दंग रह गई। सबकी तरफ तुम्हें भी मुझ में कीड़े नज़र आने लगे। वो इसकी शिकायती लहजे पर एक गहरा सांस लेकर रह गया। ऐसा सोचा भी कैसे तुमने? मुझे बस ये चीज़ बुरी लग रही है कि हमारे दरमियान वो कैसे आ जाते हैं। अब ये भी बता दो कि तुम्हें और क्या क्या चीज़ें बुरी लगी हैं। वो सपाट लहजे में बोली, सबसे ज़्यादा मुझे तुम ही बुरी लगती हो, बस या और कुछ? इस खफकी से देखते हुए बोला, तुम मुझे कोई वजह तो बताओ बाहर ना जाने की। वो बिगड़े तेवरों के साथ बोली, सारा तुम इनसे मिलने जाओ या वहाँ से कोई इस घर में आई, ये अच्छी बात है, मगर अब तुम वहाँ जाकर रुकने की बात मत करना। और कल तुम्हारे जाने पर मुझे इसलिए एतराज़ है कि इतने दिन तुम घर में नहीं होगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा कुछ भी। वो संजीदगी से बोला, बोल तो इस तरह रही हो जैसे यहाँ घर में हर वक्त मुझे अपने सामने बिठाकर तकते रहते हो। इसके फ़ौरन ही जल कर कहने पर वो बस इसे देख कर रह गया। शईस, मुझे खुलकर बताओ सब, तुमने इससे पहले कभी मुझे छुपप्पो की तरफ जाने से नहीं रोका, अगर मैं वहाँ रुकती हूँ तो अब क्या हो जाएगा? तो तुम इस तरह कह रहे हो कि वहाँ जाकर रुकने की बात ना करूँ, जो भी वजह साफ़ क्यों नहीं कह रहे थे तुम?
वो भगौरे से देखते हुए बोली। जवाबन में इसके चेहरे से नज़र हटा गए। सारा मैं कुछ महसूस कर रहा हूँ इसलिए ये बात कह रही है, अब तुम मज़ीद कुछ मुझ पूछो। वो तो जब के साथ बोला, मगर मैं फिर भी तुमसे पूछ रही हूँ, क्या महसूस कर रहे हो तुम? किस चीज़ का खतरा है तुम्हें? मेरी पप्पो के बेटे शादीशुदा और बच्चों वाले, और जो फारिग हैं वो मुझसे छोटे हैं, वो जताते हुए बोली थी। और अपने आशिर भाई के बारे में क्या कहोगी तुम? इसके फ़ौरन ही कहने पर वो हैरान हुई। शेष तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, वो एक बच्चे के बाप हैं। वो हैरानी से बोली, मगर इनकी बीवी से अलहदगी हो चुकी है, अगर तुम्हें याद हो तो। वो बोला था, मगर इन दोनों के दरमियान कोई हतमी फैसला भी नहीं हुआ, समझे? इतनी टो में कब से लगे हो तुम? वो मेरे भाई हैं और बस। वो नागवारी से बोला, मैंने तुमसे कहा था कि जो मैं महसूस कर रहा हूँ इस बारे में तुम मुझसे मज़ीद कुछ ना पूछो। मैं इतनी बड़ी बात ऐसी तुम उठाकर नहीं कह सकता। वो खफगी के साथ इसे देखते हुए बोला, वही तो पूछ रही हूँ कि तुम ऐसा भी क्या महसूस कर रहे हो जो इस ऐसी फजूल बात कर रहे हो? सारे की हैरत खत्म नहीं हो रही थी। मुझे खामोशी रहने तो देखा था मैंने जब वो यहाँ आए थे तुम्हें लेने के लिए। मेरा खून खोले जा रहा था, इनकी नज़रें ही तुम पर से नहीं हट रही थी। अब इससे ज़्यादा क्या कह कर समझाऊँ तुम्हें? वो शदीद नागवारी के साथ बोले, शहीद तुम्हारा तो लगता है दिमाग ख़राब हो गया, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो इनके बारे में? कि वो मुझे शदीद बेयकीनी के साथ इसे देखते हुए बाद में मुकम्मल नहीं कर सकी। तुम्हें भी वो सब नज़र नहीं आ रहा सारा जो मुझे नज़र आ चुका है? मैं मर्द हूँ इसलिए देख सकता हूँ, समझ सकता हूँ कि किसी दूसरे मर्द की नज़रों में क्या है और क्या नहीं। वो इसी नागवार लहजे में बोला, शेष तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? वो पूछ रही थी। तुम्हारे लिए मैं किसी दूसरे पर भरोसा नहीं कर सकता, तुम पर भी नहीं। इसके फ़ौरन ही कहने पर वो बस एक पल को साकती हुई, मगर अगले ही पल इसने सुख चेहरे के साथ खिड़की का गिलास बंद करने की कोशिश की, मगर वो सूरत से इसे ऐसा करने से रोक गया। एक लम्हे को रुककर सारा ने शेष के किनारे रखे अपने हाथ पर मौजूद इसके हाथ को देखा और फिर इसके चेहरे को जो शर्मिंदगी के साथ अपना हाथ हटा रहा था। बिला वजह मैंने तुम्हें जहमत दी, मुझे बैंक जाना ही नहीं है और तुम्हारे साथ तो हरगिज़ नहीं जाना। बहुत शुक्रिया। वो सुलग कर बोली थी, मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी बातें बुरी लगी हैं, मगर जो सच है इससे भी तुम इनकार नहीं कर सकती। वो मध्यमा लहजे में बोला, तो फिर तुम भी दूसरा सच सुन लो, मैं कल जा रही हूँ, गुड नाइट। दिल मिलाकर बोलते हुए इसने ग्लास बंद किया और एक झटके से पर्दा भी फैला दिया। शेष की खदशात को तो इसने रद्द करने की कोशिश की थी, मगर अब सर पकड़े बैठी थी कि खतरे की घंटियाँ तो बहुत दिनों से इसके कानों में बज रही थी, मगर इस चीज़ से वो भी बेखबर नहीं रहा था कि ये बात इसे परेशान कर गई। दौर फिटे मुँह फिर ये सारा कुछ पता है तो फिर जानते बूझते सारा कुछ कर रही कि अग लगी हुई एडी देर बिकने के लिए। वार्डरोब में तयशुदा कपड़े रखने के बाद इन्होंने पलट कर इसे देखा, जो बेड क्राउन से पुष्ट लगाए तने हुए चेहरे के साथ बैठा इन्हें ही देख रहा था। एक गहरा सांस लेते हुए ड्रेसिंग टेबल के किनारे बैठ गई। अब इस तरह चेहरा बनाकर रखोगे तो क्या वो सब कुछ वक्त से पहले ठीक हो जाएगा? वो इससे मुखातिब हुई, तो आप बताएं क्या करूं? मैं ज़ुबान बंद रखकर सब कुछ देख तो रहा हूँ, अब ये भी ना करूँ तो आंखें भी बंद कर लूँ? वो तल्खी से बोला था। तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। वो इतना ही बोल सकी। क्या ठीक हो जाएगा भाभी? इतने सालों से सब ठीक होने जाने की उम्मीद करते करते ये वक्त आ गया कि बिगड़े अंदाज में बोलते हुए एक पल को रुका। मैं कुछ कहना चाहता हूँ तो ये खौफ हावी हो जाता है कि इस घर में कहीं भौचाल ना आ जाए, और अगर खामोशी रहूँ तो कब तक सांस ले सकूँगा इस घुटन में? तुम पुप्पो की तरफ से फिक्रमंद ना हो, मैं इन्हें संभाल लूँगी। वो बोली थी। इसका तो जिक्र ही ना करें आप। सारा की और आपकी मोहब्बत का वो बस नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही हैं, इंतहा खुदगर्जी की। इन्हें सिर्फ अपने बेटे और इसकी औलाद की फिक्र है। भेंट वो सारा कुछ चढ़ाने पर तुली हैं। आपको पूछना चाहिए इनसे कि इन्हें ऐसा सोचा भी कैसे? इन्हें क्या लगता है कि जो वो चाहेंगी आप और सारा आंखें बंद करके इस पर अमल कर लेंगे? वो फटी पड़ा। अब मैं पप्पो से ये सब तो नहीं कह सकती। फिर बाकायदा साफ तौर पर इन्होंने यहाँ आकर कोई बात नहीं की, बस छके छुपे अल्फाज में यहाँ शायद वो मेरी राय जानना चाहेंगे। आपकी राय के बाद कुछ और रह ही क्या जाता है? इन्होंने अपना इरादा जाहिर तो कर दिया साफ तौर पर, और क्या कहेंगी वो नागवारी से सर झटक कर बोला, पता नहीं पप्पा को ये क्या सूझी, बहू बेटे में मसालत करवाने की बजाय ये क्या करने चली आई? अब इन्होंने इस बारे में कोई बात की तो मैं समझाऊंगी ना, मगर शम्स तक तो इन्हें हरगिज़ नहीं पहुंचने दूंगी। इसकी नौबत आने से पहले ही आपके शौहर मुतमिन है। अगर वो इनसे बात करेंगे भी तो इन्होंने कौन सा कोई इतराज़ करना है? वो तो उल्टा आपको भी फोर्स करेंगे। क्या आप इन्हें कुछ नहीं समझा सकती? वो थके हुए अंदाज में पूछ रहा था। शेष में क्या समझाऊँ इन्हें? तुम जानते को हमेशा के लिए सारों को कभी इस घर में नहीं रहने दे सकते, जिसके करीब भी वो तुम्हें नहीं दे सकते। इसके लिए जो फैसला तुम कर चुके हो वो इसे बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। वो साफ कोई के साथ बोली थी। जितनी बार मैंने इनसे इस मौजू पर बात करने की कोशिश की वो इतना ही सारा से बदजन हुए हैं। हालांकि सब समझते हैं, हर हकीकत से वाकिफ़, मगर वो मेरी बहन से इसके लिए भी ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। शम्स के सारे अताब का शिकार एक वही बनकर रह जाती है। कभी कभी तो मुझे ये खौफ होता है कि मैं और तुम बस देखते ही रह जाएंगे और किसी दिन वो खुद ही शम्स के सामने ज़ुबान खोल देगी। वो फिक्रमंद लहजे में बोली थी। अच्छा कह दे वो सब, मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ। वो बोला था। हाँ, ताकि रही सही कसर भी पूरी हो जाए। इसकी ज़ुबान ही काट कर हाथ पे रख देंगे वो। सिद्रा नाराज़ी से देखते हुए बोली थी, मगर मैं अब ऐसा होने नहीं दूंगा। आप सब कुछ देख सकती हैं, मगर मैं अब खामोशी से सब कुछ नहीं देखता रहूँगा। वो कती लहजे में बोला, आप इनसे कुछ मत कहें, अब जो कहना मुझे ही कहना है, और कभी ना कभी तो मुझे इनसे ये सब कहना ही है। इसके कहने पर वो परेशान नज़रों से देख रही थी। सारा के लिए वो कितना हसास और संजीदा था इसका अंदाज़ा इन्हें बहुत पहले हो चुका था। इसलिए वो किसी चीज़ से रोकना बेकार था। जबकि दूसरी जानिब अपनी बहन की हद दर्जा जज्बाती फितरत से भी बखूबी वाकिफ़ थी। ये भी सही था कि सारा ने कभी शेष के हवाले से अपने तासुरात साफ तौर पर इनके सामने नहीं खोले थे, मगर वो बहन थी, इसके कुछ भी कहे बगैर ही इसके दिल में छुपे जज्बों से बाखबर थी। इन दोनों की इस अटैचमेंट को वो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ कबूल कर चुकी थी, लेकिन इनके शौहर भी इस हकीकत को कबूल कर लेते, ये एक नामुमकिन सी बात थी।
इर्द गिर्द फैली तारीकी में बोझल कदमों के साथ टहलते हुए इसने रुककर दूर खड़ी इस इमारत को देखा। तुम्हें ये हकीकत कबूल करनी पड़ेगी कि जितनी जगह मेरे लिए तुम्हारे दिल में है, इतनी जगह मेरे लिए तुम्हारे घर में नहीं हो सकती। एक मानूस आवाज़ बहुत करीब से सुनाई दी। मगर तुम ये यकीन रखो कि इस घर में भी तुम्हारे लिए इतनी जगह होगी जितनी मेरे दिल में है। इसे अपनी आवाज़ सुनाई दे रही थी, मगर अजनबी सी। तुम जानते हो, इन्हें देखती हो तो कभी कभी दिल चाहता है कि वो मुझसे भी वैसी मोहब्बत करें जैसी वो तुमसे करते हैं। तुम्हारे लिए वो इस दुनिया को भी तहस नहस कर सकते हैं। मैंने गौर किया, अक्सर ऐसा होता है कि जब वो तुमसे बात करते तो इनके लहजे में नहीं, इनकी आंखों में भी तुम्हारे लिए इतनी मोहब्बत होती है, शफकत होती है कि मुझे तुम पर रश्क आने लग जाए। कुछ दिन पहले सारा ने इससे कहा था, और इस वक्त तो कहते हुए इसके लहजे में एक अजीब सी यासियत और हसरत थी जो वो महसूस कर सकता था। तुम्हारे लिए वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अगर कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकते तो वो सिर्फ मेरी ज़ात है। कभी कभी सोचती हूँ काश कोई मुआवजा और इसकी वो सारी नफरत ख़त्म हो जाए जो वो मुझसे करते हैं। मुझसे बात करते हुए भी इनके लहजे में वही नरमी, वही मोहब्बत हो जो तुम्हारे लिए होती है। मगर पता है, तुम्हारे लिए इनसे झगड़ा करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मुझे ये चीज़ बहुत दिल ज़बरदस्त करती है कि दिन ब दिन मेरे लिए इनकी नफरत में इजाफा ही होता चला जा रहा है। एक गहरा सांस पड़ते हुए बाउंड्री के किनारे बैठ गया। मैं इन सारी नफरतों को ख़त्म कर दूंगा। अगर ऐसा ना कर सका तो खुद को कभी माफ़ नहीं कर सकूँगा। ये सब अब सिर्फ ज़िंदगी और मौत का सवाल नहीं है, इससे भी कुछ बढ़कर क्या है ये मैं खुद भी नहीं जानता। सर झुकाए वो जलती आंखों के साथ इससे मुखातिब था जिस वक्त पहुँच से दूर थी। कदमों की आहट पर इसने सर उठाकर नहीं देखा जो इस पर नज़र जमाए करीब आ रहे थे। दूसरी जानिब वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। इतनी रात में तुम यहाँ क्या करो? सोए क्यों नहीं? अब तक तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? कुछ परेशान नज़रों से देखते हुए वो पूछ रहे थे। जवाबन में कुछ नहीं बोल सका। शईस, क्या हुआ तुम्हें? जवाब क्यों नहीं दे रहे? इसके बस खामोशी से देखने पर वो मज़ीद परेशान होकर बोले, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। इसके मध्यम लहजे पर वो कुछ चौंके। जब चंद लम्हों तक खामोशी से देखते रहने के बाद वो बोले तो लहजा मुकम्मल सपाट था। मुझे अंदाज़ा तुम क्या कहना चाहते हो, मगर कुछ भी सुनने से पहले मैं सिर्फ तुमसे यही कहूँगा कि मुझसे इस चीज़ की तवक्को मत करो कि जो आगे चल कर तुम्हारे लिए भी ज़िंदगी को दुश्वार कर डाले। मैं दुश्मन नहीं हूँ तुम्हारा, तुम जो चाहे मुझसे मांग लो, मगर ऐसा कुछ मत चाहो अपने लिए कि तुम खुद अजियत में मुब्तला हो जाओ। और तुम जानते हो मैं तुम्हारी ज़रा सी भी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हारे लिए बेहतर है कि अपने दिल दिमाग से वो सब कुछ निकाल कर बाहर करो जो सिर्फ और सिर्फ एक खपत हो सकता है और कुछ नहीं। इनके सख्त और कतई लहजे पर बहुत चाहते हुए भी कुछ बोल नहीं सका था। सारे लफ्ज़ अंदर ही अंदर सर पटकते रह गए। बहुत रात हो चुकी है, जाओ जाकर सो जाओ। इसके चेहरे से नज़र हटाते हुए वो बोले थे, जबकि वो इनकी बात मुकम्मल होने से पहले ही तेज़ कदमों के साथ आगे बढ़ गया और वो वहीं खड़े दूसरी बातों को सोचने लगे जो बहुत तलख थी। किचन में इस वक्त बड़ उजरत के साथ नाश्ते की तैयारी में मसरूफ़ थी। आज इन्हें बेदार होते हुए कुछ ज़्यादा ही वक्त लग गया था। सिद्रा, मैंने तुमसे कहा था कि मेरी ग्रे शर्ट प्रेस करना, मगर तुमने लेकर ये शर्ट प्रेस कर दी जो लाइव अंदाज में शर्ट लहराते हुए किचन में। आपने मुझसे कब कहा था? सिद्रा को वाकई याद नहीं आ रहा था, जो परेशान होकर बोली। हाँ, तुम्हें कैसे याद रह सकता है? मेरे से तो तुम्हें सब याद रहता है, वो गुस्सीले अंदाज में बोले। मैं अभी ग्रे शर्ट प्रेस कर देती हूँ। चूल्हे की आंच कम करते हुए हड़बड़ाए अंदाज में बोली, बहुत मेहरबानी, बहुत एहसान होगा तुम्हारा। अब जल्दी तशरीफ़ लाओ, कोई काम इस घर में वक्त पर भी होता है। सारा दिन तो तुम ऐसे मसरूफ़ रहती कि मेरी शक्ल देखने का भी तुम्हारे पास वक्त नहीं होता। इनके पीछे कमरे में आते हुए बुलंद आवाज़ में भड़क रहे थे। 2 मिनट नहीं लगेंगे शर्ट प्रेस होने में। सुबह सुबह किस बात का गुस्सा निकाल रहे हैं मुझ पर? इंसान हूँ मैं, आपने कहा होगा, मगर मेरे जहन से निकल गया। वो ऑर्डर बंद करते बिलाकर वो भी नाराज़गी से बोली, सही बात करो तो गुस्सा निकालने का इल्ज़ाम लग जाता है। और इधर शर्ट में खुद प्रेस कर लूँगा। जाओ अपने काम करो, वो भी ज़्यादा ज़रूरी है। इसके हाथ से शर्ट लिए वो इसी गुस्सीले लहजे में बोले, अपने कौन से काम? आपके लिए नाश्ता बना रही थी, इसमें भी देर हो गई। तब भी मुझे बातें सुनने को मिलेंगी। वो भी बिगड़ कर बोली, मत करो मेरे लिए कुछ भी, कुछ जहमत करियो। शर्ट प्रेस करते हुए वो भड़के थे। और इसे तो चुप कराओ, सुबह होती नहीं है कि शुरू हो जाती है इसकी रीली। वो अब अपने बच्चे पर भड़के जो कॉट में रोते रोते लोटपोट हो रहा था। तुम्हारी बहन नहीं आती, ख़राब करके रखी है इसकी। सुबह शाम जब देखो इसे गवर्नमेंट लटकाए घूमती रहती है। ज़मीन पर टिकेगा, वो चली गई है मोहतरमा, सैर सपाटो गई तो भुगतो। वो मुस्तकिल भड़क रहे थे। दूसरी जानिब वो जब्त करते हुए शहरी को उठाए कमरे से बाहर निकल गई। बिगड़े मूड में वो किचन की तरफ आई, जहाँ शानी की गैर मौजूदगी में नाश्ते का सामान टेबल पर लगाकर अब चाय थर्मोस में निकाल रहा था। तुम क्यों उठ के जल्दी जाकर सो जाओ, वरना तुम भी लपेट में आ जाओगे। थर्मोस से लेते हुए इन्होंने शहरी को इसके हवाले किया। बड़े के वॉल्यूम ने सारी नींद उड़ा दी। सुबह सुबह पारा क्यों चढ़ गया इनका? वो हैरत से बोला, जाकर पूछ लो इनसे, एक दिन ज़रा सी देर हो जाए तो हर चीज़ पर पानी फेर देते हैं। काउंटर पर पहली चीज़ें समेटते वो गुस्सीले अंदाज में बोली। कमरे से बाहर आते वो शाहरुख की तरफ मतवज्जा हो गए, जो ट्रैक सूट में मलबूस पसीने में शराबुर थके थके अंदाज में अंदर आ रहा था। भाभी, मेरा जूस तैयार है तो ला दे। इसने वहीं से किचन की तरफ आवाज़ लगाई, मगर फिर ठिठक कर रुका। इधर आओ, तुम्हारा तो जूस मैं तैयार करता हूँ। सख्त लहजे में बोलते हुए इन्होंने जिस तरह के हाथ के इशारे से अपनी से बुलाया, इसका दम ही खुश्क हो गया। तुम्हारे हाथ पैर सलामत नहीं जो इसे हुक्म दे रहे हो? जो वो मेरी बीवी कम, तुम लोगों की मुलाजमा ज़्यादा लगती है। पानी तक खुद उठ के नहीं पीते नवाबजादे। वो बुरी तरह इस पर बरसे जो होंकों की तरह इन्हें देख रहा था। अभी अपने साथ चलने का कहूँ तो नींद ही नहीं टूटेगी। आज कैसे उठ गए तुम? वो खूनख्वार नज़रों से इसे देख रहे थे, जिसके मज़ीद पसीने छूट गए। वो मैंने सोचा आज जॉगिंग, बहुत मुश्किल फंसी हुई आवाज़ में इतना ही बोल सका। ये नहीं सोचा कि जल्दी उठ गए तो ज़रा मस्जिद का ही रुख कर लूँ, मैं धाड़े थे। बड़े भाई, मस्जिद में जॉगिंग
थप्पड़ मार के जबड़े तोड़ दूंगा तुम्हारे। वो दरमियान में भड़क कर बोले, जाओ जाकर गाड़ी पर कपड़ा फेरो और जब तक मैं बाहर नहीं आता इसे साफ़ करते रहना। सख्त लहजे में से हुक्म देते वो आगे बढ़ गए। मत्ती मारी गई थी, जल्दी उठ गया। जल्लाहट के साथ बड़बड़ाते हुए शाहरुख वापस बाहर जाने के लिए पलट गया। किचन में दाखिल होते उन्होंने एक नज़र सिद्रा को देखा जो चेहरा सुजाए खड़ी थी, जबकि इनके शानों के गिर्द बाजू रखे शेष इनसे कुछ कह रहा था। दूसरी नज़र उन्होंने शान पर डाली जो इन्हें नजर आते देखकर शायरी के हाथों में उठाए अपने चेहरे के साथ करते हुए इनकी नज़रों से ही बचकर बाहर निकलना चाह रहा था। मेरे सरकार, ज़रा जाकर तुम भी आसमान पर नज़र डाल के देखो कि आज सूरज कहाँ से तुलू हुआ है। खूनख्वार अंदाज में उन्होंने शान को देखा जो इनकी बात मुकम्मल होने से पहले किचन से भागा था। जाओ अब तुम्हारी बारी है। बॉयल अंडा छीलते हुए सिद्रा ने मध्यम आवाज़ में तंज किया था। वो मुस्कुराहट छुपाए टेबल के गिर्द इनके सामने बैठ गए। तुमसे 1000 बार कहा ये कलर मत पहना करो। इनके सख्त लहजे पर शईस ने चौंक कर अपनी ब्लैक शर्ट की कलर की शर्ट पर नज़र डाली थी। भाभी को ये कलर मुझ पर अच्छा लगता है, इसलिए शर्ट मैंने इसकी फरमाइश पर पहनी है। इसके संजीदगी से जवाब देने पर सिद्रा ने किलस कर इसे घूरा जो मुस्कुराती नज़रों से इन्हें देख रहा था। खुश नसीब हो, वरना मेरा चेहरा तो किसी के भी रंग में इनकी नज़रों में नहीं जचता। इनके तंज़िया लहजे पर सारा खोल कर रहेगी, जबकि शईस ने मुस्कुराहट छुपाने के लिए चाय का मग होंठे से लगा लिया। बात सुनो, अपनी बहन को ज़रा याद दिलाओ, 2-3 दिन गुजर गए, अब नाजिल हो जाए यहाँ। मेरा कोई भाई यहाँ से नहीं जाएगा इसे लेने के लिए। फ़ोन करके इसे कहो जिस तरह गई है उसी तरह वापस आ जाए, वरना आज ही जाकर अपनी पुप्पा भतीजी के होश ठिकाने लगा दूंगा। नाश्ते से फारिग होकर उठते हुए नागवार लहजे में जताते हुए बीवी से मुखातिब हुए। एक संजीदा नज़र सिद्रा पर डालकर वो खामोशी से शम्स के पीछे किचन से बाहर निकल गए। दूसरी जानिब सिद्रा खोलती ही रह गई। दरवाजे पर दस्तक हुई थी। वो कंप्यूटर स्क्रीन पर नज़र हटाकर इस जानिब मतवज्जा हुआ जहाँ दरवाजे से इसका मुस्कुराता झांकता चेहरा झांकता नजर आया। आज जो दोनों एक साथ ही घर से निकलेंगे तो अच्छा रहेगा, वो मुस्कुराते हुए बोला था। तो वो धीरे से हंसते हुए दरवाज़ा खोलती ही अंदर दाखिल हुई। वैसे खैरियत तो है ना? तुम इस वक्त बगौर से देखते हुए पूछ रहा था। क्यों, अब तुम्हारे पास आने के लिए मुझे कोई खास वक्त मुकर्रर करना होगा? अब्रू चढ़ाए वो तेज़ लहजे में बोली थी। नहीं, मेरा मतलब था कि तुम इस तरह कभी मेरे कमरे में नहीं आई हो, तो तुम आओ तो रुक क्यों गई, बल्कि यहीं बैठ जाओ। कुर्सी से उठते हुए शईस ने कुर्सी का रुख इसकी जानिब किया। नहीं, तुम बैठो। हाथ के इशारे से रुकने का कहती वो ड्रेसिंग टेबल के किनारे बैठ गई। तुम्हारे आने की इत्तला मिल गई थी, मगर नज़र अब आ रही हो। खूब दिल लगाकर नींद पूरी की तुमने। कंप्यूटर ऑफ करते हुए बोला। अरे मत पूछो, इतनी थकन हो रही थी, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कितनी सदियों से नहीं सोई। आज तो आधे दोपहर में आप ही से भी कोई बात नहीं की मैंने। सीधे ऊपर आई हूँ और कमरा बंद करके सो गई। अभी कुछ देर पहले ही जागी तो सब नींद में डूबे हुए सबाए तुम्हारे। यार शईस तो नाराज़ में ही अंदर कौन गलत उठ के चली गई सी। वो मुस्कुराते हुए तफसील बता रही थी। तुमने कुछ खाया? लेकर आऊँ तुम्हारे लिए खाना? अब तक तो कुछ नहीं खाया होगा तुमने। नहीं, अभी तो सोकर उठी हूँ, कुछ देर बाद नीचे जाकर खाना खाऊंगी और टीवी भी देखूंगी और तुम्हारे भाई की नींद भी हराम करूंगी। वो बोलते हुए हंसी थी। मैं तो नीचे जा रही थी, मगर तुम्हारे कमरे की लाइट ऑन इसलिए देखी तो इसलिए सोचा कि तुम जाग रहे हो, पहले तुम्हें मनाकर तुम्हारी नाराज़गी दूर कर दूँ। बगौर इसे देखते हुए मुस्कुराई। किस अहमक ने तुम्हें इतला दी कि मैं कभी तुमसे नाराज़ भी हो सकता हूँ? वो संजीदा होते हुए बोला। अच्छा, ये फूल तो देखो कैसे लग रहे हैं। इसने मुस्कुराते हुए अपने हाथ में मौजूद फूल से दिखाए। हाँ, मैं वही देख रहा हूँ और सोच रहा हूँ ये फूल तुम लाई किस लिए हो। वो मुस्कुराहट छुपाते हुए बोला। इस घर में सूरजमुखी के फूल मैं किसके लिए ला सकती हूँ? खुशमुखी लहजे में बोलते हुए वो रुकी। ओ मेरे खुदा, शईस देखो, इन फूलों का रुख खुद ब खुद तुम्हारे मुखड़े की तरफ घूम रहा है। इसकी तरफ आते हुए जिस तरह हैरानी के साथ बोली। शईस की मुस्कुराहट बेसाख्ता थी। वो बैठे बैठाए तुम्हें मौका मिलना चाहिए मुझे हैबत में मुब्तला करने का। इससे फूल लेते हुए वो बोला, जबकि वो हंसते हुए वापस अपनी जगह जा बैठी। पता इतने जतन से इन 4 फूलों को चुरा कर संभाल कर यहाँ तक लाई हूँ। जहाँ हम गए थे वहाँ इतने ढेर किस्म के फूलों की बहुत आती कि दिल बाग बाग हो गया, मगर आंखों को सबसे ज़्यादा जो भाई वो यही फूल है। वो बता रही थी जबकि वो खामोशी से इन खिले खिले जर्द फूलों को देख रहा था। क्या वो अच्छे नहीं लगे तुम्हें? यकदम ही इसे एहसास हुआ तो कुछ शर्मिंदगी के साथ पूछा। ये मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, तुम लाई हो तो ये मुझे और भी अजीज़ हो गए। हल्की से मुस्कुराहट के साथ बोलते हुए संजीदा हो गया। मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर ये फूल मुरझा गए तो। इसके लहजे में इसकी आंखों में कुछ था जो सारा के चेहरे का रंग एक पल के लिए बदल गया, मगर अगले ही पल वो मुस्कुराई। तो क्या हुआ, मुरझाने दो, कमी थोड़ा है, और आ जाएंगे। वो बोली थी। नहीं और नहीं, बस यही। संजीदा से मुस्कुराहट के साथ वो जिस तरह नफ़ी में हल्का सा सर हिलाते हुए बोला, इसे देखते हुए सारा के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई, मगर वो खामोशी के साथ फूलों के नरम गुदास पत्तियों को उंगलियों से छू रहा था। बोझल होते दिल को नज़रअंदाज करते सारा ने गहरा सांस लेकर इसे देखा। तुम मुझे ये बताओ कि तुम कितने मुरझाए हुए नजर आ रहे हो? इसके पूछने पर शईस ने बस एक नज़र इसे देखा, मगर कुछ बोल न सका। मैं जानती हूँ तुम परेशान हो, मैं ये भी जानती हूँ कि क्यों हूँ। इसके पुरयकीन लहजे पर वो इस बार भी खामोशी रहा। फिक्र मत करो, मैंने पहली फुर्सत में जाकर राशिद भाई को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया। सारा के इत्मीनान से बताने पर वह दंग हुआ था। क्या मतलब, तुमने वाकई ने मेरे बारे में बता दिया? वो बेयकीनी के साथ पूछ रहा था। तो और क्या, सब बता दिया मैंने इनको। और आते हुए पुप्पो को भी 2 टोक इनकार करेंगे, लेकिन अगर उन्होंने ज़रा फोर्स किया आप ही को तो फिर किसी और का भी ज़रा भी लिहाज नहीं करूँगी। डरती नहीं हूँ किसी से। मैंने खुद के साथ सर झटकते हुए बोली। तुमसे सब जानने के बाद कुछ कह रहे थे वो मज़ीद पूछ रहा था। क्या कहेंगे, उल्टा शर्मिंदा हो रहे थे, मगर मैं भी क्या करती, कोई लगी लपटी नहीं रखी मैंने। अगर इनके दिमाग में कोई खलक हुआ भी होगा तो अब तक ठीक हो गया होगा। परफ्यूम उठाकर चेक करते हुए वो लापरवाह अंदाज में बोली। परफ्यूम की भीनी भीनी महक का स्प्रे हाथ की पुष्ट पर करते हुए हज़ारा ने रुक कर इसे देखा जो बकौर से देख रहा था। क्या हुआ, अब ऐसे क्या देख रहे हो? मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? वो कुछ खफगी के साथ पूछ रही थी। नहीं, मैं तो बस ये देख रहा था कि तुम इतनी खूबसूरत होकर वापस आई हो कि मेरी नज़रें नहीं हट रही तुम्हारे चेहरे से।
इसके मुस्कुराते लहजे पर सारा ने बेसाख्ता हंसते हुए पीछे आईने में अपने अक्स को देखा। हाँ सही कह रही हूँ, मैं तो खुद भी अपनी शक्ल देखकर दहशत ज़दा हो रही हूँ। पूरी शक्ल बिगड़ गई है, मगर वो जगह ही ऐसी कि तेज़ धूप में भी मारे मारे फिरना बहुत अच्छा लग रहा था। बोलते हुए वो अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। अब मैं तो चली, और ये रहे तुम्हारे वो रुपये जो मेरे जाने से पहले तुमने पता नहीं कब कमरे में रखे थे। इतने रुपयों की तो मुझे ज़रूरत भी नहीं थी, मगर फिर भी मैंने रख लिए थे, लेकिन वहाँ खर्च करने की नौबत ही नहीं आई। तफसील बताते हुए इसने रुपये ड्रेसिंग टेबल पर रख दिए। सारा ये रुपये फ़ौरन उठाओ, मैंने वापस लेने के लिए तुम्हें नहीं दिए थे। कुछ नाराज़ी से बोलते हुए इसकी सिमत आया। मगर शेष मुझे वाकई इन सब की ज़रूरत नहीं है। अब जब ज़रूरत थी तो खामोशी से रख लिए ना, अब दोबारा ज़रूरत पड़ी तो फिर तुमसे कह दूँगी। वो बोली थी। बात सुनो, मेरी कोई चीज़ अपने पास रखने के लिए तुम दोबारा मुझे ये मुझे ये मत बताना कि तुम्हें इसकी ज़रूरत है या नहीं। वो शिकायती नज़र से देखते हुए तनबीह कर रहा था। ज़रूरत है तो भी रखो, ज़रूरत नहीं है फिर भी अपने पास रखो। है अच्छी ज़बरदस्ती है। वो हैरत से इसके संजीदा चेहरे को देखते हुए समझी थी। हाँ ज़बरदस्ती है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा तुम्हारा इस तरह रुपये वापस करना। मुझे ये भी उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसा गैर जैसे सलूक करोगी मेरे साथ। वो वाकई बहुत नाराज़गी के साथ बोला था। अरे मेरे खुदा, माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। जिस तरह हाथ जोड़कर अपनी पेशानी से लगाते हुए आजिज़ आकर बोली थी। शेष ने वह मुश्किल अपनी मुस्कुराहट छुपाई थी। ज़रा सी बात पर इस तरह शिकवे शिकायत शुरू हो जाते हैं तुम्हारे, जैसे तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। मुस्कुराकर बोलते हुए एकदम ही रुककर दरवाजे की सिमत मतवज्जा हुई, जहाँ दरवाजे की सिमत पलटते हुए शेष के चेहरे का रंग बदल गया। बारी बारी इन दोनों पर नज़र डालते हुए वो अंदर आ रहे थे। इनकी नज़रों, आंखों और चेहरे पर कुछ ऐसे तासुरात थे, वो खुद भी चंद लम्हों के लिए हक तक खड़ी रहेगी। तुम इस वक्त इस कमरे में क्या कर रही हो? जिन नज़रों से सारा को देखते हुए इन्होंने जिस लहजे में इससे सवाल किया, पता नहीं कि उसका सारा एतमाद ख़त्म हो गया। मुझे शेष से कुछ काम था, वो मुश्किल ही बोल सकी। आधी रात को क्या काम याद आ गया तुम्हें इससे? ज़रा सी शर्म बाकी रही है तुम्हारे अंदर, या वो भी बेच खाई है तुमने? इनकी सख्त और बुलंद आवाज़ पर वो साख नज़रों से इन्हें देखती रहेगी। आप ये क्या कह रहे हैं? आप इसने क्या कर दिया जो आप इस तरह बोल रहे हैं? क्या देख लिया आपने इस कमरे में? जो बेयकीन नज़रों से भाई को देखते हुए बोला। तुम अपना मुँह बंद रखो, बहुत कर चुके तुम अपनी मनमानी। शहादत की उंगली उठाए वो शदीद तैश में से रोक गए जो दंग खड़ा था। इनकी बात मान लो शेष, और अपना मुंह बंद रखो। जो इल्ज़ाम ये मुझ पर लगाना चाहते हैं लगाने दो, क्योंकि तुम्हारे चेहरे और तुम्हारे किरदार पर कालक मलने ही तो मैं यहाँ आई हूँ। सपाट लहजे में बोलते हुए वो चेहरा सिर्फ उनका देख रही थी, जिसके चेहरे पर संगलाख चट्टानों जैसी सख्ती फैली थी। तुम ऐसा ही कर सकती हो, क्योंकि तुमसे कुछ बैद भी नहीं। आज तो तुमने मुझे वाकई यकीन दिला दिया कि इंतहा दर्जे की बेहया और घटिया लड़की जो तुम आधी रात को मेरे भाई के कमरे में। शदीद खूनख्वार नज़रों से इसे देखते हुए इन्होंने बमुश्किल ही खुद को मजीद कहने से रोका। आज आपको यकीन आया कि मैं बेहया हूँ, घटिया हूँ, क्योंकि आधी रात के वक्त मैं आपके भाई के कमरे में मौजूद हूँ। मगर ये यकीन तो आपको इसी वक्त ही आ जाना चाहिए था, जब मैंने सारी रात आपके इसी भाई के सराहने गुजारी थी। सुरख चेहरे के साथ वो घुटी हुई आवाज़ में बोली। तो क्या आज भी वही यादें ताज़ा करने आई थी तुम? इसी रात को तो खमियाजा भुगत रहा हूँ आज तक तुम्हारी सूरत में। वो बेतरह धड़क कर बोले। आपको अगर इसी तरह से बेइज्जत करना था तो बहुत अच्छा होता कि आप इसे इसी घर में ही ना लेकर आते। जब्त की इंतहा ख़त्म हुई तो फिर वो बोल उठा। आप यही जानना चाहते ना कि आधी रात को यहाँ क्या करने आई थी? तो मैं आपको बता देता हूँ। सुरख चेहरे के साथ वो भींची हुई आवाज़ में बोला। ये यहाँ वही करने आई थी जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। इसके दरश लहजे पर वो बस एक पल को साखते हुए, मगर अगले ही पल इनके उल्टे हाथ का थप्पड़ शेष के चेहरे से टकराया। सफ़ेद पड़ते चेहरे के साथ वो साख नज़रों से देख रही थी, जो थप्पड़ की शिद्दत से लड़खड़ाकर पीछे हुआ। ये तुम नहीं बोल रहे, तुम्हारे मुंह में इसकी ज़ुबान बोल रही है। खूनख्वार नज़रों से देखते हुए वो सारा किस्म इशारा करते धाड़े थे। आप ठीक कह रहे हैं, आपकी हर बात दुरुस्त है, आपका हर शक भी तस्दीक कर यकीन में बदल देती हूँ। अभी सड़क पर ले जाकर संसार कर दें मुझे। लोगों के हंजूम में खड़े होकर सबके साथ मिलकर पत्थर बरसाएं मुझ पर, इतने पत्थर बरसाएं मुझ पर, इतने कि मेरे उस लफ्ज़ की अजियत का ज़ाला जो जिन लफ्ज़ों के तीर मैंने आपके दिल पर बरसाए थे, वो तीर जिससे लगने वाले ज़ख्मों ने आपके दिल को इतना छोटा, इतना तंग कर दिया कि वहाँ मेरी नफ़रत भी संभाल कर रखना आपके लिए मुश्किल हो गया। डुबडुबाई आंखों से इन्हें देखते हुए लरसती आवाज़ में बोली थी। बहुत तकलीफ भी होता किसी की नज़रों से गिरना, इससे कहीं ज़्यादा इज़्ज़तनाक होता है अपनी ही नज़रों में गिर जाना। अपनी नज़रों से तो मुझे गिराते गिराते आप खुद बहुत बुलंदी पर पहुँच गए, मगर आज मुझे मेरी ही नज़रों में गिराकर आपने मुझे इस इंसान के सामने मज़ीद पस्तियों में फेंक दिया जिसने मुझे अपनी ज़िंदगी में एक मुकाम दिया था। मगर आपने तो मुझे इस मुकाम से भी नीचे गिरा दिया। आंसू से भीगते चेहरे के साथ वो कामते लहजे में इनसे मुखातिब थी, जो साख नज़रों से इसके चेहरे पर फैली अज़ियत को देख रहे थे। इतनी बेदर्दी के साथ तो किसी जिस्म फरोश करने वाली औरत को भी इसके पेशे का ताना नहीं दिया जाता, जिस तरह आपने मुझे। शीशा टूटने की तेज़ आवाज़ कमरे में गूंजी। इसने खामोशी होकर चंद लम्हों के लिए आंखें बंद की। दंग नज़रों से वो इसकी पुश्त को देख रहे थे, जिसके इश्तियाल अंगेज़ वार ने खिड़की के शीशे को तोड़ दिया था। आंखें खोलकर सारा ने इसकी पुश्त पर डालकर इसके खून आलू जख्मी हाथ को देखा, जो टूटकर बाकी रह जाने वाले शीशे किनारे, कांच के किनारे पर टका हुआ था। गर्दन मोड़कर इसने दहलीज पर मौजूद सिद्रा को धुंधलाई आंखों से देखा, और अगले ही पल वो लरसते कदमों के साथ नींद की तरफ बढ़ गई। आप ही मैं उस वक्त नहीं जानती थी कि मेरे वो जुमले आगे जाकर मुझसे ही मेरा सब कुछ छीन लेंगे। अगर जानती तो अपने हाथों से बहुत पहले अपनी ज़ुबान काट चुकी होती। बहते आंसुओं के साथ इनके करीब रुककर वो इतना ही बोली, और अगले ही पल इनके बराबर से निकलती तेज़ी से बाहर गई थी। मैं आपसे बहुत कुछ कहना चाहती हूँ, मगर कह नहीं सकती। मेरी ज़ुबान बंद हो चुकी है, क्योंकि आप मेरे बच्चों के बाप हैं। मैं नहीं जानती कि आज तक मैं जिस शख्स के साथ ज़िंदगी गुजारती हूँ वो एक कमज़रफ़ इंसान है। चुपते हुए लहजे में शोहर से मुखातिब हुई थी, जो अपनी जगह साख्त खड़े थे। एक सुलगती नज़र इन पर डालकर दहलीज से वापस पलट गई।
धुआं धुआं होते चेहरे के साथ वो इसकी जानिब मतवज्जा हुए। अगले ही पल सूरज से आगे बढ़कर इसका हाथ टूटे हुए शीशे से अलग हटाया, जिसे इसने सख्ती से अपने गिरफ्त में ले लिया। मैं नहीं भूल सकता वो जो इसने तुम्हारे बारे में उगल कर तुम्हें ठोकर लगाई थी। एक झटके से इसका रुख अपनी तरफ करते हुए बोले, तो क्या गलत कहा था इसने? जो कुछ कहा था वो सच ही तो था। मेरी हकीकत इसी सड़क से शुरू हुई थी। आप इस सच को हकीकत मान क्यों नहीं लेते? क्यों नज़र चुरा कर रखना चाहते हैं? सुरख हुई आंखों के साथ वो बुलंद आवाज़ में बोला, आप कुछ नहीं भूल सकते मगर मुझे भूल सकते हैं। एक अरसे से सिर्फ एक ही चीज़ मांग रहा हूँ आपसे, सवाए इसके कुछ और तलब नहीं किया। मगर कैसी मोहब्बत करते हैं आप मुझसे कि मेरा रवां रवां आपसे भीख मांग रहा और आप दामन छटक कर दूर हट जाते हैं। इसके दर्जीदा लहजे पर वो चंद लम्हों के लिए इसके चेहरे को देखते रहे, मगर फिर थके थके अंदाज में चलते हुए कुर्सी पर जा बैठे। आज मुझे समझ में आ चुका है कि आप इसे इस घर में क्यों लाए थे। इनकी जानिब देखे बगैर वो बोला, मैं ही इसके अंदेशों को गलत कहता रहा, मगर वो ठीक कहती थी। सिर्फ अपनी अना की तस्कीन के लिए आपने उसे इस घर में रखा। इस तरह इसे बेइज्जत करके आप इससे बदला ही तो ले रहे हैं इस सच का। मैं इससे कोई बदला नहीं ले रहा। इसकी जानिब देखे बगैर वो मध्यम लहजे में बोले, आप ऐसा कर रहे हैं। वो बोला था, क्या मुकाम होना चाहिए मेरे दिल में इस औरत का जिसने अपने सर से चादर उतार कर मेरे बरहना वजूद पर डाली थी, और दुनिया की नज़रों से छुपाने के लिए। आप कैसे धोखा कर सकते हैं इससे कि वो मुझे दुनिया के सामने खोल सकती है, कोई दाना देकर अजियतों से गुजार सकती है। आज तक उसने मुझसे कुछ नहीं पूछा, कोई सवाल तक नहीं किया। मेरी रूह तक पर लगे ज़ख्म देखे हैं उसने, मगर मुझे इनकी आंखों में भी कोई सवाल उभरता नज़र नहीं आया। सर उठाकर वो इसके चेहरे को देख रहे थे, जो लहू रंग होती आंखों से इन्हें देखता हुआ घुटने के पल इनके सामने माप बैठा, जबकि वो फ़ौरन इसे नज़र चुराते हुए अपनी जगह से उठ खड़े हुए, मगर वो इनका हाथ पकड़ के रोक चुका था। आज आपको मेरी बात सुननी होगी। इनका हाथ अपनी गिरफ्त में जकड़े वो मजबूत लहजे में बोला, मुझे कोई झिझक नहीं महसूस हो रही इसके आपके सामने एतराफ़ करते हुए कि मेरे पास अब जो कुछ भी है सिर्फ इसी का है। इसके अलावा मैं किसी भी दूसरी औरत को कुछ नहीं दे सकता हूँ। इसके घुटे हुए मगर कतई लहजे पर शम्स ने बस एक स्पार्ट नजर इसके सुर्ख चेहरे और आंखों में चमकती नमी को देखा, और अगले ही पल अपना हाथ इसकी गिरफ्त से निकालते हुए तेज तेज कदमों के साथ कमरे से निकलते चले गए। अपने पीछे दरवाज़ा बंद करके आगे बढ़ते वो रुक कर इसे देख रही थी, जो उतरे हुए चेहरे के साथ इनकी सिमती आ रहा था। आप मुझे इसके पास जाने दें, सिर्फ एक बार मुझे इससे बात करने दें। वो मध्यम मगर मुल्तजी लहजे में इनसे इजाज़त मांग रहा था। अब और कौन सी कसर रहेगी जिसे पूरा करने के तुम इसके पास जाना चाहते हो? वो तेज़ लहजे में नागवारी से बोली थी। आपको भी मुझ पर भरोसा नहीं है भाई की तरह? आप भी? शदीद तासुब के साथ इन्हें देखते हुए इसने बात अधूरी छोड़ी। शईस, मैं कम से कम इस वक्त तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहती। तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है इससे बात करने की। बेहतर है कि तुम इसके पास मत जाओ। वो सख्त लहजे में बोली थी, जिस पर इसके चेहरे के तासुरात तन गए। इसके पास जाने से मुझे आप भी नहीं रोक सकती, ये आप जानती हैं। सर्द लहजे में बोला और अगले ही पल बंद दरवाजे को खोलता कमरे में दाखिल हो गया। सामने इस पर नज़र पड़ते हुए बस एक पल के लिए साख्त हुआ। दूसरी जानिब वो बेतहाशा सूजी हुई सुरख आंखों से देख रही थी, जिसके चेहरे पर इंतहाई खतरनाक संजीदा तासुरात फैले थे। चलो मेरे साथ। करीब आते ही शईस ने इसका हाथ पकड़ के वापस पलटना चाहा कि वो, मगर वो मुश्किल इसके हमरा आगे बढ़ने से खुद को रोक सकी थी। कहाँ ले जा रहे हो तुम मुझे? अपना हाथ इसकी गिरफ्त से निकालते हुए की कोशिश करते हुए वो बोली थी, वहीं ले जा रहा हूँ जहाँ तुम्हें लेकर बहुत पहले ही चले जाना चाहिए था मुझे। सुरख चेहरे के साथ वो कुछ जारहाना लहजे में बोला, मेरा हाथ छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊँगी। इसके सर्द लहजे पर वो साख नज़रों से देख रहा था। तुम्हें किसी से खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है सारा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं इसलिए खौफजदा हूँ कि तुम मेरे साथ हो, चंद दिनों के लिए, चंद महीनों के लिए, या सिर्फ चंद सालों के लिए बस। इसकी बात काटते हुए वो तलख लहजे में बोली। दूसरी जानिब वो दंग नज़रों से देख रहा था। एकदम ही सारा के हाथ पर इसकी गिरफ्त कमज़ोर पड़ने लगी। जो शख्स मुझे अपने घर में कोई मुकाम और इज़्ज़त नहीं दे सका, वो घर के बाहर मुझे ले जाकर क्या दे सकता, सवाए ज़िल्लत के। अपना हाथ इसकी कमज़ोर पड़ती गिरफ्त से खींचते वो काटदार लहजे में बोली, तुम इसी चीज़ की सज़ा देना चाहती हो मुझे? धुआं धुआं होते चेहरे के साथ वो मुश्किल ही बोल सका, जो कुछ हुआ इसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। तुम जो चाहे सज़ा मुझे दे दो, जितना बुरा कहना चाहती हो कह दो, मगर मेरे साथ चलने से इनकार मत करो। तुम मुझे बस एक आखिरी मौका दे दो, इसके बाद मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। इसकी आंखों में नजर आती है अजनबियत के सर्द तासुर को देखते हुए मध्यम लहजे में बोला, तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, एक मौका भी नहीं। वो इसी सर्द लहजे में बोली, तुमने ऐसा कुछ नहीं किया कि तुम मुझसे माफ़ी मांगो, बस इतना करो कि तुम सब मुझे माफ़ कर दो और बख्श दो मुझे। तुम मुझे खुद से दूर करना चाहती हो या मुझसे दूर जाना चाहती हो? वो बेयकीन नज़रों से इसके चेहरे के तासुरात देखते हुए बोला, एक ही बात है, और हाँ मैं ऐसा ही चाहती हूँ। तुम्हारे करीब रहकर भी मुझे कौन से अज़ाज़ी तमगे मिल गए। वो शदीद इश्तियाल में बोलती चलेगी, जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आए हो ज़िंदगी ही तंग होती चलेगी मुझ पर। किस गुनाह का अज़ाब बनकर नाजिल हो गए तुम? मैं अपनी सारी ज़िंदगी अज़ाब को काटते हुए नहीं गुजारना चाहती। रखा क्या है तुम्हारे पास मेरे लिए? कदम रखने के लिए 2 गज़ की ज़मीन तक नहीं है। मैं क्यों अपनी इज़्ज़त नफ्स को कुचलती रहूँ तुम्हारे लिए? आखिर कब तक मैं ज़िल्लतों का बोझ चलती रहूँगी? इससे तो बेहतर है मर ही जाऊँ, किसी तरह निजात तो मिले इस अज़ाब से। सुलगते लहजे में बोलकर वो इसके चेहरे से नज़रें हटा चुकी थी, जो अब तक साफ नज़रों से देख रहा था। खामोशी होगी, बोलती रहो, तुम्हारे मज़ीद सच सुनने की सक्कत अभी और बाकी है मुझ पर। इसके मध्यम लहजे में कुछ था जो वो चाहते हुए भी इसकी जानिब नहीं देख पाई, मगर मज़ीद अपना रुख इसकी तरफ से मोड़ गई। दूसरी जानिब इसकी खामोशी पर दर्जीदा नज़रों से देखता वो पलट कर दरवाजे की सिमत बढ़ गया, जहाँ सिद्रा साख खड़ी इसके चेहरे को बस देख रही थी। मुझे यकीन है अब वो बहुत पुरसुकून हो गए। बस एक पल को रुक कर इसकी जानिब देखे बगैर वो सर्द लहजे में बोला और अगले ही पल तेज़ कदमों के साथ वहाँ से चला गया।
कुर्सी की पुष्ट से सर टिकाए वो अपनी आंखें बंद किए साख बैठे थे। आंख के तारीक पर्दों पर बार बार इसका चेहरा उभरता जा रहा था। पहली बार उन्होंने इस तरह से हारते हुए रोते हुए देखा था। पहली बार उन्होंने इसकी हमेशा तनी हुई गर्दन का कलफ निकलता देखा था, जो वो हमेशा ही इनके रूबरू मुकाबला करती आई थी। शायद वो पहली इंसान जो हमेशा इनकी नफ़ी करके इन्हें खामोश हो जाने पर मजबूर करती आई थी। किस तरह इनके सामने पर स्पाइक तैयार करके हथियार डाल चुकी थी। कदमों के हाथ पर उन्होंने चौंक कर आंखें खोली, सते हुए चेहरे के साथ वो बस खामोश नजरों से इन्हें देख रही थी। मैं वाकई कम ज़रफ़ इंसान हूँ सिद्रा। तुमने मेरे लिए, मेरे घर के लिए, मुझसे ताल्लुक़ रखने वाले हर शख्स के लिए अपने आप को, अपनी ज़ात को वक्फ़ कर दिया, और मैं बदले में तुम्हें तकलीफ़ पहुँचाता रहा, जानते हुए भी कि तुम इससे कितनी मोहब्बत रखती हो। हर बार इसे जद में लाकर तुम्हारे साथ ज़्यादती का मुर्तकिब होता रहा हूँ। वो बोझल लहजे में बोले, तुम जानती हो मुझसे बात नहीं कर रहा, मेरी तरफ नज़र उठाकर नहीं देख रहा, कतरा रहा है मुझसे। वो अंदाज़ा नहीं कर सकता कि इसका ये रवैया मुझे कितनी तकलीफ़ पहुँचा रहा है। वो तकलीफ़ दे लहजे में बोले, क्या आप इसकी तकलीफ़ का इस वक्त अंदाज़ा कर सकते हैं? संजीदा नज़रों से इन्हें देख रही थी, जिनका इज़्तिराब बढ़ता जा रहा था। मुझे हर बात का अंदाज़ा है सिद्रा, महसूस करता हूँ मैं सब कुछ, मगर मैं नहीं भूल सकता वो सारी बातें, वो सारे लफ्ज़ जो किसी खंजर की तरह मेरे दिल में गड़े हुए हैं। मैं बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन वो शदीद इज़्तिराबी कैफियत में खामोश होकर सुलगती पेशानी को उंगलियों से मसल रहे थे। आप सब कुछ भूल नहीं सकते, मगर फिर भी आप इससे वैसी ही मोहब्बत रखते हैं जैसी अपने भाइयों से, जैसी अपनी औलाद से करते हैं। सिद्रा के गहरे संजीदा लहजे पर इनसे नज़रें नहीं मिला सके। शायद आप इससे मोहब्बत से अनजान रहना चाहते हैं, सच को छुपा कर रखना चाहते हैं, मगर ये कैसे हो सकता है कि मुझसे भी सब छुपा रहे। मैं आपको इससे ज़्यादा बेहतर जानने का दावा बहुत यकीन से कर सकती हूँ। इनके चेहरे पर लहराते तारीख साए को बकौर देखते हुए बोल रही थी। वो अगर आपकी गैर मौजूदगी में पप्पो के घर चली जाए तो आप सवाल पर सवाल करके मुझसे नाराज़ होते हैं। वो आपकी मौजूदगी में सामने हो तो किसी न किसी बात पर आपकी इससे झड़पें शुरू हो जाती हैं। घर में वो ज़्यादा देर तक आपको नज़र ना आए तो आपकी नज़रें इसे ढूंढती हैं, मगर वो नज़र आती है तो आप इसकी तरफ देखते तक नहीं। वो बोल रही थी, इससे पूछो इसे किसी चीज़ की ज़रूरत है तो तुमसे ही कह दिया करे, इससे कुछ पूछे बगैर ही रुपये से दे दिया करो। मोहतरमा की नाक बहुत ऊंची है, कभी मेरी जेब से निकले रुपए तुम्हारे हाथ से नहीं लेगी, इसका ख्याल रखा करो, वो जिम्मेदारी है मेरी। मेरे अपने भाइयों के अलावा भी यहाँ जवान लड़के मौजूद हैं, इसे तन्हा इधर उधर मत जाने दिया करो। संजीदा नज़रों से मैंने देख रहे थे जो इनके जुमले ही दोहरा रही थी। क्या मैं जानती नहीं हूँ कि आपके कोलोफरेन में क्यों तजाद है? क्या मैं अंदाज़ा नहीं कर सकती कि इसका बार बार पप्पो की तरफ जाना आपको क्यों नागवार गुजरता है? अगर आपको इसकी परवाह नहीं है तो आप ये अपने ये अमल से भी क्यों जाहिर नहीं करते? मैं इनसे पूछ रही थी जो कुछ बोलने के काबिल ही नहीं थे। वो आपके बच्चों को हर वक्त गोद में उठाए रखती है तो हर चीज़ आपको झंझलाहट में मुब्तला करती है, लेकिन अगर वो आपके बच्चों को नज़रअंदाज करके इन्हें रोता छोड़कर कहीं चली जाए तो ये चीज़ भी आपसे बर्दाश्त नहीं होती। आप इससे नफरत नहीं करते हैं, आप बस इसकी बातों को आज तक दिल से लगा कर बैठे हुए हैं। अगर सिर्फ एक बात आप शेष की वजह से इसे माफ़ कर देते तो ये सब कुछ ना होता जो आज हो रहा है। वो कतई लहजे में बोलती जा रही थी। शईस कभी आपकी मर्ज़ी के खिलाफ़ कोई काम नहीं कर सकता, मगर सिर्फ एक काम वो आज तक आपकी मर्ज़ी के खिलाफ़ करता है। हर चीज़ के बावजूद आप सारा को इस घर में लाने पर बस जिद रहे। मैं जानती हूँ वजह ये नहीं है कि मेरी माँ ने आपको इसकी ज़िम्मेदारी सौंपी। मेरी माँ अगर ऐसा ना भी करती तो भी आपने सारा को लाना इसी घर में था शम्स, क्योंकि आपका दिल शईस के हवाले से इसे कबूल कर चुका था। लाख आपने इस ज़ुबान से इस चीज़ का इकरार कभी ना किया, मगर आपका दिल ये नहीं मान सका कि वो किसी और छत तले रहे, किसी और का हक इस पर कायम हो जाए। लेकिन आपका ज़हन आज तक उलझा हुआ, किसी भी हकीकत को मानने से इनकारी। आप मुझे बताएं, क्या मैं कुछ गलत कह रही हूँ? वो पूछ रही थी, मगर वो बस साख नज़रों से इन्हें देख रहे थे। तरदीद का एक लफ्ज़ भी इनके पास नहीं था। आज आपको ये हकीकत भी जान लेनी चाहिए शम्स कि मेरी बहन को शईस से 1000 दर्जे बेहतर इंसान मिल सकता है। इनके लहजे की सच्चाई पर शम्स के चेहरे के तासुरात बदलते चले गए। मैं जानती हूँ मेरी इस बात ने आपको तकलीफ़ पहुँचाई है, शायद मेरी जगह कोई और ये बात कहता तो आप इसकी ज़ुबान खींच लेते। वो गहरा सांस लेकर बोली, आपने कभी सोचने की कोशिश की कि आपके इस नफरत अंगेज़ रवैये के बावजूद वो अब तक यहाँ क्यों रुकी हुई है? वो इनसे पूछ रही थी जो बिल्कुल गुमसुम थे। वो तो ऐसी लड़की है कि मुझसे उम्र में इतना कम होने के बावजूद मुझे खामोश करवा देती है। इसकी घुटी में इश्तियाल सिर्फ अपनी मैं मौजूद है। अपनी इसी इश्तियाल में इसने अपनी दुल्हन बनी बहन पर भी नज़र नहीं डाली थी, जो फिर बाकी सब तो बहुत बाद में आते हैं, मगर वो दूर इसकी उम्र का बहुत बेखौफ दौर था जिसमें सिर्फ अपनी मर्ज़ी को अहम समझा जाता है। ना समझी और नादानी के इस दौर में ये समझने का वक्त ही नहीं मिलता कि किसके सामने क्या कहना चाहिए क्या नहीं। दर्जीदा लहजे में बोलते वो चंद लम्हों के लिए खामोश हो भी। अब अगर इस मुकाम पर आकर वो शईस की ज़िंदगी से निकल जाती तो क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? वो फिर इनसे सवाल कर रही थी जो बिल्कुल खामोश थे। गहरा सांस लेकर सिद्रा ने आंखों की नमी को छुपाते हुए खुद को मजबूत कर रखने की कोशिश की। इसे रोकने के लिए मेरे पास ना कोई मान रह गया ना कोई लफ्ज़, और लेकिन अगर आज वो इस घर से चली गई तो मैं मरते दम तक दोबारा इसे इस घर में कदम नहीं रखने दूँगी। सर सपाट लहजे में बोलते हुए वह इनके सामने से हट गई। एक झटके से बैग की जिप बंद करते हुए वो रुक कर पलटी थी। कहाँ जा रही हो तुम? दंग नज़रों से इसे देखते हुए वो करीब आए। जवाबों में बस जलती नज़रों से इन्हें देख रही थी। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, कहाँ जा रही हो तुम? दोबारा अपना सवाल दोहराते हुए इनकी रगों में खून उबलने लगा। दूसरी जानिब वो बैग छोड़कर इनके करीब आकर रुकी थी। भीगी हुई सुर्ख आंखें शम्स के सवाली चेहरे पर जमी थी। रातों में आपके भाई के कमरे में बैठ कर रुकता आ गई हूँ, इसलिए अब खामोश, वरना एकदम ही उठे हुए हाथ को रोकते हुए इन्होंने शदीद तैश में लब भेज कर इसे देखा, जिसने बस एक पल को दहल कर अपना चेहरा दूसरी जानिब फेरा था, मगर दूसरे ही पल वो शदीद बफरे हुए अंदाज में इनकी दहकती आंखों में आंखें डाल चुकी थी। उठे हुए हाथ को नीचे गिराते हुए यकलखती इससे नजरें चुरा गए। आप एक ही बार मेरा किस्सा ख़त्म क्यों नहीं कर देते? खड़ी तो हूँ सामने, घोंट दे मेरा गला, आज कर दे अपनी नफरत की इंतहा।
एक झटके से इनके दोनों हाथ गिरफ्त में लेकर अपनी गर्दन के गिर्द इसने रखे। किसी को सुकून मिले ना मिले, मगर आपको सुकून तो मिल जाएगा, आपकी तो तस्कीन मिल जाएगी। बहते आंसुओं के साथ वो बुलंद आवाज़ में बोली। वो बस साख नज़रों से उसके चेहरे के अज़ियतनाक तासुरात को देख रहे थे। मत जिंदा छोड़े मुझे, मेरे साथ यही सब कुछ होना चाहिए। मैंने आपको तकलीफ़ पहुंचाई, ज़ख्म दिया आपको जिससे मोहब्बत है, मैंने इसे ठोकर मार कर आपको अजियत दी। आप दुआ करें कि मेरे साथ भी वही सब कुछ हो जाए, मुझे भी कोई इसी तरह सड़क पर घुटी हुई आवाज़ में चीखते हुए एक गोरा सा इसके हलक में आ फंसा था। चेहरे पर फैलते तकलीफ दे कर्ब के साथ रुकी हुई सांस के साथ लड़खड़ाते हुए इसकी आंखें भी बंद होती चली गई। आज जो तुम शाहरुख आ गया, तुम इसके साथ घर चली जाओ। अंदर आते हुए वो सिद्रा से मुखातिब हुए थे, जो सारा की सर पे शानी पर हाथ रखे इसकी बंद आंखों को देख रही थी। मैंने मना तो कर दिया था, क्यों बुलाया आपने इसे? मैं सारा के साथ ही घर जाऊंगी अब। इनकी जानिब देखे बगैर वो बोली थी। दूसरी जानिब सारा ने आंखें खोलकर सिद्रा के परेशान चेहरे को देखा। वो अब ठीक है, इसलिए तुम्हें जाने का कह रहा हूँ, लेकिन अगर तुम ये लग रहा है कि तुम्हारे जाते ही मैं इसकी गर्दन दबा दूँगा तो बैठी रहो इसके सराहने। वो कुछ नागवारी से बोले। मैंने क्या कह दिया जो अब आप इस तरह बोल रहे हैं? सिद्रा ने बिगड़ कर इन्हें देखा। तुमने कुछ नहीं कहा, मगर मुझे इस तरह बोलने पर मजबूर ज़रूर किया। वो फ़ौरन ही बोले। आप ही मैं ठीक हूँ, अब आप घर चली जाएँ, शहरी आपके बगैर नहीं रहता है। परेशान हो कर दिया होगा सबको। कमज़ोर मध्यम आवाज़ में वो सिद्रा से बोली, जबकि वो तजब्ज़ब का शिकार होने लगी। इसे यहाँ और कितनी देर रुकना है? डॉक्टर से पूछा तो आपने? वो शम्स से पूछ रही थी। इसकी ड्रिप खत्म हो जाए, डॉक्टर चेक करने, तो फिर घर ही जाना है। आप आ जाओ, तुम्हारे बच्चों ने तो वहाँ घर सर पर ही उठा कर रखा होगा। आपके भी हैं? वो जलकर जताते हुए सारा के पास से उठी थी। बहुत शुक्रिया इस इतला का, वो खशमगी लहजे में बोले, जबकि इन्हें नज़रअंदाज किया वो सारा की तरफ मतवज्जा थी। बस कुछ देर की और बात है, आराम से लेटी रहना। अच्छा, ताकीद करते हुए सिद्रा ने इसकी पेशानी को चूमा। एक गहरा सांस लेकर इसने बेड के करीब रखे स्टैंड पर लटकती ड्रिप को देखा। धीरे धीरे गिरते जर्द कतरे ट्यूब से गुजरते कि इसके हाथ की पुश्त पर लगी सुनीच तक पहुँच रहे थे। एक ही पोजीशन में लेटे रहने की वजह से इसका सारा वजूद दुखने लगा था। उठकर बैठने की कोशिश में एक बार फिर इसकी आंखों के सामने सारे मंजर गड़बड़ होने लगे। दर्द से फटते सर के साथ आंखें बंद करते इसने चेहरा घुटनों में लगा दिया। गरम गरम सा स्याल इसकी आंखों से निकलता चला जा रहा था। कमरे में दाखिल होते ही वो यकदम ठिठक कर रुके। दूसरी जानिब इसने बमुश्किल से इसके होंठों में दबाते हुए चेहरा घुटनों में छुपा लिया। तुम जानती हो मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता हूँ। जिससे मोहब्बत होती है इससे ताल्लुक़ रखने वाली हर चीज़ से खुद ब खुद मोहब्बत हो जाया करती है, और तुमसे तो वैसे भी इसका रिश्ता बहुत गहरा है। तो फिर तुम ये कैसे सोच सकती हो मैं तुमसे नफरत कर सकता हूँ? बोलते हुए इन्होंने रुककर इसे देखा, जो चेहरा छुपाए बैठी थी। एक गहरा सांस भरकर वो बेड के करीब रखी कुर्सी पर बैठ गई। अगर आज मेरा भाई और मेरी बीवी मेरे साथ हैं तो इसका ज़रिया तुम हो। मैं कैसे तुमसे नफरत कर सकता हूँ? हाँ, मगर मैं ये यकीन से कह सकता हूँ कि अगर इस दुनिया में तुम्हें किसी से नफरत है तो वो मैं हूँ, और ऐसा होना भी चाहिए। मैंने आपसे कभी नफरत नहीं की। एकदम ही सर उठाकर इन्हें देखते हुए भीगते लहजे में बोली थी। हाँ, मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करती हो और आधी दुनिया ये चीज़ मानती है ना? वो फ़ौरन ही बोले, जबकि इसके संजीदा चेहरे को देखते हुए वो कुछ बोल नहीं सकी। मैं मानता हूँ कि मैंने जो किया जो कहा वो सब गलत था। मैं गुजरी भी कोई बात दोहराना नहीं चाहता। मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ इस कमरे में जितना वक्त बाकी है तुम दिल खोलकर मुझसे अपना गुस्सा, अपनी नाराज़गी का इजहार कर डालो, क्योंकि तोहमत लगाने जैसा गुनाह मैं कर चुका हूँ। सो मैं इसी काबिल हूँ, मगर इसके बाद अपने दिल को मेरी तरफ से साफ़ करके यहाँ से चलना। इसके झुके सर को देखते हुए वो बोले थे, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं, मेरे दिल में आपके लिए कोई बुग़्ज़ नहीं है। ये सब तो मुझे आपसे कहना चाहिए। मैंने कभी आपको वो इज़्ज़त एहतराम नहीं दिया जो देना चाहिए था। आप मुझे माफ़ कर दें। बहते आंसुओं के साथ सर झुकाए वो लरसती आवाज़ में बोली, तुम मुझसे माफ़ी मत मांगो। ऐसा लग रहा है कि जैसे बस क़यामत अब आने वाली है। वो बोले थे, जबकि वो बस एक नज़र इनके संजीदा चेहरे पर डाल के रहेगी। तुम माफ़ी के बदले मुझ पर एक एहसान कर दो, बल्कि एहसान करना पड़ेगा, इनकार मत करना। बोलते हुए उन्होंने रुककर इसके चेहरे को देखा, जिसकी सवालिया नज़रों में एक अनजाना सा खौफ उभरता इन्हें दिखाई दिया। ये एक अजीम इंसान होगा तुम्हारा मुझ पर। या तो तुम अपनी फुप्पो मोहतरमा का पीछा छोड़ दो या इनसे पीछा छुड़वा लो। ये कर सकती हो तुम? तो अक्का के बरखिलाफ़ इनकी बात पर सारा ने हैरत से इन्हें देखा, लेकिन अगले ही पल इसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट उभर गई। बात सुनो, ये ड्रिप तो रिंग कर ख़त्म हो रही है, स्पीड बढ़ा दो, इसकी कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा? वो राज़दाराना अंदाज में बोले। बढ़ा दे, मगर वो नर्स ना देख रहे, बहुत खरांट है, मना करके गई है, स्पीड मत बढ़ाना। इन्हें स्टैंड की तरफ आते देखकर वो हल्की आवाज़ में बोली, देखने दो इस खरांट नर्स को, तुम क्या कम खरांट हो? तुम्हें भी तो संभाल रहा हूँ ना, इसे भी देख लूँगा। ड्रिप की स्पीड बढ़ाते हुए जिस तरह बोले, सारा बस इन्हें देख कर रह गई। जी तो गाइज़, आज की एपिसोड कुछ एक्स्ट्रा लंबी हो गई और ये आज अपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाल्लाह कल मिलेंगे विद न्यू एपिसोड के साथ। और बस ये कहानी मैंने 3 दिन में और भी मुका देनी है, तो उसके बाद आप लोग तैयार हो जाएँ अच्छे छोटे छोटे नावल सुनने के लिए। फिर हम रोज़ाना इंजॉय करते करते पढ़ेंगे, ठीक है? तो इंशाल्लाह कल मिलेंगे विद न्यू एपिसोड। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह।